Hello, hi, good morning to everyone. Suprabhat, good morning. Good morning to everyone. Yes, sir, good morning. हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे यार भाई, सब ठीक है सर, सलाम दुआ सबकी। खैरियत? आप कैसे हो? यस सर, गुड मॉर्निंग। मजे में सब लोग। मैं सिंह के लिए कैसी बुक है? आई हैव नॉट सीन दिस बुक बट यू कैन रेफर एनी वन ऑफ द बुक, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स है सर, यू कैन रेफर एनी वन ऑफ देम सर, विनोद। मतलब मैंने देखी नहीं है बट ऑलमोस्ट मैपिंग में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी सर। पर आजकल तो क्या मैपिंग में भी यूपीएससी मतलब फिर ले रहा है सर, समझे। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। सर प्लीज प्रोवाइड रिव्यू, इस साल यही हुआ था तो नहीं कर पाया था। अब देखिए, रिवीजन के लिए पार्ट कैसे चूज करोगे आप? तो सवाल ये है कि, है ना, कि विच पार्ट यू और हाउ यू शुड रिवाइज इट आउट। तो यू कैन मेक चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच और टॉपिक बाय टॉपिक अप्रोच, है ना। आप चैप्टर बाय चैप्टर या टॉपिक बाय टॉपिक अप्रोच बनाइए इसको। कैसे करोगे सर? तो यू प्लान आउट समथिंग। क्लास लगाने के चक्कर में रह जाते हैं। देखो, क्लास तो आपका अंडरस्टैंडिंग देगा ना सर, समझे नहीं? तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेबस या लास्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस से कर सकते हो या फर्स्ट पॉइंट से कर सकते हो। दो चीज़ है सर, है ना। और टारगेट बना दीजिए कि इस हफ्ते में मेरे 7 टॉपिक होने चाहिए, है ना? गुप्ता होना चाहिए, मौर्य होने चाहिए, पोस्ट मौर्यन होना चाहिए, महाजनपद होना चाहिए सर। और फिर आपको उसके बाद वीकली टारगेट्स बना के उसको सेट कर देना है। सिंपल चीज़ है ना सर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को रिवीजन में, तो रिवीजन आपको टॉपिक बाय टॉपिक पीछे जाना ही पड़ेगा ना। और पीछे लास्ट पॉइंट से जाओ या फर्स्ट पॉइंट से जाओ, वो आपके ऊपर है। हाँ भाई, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी इसके अंदर सर। अब कंसिस्टेंसी आप टॉपिक बाय टॉपिक पकड़ लो, कुछ कुछ एरिया ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहे होंगे। तो आप वीकली टारगेट सेट कर दो, यू सेट अप वीकली टारगेट्स। इस हफ्ते मेरे इतने टॉपिक होने चाहिए, कैसे भी करके। नहीं होंगे कैसे, जोड़ तोड़ करके, तोड़ ताड़ करके, कैसे भी करके सर। देखिए, लास्ट पॉइंट से करना मतलब ऐसे तो ज़्यादा ठीक रहता है, मतलब डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट से भी कर सकते हो, मतलब आप स्टोन एज से शुरू करो सर, है ना, समझे। और स्टोन एज से चलते चलते आज की तारीख में अर्ली मिडीवल इंडिया के ऊपर आप पहुंचो सर। अब ये अप्रोच क्यों ठीक है और ये अप्रोच क्यों गलत है, उसके अपने अपने फायदे नुकसान है। ये अभी हो रहा है कंटेम्प्रेरी पीरियड में, तो इसको रिवीजन करने में आपको ईजी रहेगा। ये तो ऑलरेडी आप भूल चुके हो सर, है ना, समझे। तो भूली हुई वस्तु को आप जीरो से स्टार्ट करो, या ऑलरेडी जो आप पढ़ रहे हो अभी क्लासेस के अंदर या आगे पीछे आपके टॉपिक्स में हो रहा है क्लास में, तो वो आपको ज़्यादा, है ना, रिकॉल करवाने में और ग्रास्पिंग करवाने में थोड़ा हेल्प कर देता है। समझ में आया कि नहीं आपको सर? So that is one of the reasons कि you make a habit of reading after the class. Normally what I used to do is that कि backward linkages के point of view से, जैसे ही क्लास खत्म होना उसके बाद तुरंत ही पढ़ लिया करो। जैसे ही क्लास खत्म करके तुरंत पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट आपका मतलब पकड़ के चलिए कि 50% रिवीजन तो हो ही जाएगा, ऑन द स्पॉट ही हो जाएगा सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? 50% रिवीजन फिर उसके उसके अंदर ही आपका कवर हो जाएगा। हाँ भाई साहब, कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कंटेम्प्रेरी पढ़ोगे वो ज़्यादा ठीक रहेगा ना सर। हम्म। क्योंकि आप पूरा मतलब है ना, एक बार टॉपिक खत्म हो या पूरे चैप्टर्स खत्म हो, उसके बाद आप जाने की कोशिश करोगे तो कितना लंबा हो जाएगा ना सर, ठीक। क्योंकि तब तक सब भूल जाओगे ना। फॉर मिडिवल इंडिया अपार्ट फ्रॉम योर नोट्स, शुड आई रीड एनी बुक फॉर मिडिवल हिस्ट्री। मैं बताता हूँ, जेल मेहता साहब की किताब आपको पढ़नी है, पढ़ना शुरू कर दो। या क्लासेस के साथ पढ़ोगे तो भी चलेगा सर, है ना, समझे। जेल मेहता साहब की किताब है और हमारी नोट्स है सर। बाकी हम पीवाईक्यू देख लेंगे, अगर 300 शब्द लिखे जा रहे हैं तो मोड़ दे देना फिर। देखिए, आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है, मैं आपको बताता हूँ सर। आप लोगों को परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करो। यूपीएससी में चाहिए नो डाउट परफेक्शन, पर उतना परफेक्शन जहां हम 300 350 शब्द लिख पाए। अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट समझ में आया कि नहीं आपको? जब तक उसका कंटेक्स्ट नहीं, मतलब है ना, आप लग रहा है कि मैं ये नोट सही इसमें सही करूंगा, इसमें सही करूंगा, इसमें तो मेरे ऊपर छोड़ देना कुछ कुछ चीजें, तो लीव इट आउट ऑन मी सर। तो मैं फिर आपको करवा के दे दूंगा जहां जहां बुक्स के अंदर टॉपिक्स अवेलेबल नहीं है या आधे अधूरे अवेलेबल है सर, समझे। जहां आपको थोड़ा क्या कह सकते हैं कि डेप्थ नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है, कुछ टॉपिक्स एरिया है ऐसे है जहां वी आर नॉट एबल टू गेट द परफेक्ट डेप्थ, ओके। बट देन फॉर दैट टाइम वी कैन डू समथिंग ऑन आवर ओन सर, हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत कर देंगे सर। समझ में आया कि नहीं आपको सर? फिर वो क्या दिक्कत नहीं होगी ना, रिपीटेशन नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे सर। खैर, तो चलते हैं आगे और हम मूलतः से अर्ली मिडिल इंडिया को खत्म करेंगे आज। और अर्ली मिडिल इंडिया का जो ट्रांजिटरी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस की उसके ऊपर चले जाते हैं। तो हमने ज्यादातर एरियाज और टॉपिक्स को टच कर दिया है। राजपूत पीरियड को भी हमने टच किया हुआ है। वी हैव आल्सो सीन कि हाउ द राजपूत इंपैक्ट ऑन इंडिया कैन बी अंडरस्टूड सर, है ना। अंडरलाइनिंग उसकी इंप्लिकेशंस किस तरह से रही है, चोला की इंपॉर्टेंस क्या है, फ्यूडलिज्म की डिबेट क्या है, अर्बनाइजेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है सर, ठीक है, समझे। कंडीशन हुआ, साइंस एंड टेक भी थोड़ा बहुत हमने ओवरऑल देख लिया था सर, समझे। तो ओवरऑल स्थिति में अब यहाँ से थोड़ा कल्चर के ऊपर चले जाते हैं और कल्चर ट्रेडिशंस की सिग्निफिकेंस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ द कल्चरल ट्रेडिशंस इवॉल्वड इन द अर्ली मिडिवल इंडिया। इनफैक्ट ये कल्चर के अंदर हमें तीन चार चीजें देखनी है, वो है रिलीजियस डेवलपमेंट एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट, ओके। ये रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स में द्वैत अद्वैत की प्रथा है, शब्द दर्शन की प्रथा है सर, ठीक है, समझे। लिटरेचर में थोड़ा बहुत तमिल लिटरेचर या तमिल भक्ति मूवमेंट की थोड़ी बहुत प्रथा हमको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है, समझे। तो हम थोड़ी वो भी समझने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू कंक्लूड आउट द स्टोरी लाइन विद रेफरेंस टू द लाइक नो द कंटेक्स्ट जो इसके बाद खत्म होगा सर, ठीक है, समझे। तो आगे चलते हैं एंड लेट अस सी कि द रिलीजियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया एंड रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया। अब देखिए कि ये तो बड़ा टॉपिक, लंबा टॉपिक है सर, ठीक है ना। और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया को जब हम लोग समझेंगे तो इसमें बहुत सारे इज़म्स आते हैं सर, ठीक है, समझे। ये इज़म्स के अंदर वी हैव ऑलरेडी सीन कि व्हाट इज वैष्णविज्म सर, है ना, समझे। वी हैव सीन व्हाट इज शैविज्म सर, है ना, समझे। वी हैड आल्सो सीन विद रिस्पेक्ट टू शाक्तिज्म कि भाई शाक्त संप्रदाय का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड वी हैव आल्सो सीन द तांत्रिज्म सर, है ना। तो ये चारों के चारों रिलीजियस फिलोसफिकल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल हिंदुइज्म हमने समझने की कोशिश की थी। वी हैव आल्सो सीन द बुद्धिज्म अक्रॉस द फेजेस, है ना, कि शुरू कहां से हुआ और गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में कैसे ट्रांजिशन हुए हैं और बहुत सारे संप्रदाय कैसे निकल के आए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द जैनिज्म एज़ वेल कि हाउ द जैन
practices has evolved over a period of time and what were the changes with respect to the Jainism as well sir. Okay, तो इतनी हमने पिछले क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे ये अलग-अलग प्रकार के संप्रदाय, देखिए कि ये तो रिलीजियस सेक्ट थे सर, है ना? ये धार्मिक उद्धार हो रहे थे सबके सब। इसके साथ-साथ वी विल आल्सो फाइंड कंटेम्परेरी टू द रिलीजियस एंड फिलॉसफिकल डेवलपमेंट देयर इज एन ओरिजिन ऑफ भक्तिज्म एज़ वेल, या भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो रही है। इसको अर्ली भक्ति मूवमेंट के रूप में पहचानते हैं या तमिल भक्ति मूवमेंट के रूप में पहचानते हैं, और कंटेम्परेरी टू दैट वी विल आल्सो फाइंड द फिलॉसफिकल डेवलपमेंट विल आल्सो कम, सर, है ना? समझे? ये फिलॉसफी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है शब्द दर्शन, है ना? समझे? कौन से दर्शन देखने को मिलते हैं? शब्द दर्शन, ओके, ना समझे? सो द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, थोड़ी बहुत इसके ऊपर भी बात करेंगे और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। अब देखिए कि शब्द दर्शन जो है ये सबसे पहले प्रोमिनेंट निकल के आता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अर्ली भक्ति मूवमेंट निकल के आएंगे। अब हमने देखा कि गॉड को कैसे अचीव करना है, गॉड को कैसे पाना है, सर, ठीक है ना? उसको लेके अलग-अलग प्रकार के मतभेद थे और अलग-अलग प्रकार के आयाम थे सोसाइटी के अंदर। सो देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गॉड एंड हु इज गॉड एंड व्हाट इज परम ब्रह्मन, ओके। तो ब्रह्म कौन है, गॉड कौन है, ईश्वर कौन है, इसको लेकर अलग-अलग प्रकार की परिभाषा थी। यही परिभाषा और अलग-अलग मत मतांतर के कारण डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जितने भी हो रहे थे, ये शुरू हो गए थे उपनिषद से ही, सर, है ना? समझे? एंड एट दैट टाइम वी विल सी कि देयर वाज अ डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द सुप्रीम बीइंग, सर, है ना? जिसे हम लोग ब्राह्मण के रूप में पहचानते थे या ब्रह्म के रूप में पहचानते हैं। और यही उपनिषद थी जो वी विल सी कि आत्मन यानी कि जो इंडिविजुअल सोल है उसको भी आइडेंटिफाई करती थी, सर, ओके। तो उपनिषद एक्चुअली केम अप विद दिस आइडिया ऑफ सुप्रीम बीइंग एंड इट आल्सो केम अप विद द आइडिया ऑफ वी कैन से इंडिविजुअल सोल, जहां व्यक्ति को खुद को परखने की बेसिकली बात की जाती है, सर, समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको लेके डिबेट हुई कि हु इज ब्राह्मण एंड हाउ टू अचीव द ब्राह्मण एंड व्हाट कैन बी द वे टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द ब्राह्मण, सर, समझे? साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो फाइंड कि द फिलॉसफिकल डेवलपमेंट इमर्ज इन द सोसाइटी इन अ वे दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज अ वे ऑफ लाइफ दैट वाज डिफाइंड अंडर द शास्त्रस, ओके। और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति को जीवन के 4 गोल होने चाहिए, है ना? एक है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है वी विल सी कि काम एंड चौथा है मोक्ष, सर, है ना? समझे? तो वी विल कम टू नो कि ये जो मोक्ष का सिद्धांत है, इसको लेके बहुत सारा डिस्कशन हुआ, इसको लेके बहुत सारे रास्ते दिखाए गए और कहा गया कि मोक्ष कैसे अचीव करना है ना? अगर मोक्ष अचीव भी करना है तो हाउ टू अचीव द मोक्ष, सर, ओके। तो ये मोक्ष का जो रास्ता है, लिबरेशन का जो रास्ता है, इसको लेके अलग-अलग प्रकार के आयाम निकल के आए। किसी ने कहा कि भाई हाउ टू अचीव मोक्ष, सर, है ना? समझे? तो भाई मोक्ष कैसे हमको अचीव करना है? मोक्ष का मतलब क्या है, सर, ओके। तो बुद्धिज्म में उसको निर्वाणा के रूप में कंसीडर कर दिया गया, सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? जैनिज्म के अंदर वी विल सी कि सिद्ध लोक के रूप में उसको कंसीडर किया गया कि भाई एक व्यक्ति जब सिद्ध लोक में जाता है, उसकी आत्मा जब जीवात्मा जब सिद्ध लोक के अंदर जाती है, सोल जब सिद्ध लोक में जाता है, तो उसको वी विल सी कि मोक्ष के रूप में पहचानते हैं, सर, ठीक है? यहाँ पे भी हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या विल सी कि लिबरेशन ऑफ सोल के रूप में हम लोग कंसीडर करेंगे, या इसी को भी वी विल कम टू नो कि मोक्ष के रूप में कंसीडर किया गया है कि भाई जब आपकी जो शरीर है उसमें से आत्मा छूट जाती है, तो किसी व्यक्ति को कहा गया कि भाई आप कोई भी अब सांसारिक बंधनों से जुड़े नहीं रहोगे और ये आपके लिए एक मोक्ष का प्रकार है, सर, ठीक है ना? समझे? तो ये पूरा का पूरा आयाम है, ये मोक्ष के साथ ही जुड़ा हुआ था। उपनिषद ने भी इनडायरेक्टली ये ब्राह्मण और आत्मन के मिलन की बात की है और कहा है कि भाई जिस दिन आपका व्यक्तिगत आत्मा जो है वो ब्रह्म से बेसिकली रियलाइज करेगा या उसको आइडेंटिफाई करेगा और वो दोनों एक बन जाएगी, तो उस दिन का मतलब ये है कि आपको मोक्ष मिल गया, सर, है ना? समझे? तो मोक्ष कैसे अचीव करना है उसको लेके अपने-अपने रास्ते थे, सर, है ना? समझे? तो अर्थ अचीव करने के लिए अर्थशास्त्र था, धर्म के लिए धर्मशास्त्र थे, काम के लिए कामसूत्र था, आपकी वेल बीइंग फिजिकल बेसिकली सेंसेस जो है उसको आप ठीक से यूज करके अपनी प्रोजेनिस को क्रिएट करिए, सर, ओके। बट मोक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके ओपिनियन ठीक नहीं रहे और सबने अलग-अलग रास्ते दिए, सर, ओके। यही रास्तों के अंतर्गत वी विल कम टू नो कि मोक्ष की बातें करने के लिए लिटरेचर लिखा गया। ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से विल सी कि डिफरेंट टेक्स्ट वर कंपाइल्ड। ये टेक्स्ट में वी विल आल्सो सी कि वेदास निकल के आए और वेदास के ऊपर से ही हमने देखा कि उपनिषद भी थे जो ये मोक्ष के रास्ते की बात करते थे, सर, ठीक है? कि भाई कैसे हम लोग को अचीव करना चाहिए, सर, ओके। ये ओरिजिनल बेसिकली श्रुति लिटरेचर था जिसके अंदर थोड़ी बहुत बातें की गई थी बट नॉट मच वर टॉक्ड अबाउट। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनमें से डिराइव्ड लिटरेचर निकल गया जिसे हम लोग कहते हैं श्रुति लिटरेचर, सर, ओके। और ये श्रुति लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि इट एनकम्पासेस मेनी ऑफ द लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड दिस विल आल्सो इंक्लूड द शब्द दर्शन, ओके ना? समझे? शब्द दर्शन का मतलब क्या है कि इसमें 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफीज आती है। ये वो दर्शन है जो भारतीय साहित्य और भारतीय धर्म की जब हम लोग बात करेंगे उसको वो बेसिकली क्या कह सकते हैं एड्रेस करने की कोशिश करेगा, सर, है ना? समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो शब्द दर्शन है इसी के द्वारा वी विल सी कि मोक्ष या व्यक्ति को कैसे अल्टीमेटली रियलाइजेशन करना है उसकी बात की गई है, सर, ओके। तो इसमें 6 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी निकल के आई, सर, है ना? जो वेद और उपनिषद में मानता है, जो वेदों के पॉइंट ऑफ व्यू से वैदिक नॉलेज को मानता है, सर, ठीक है ना? समझे? और यहाँ से ही वी विल सी कि इसको आस्तिक दर्शन के रूप में कहा गया। आस्तिक इसके लिए क्योंकि ये वेद में मानता था, सर, है ना? समझे? और ये 6 अलग-अलग शाखाएं, ये 6 अलग-अलग ब्रांचेस अल्टीमेटली वी विल सी कि फर्स्ट फेज के रूप में निकल के आए जिसने इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोक्ष का एक रास्ता दिखाया। इन्होंने बहुत सारी क्वेरीज को एड्रेस किया। ये क्वेरीज बेसिकली ब्रह्म कौन है इसको लेके बात हो रही थी, क्या ब्राह्मण ही गॉड है उसको लेके भी बात हुई। इसके अंदर बात यहाँ तक हुई कि संसार की उत्पत्ति, संसार का सृजन किसने किया है, सर, ठीक है? तीसरी कहानी मोक्ष कैसे अचीव करना है, यहाँ पे अल्टीमेटली हमें जो लिबरेशन चाहिए वो सोल का चाहिए, शरीर का चाहिए, कैसे चाहिए, सर, ओके। और इसमें 6 शाखाएं निकल के आई। ये 6 शाखाओं में सांख्य दर्शन आपको देखने को मिलता है। सांख्य के साथ-साथ हमें योग दर्शन देखने को मिलता है। योग के साथ-साथ हमें मीमांसा दर्शन देखने को मिलता है। मीमांसा के साथ-साथ वी विल सी न्याय दर्शन आपको देखने को मिलता है। वी विल आल्सो फाइंड वेदांत दर्शन देखने को मिलता है, सर, ठीक है ना? समझे? तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स जो इसके साथ डिफाइन की गई और इसी में ही आपको वैशेषिक दर्शन भी देखने को मिलेगा, सर, ठीक है? ये इसको आस्तिक कहते हैं। आस्तिक इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इट बिलीव्स इनटू वेदा, है ना? ये वेद के अंदर बिलीव करता है और इसके बाद वी विल सी कि ये वेद से ही डिफाइन होते हुए या डिराइव होते हुए अपना नया सिद्धांत देने की कोशिश करेगा, सर, है ना? समझे कि समझे? तो हम लोग जब दर्शनास की बात करते हैं व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द दर्शनास एंड व्हाई दिस दर्शनास आर इंपॉर्टेंट, सर, ओके। तो ये दर्शन मूलतः से दिए ही गए थे अबाउट द फिलॉसफिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट्स दैट इमर्ज हाउ टू अचीव द मोक्ष, सर, है ना? कि मोक्ष कैसे बेसिकली इसको कंसीडर करना है। बट देयर विल बी स्कूल्स, है ना, जो ये मोक्ष के रास्तों को डिफाइन नहीं करती है या सीधी-सीधी नहीं मानती है। अब कुछ स्कूल्स ऐसी थी जो बेसिकली नास्तिक दर्शन के रूप में कहा गया, सर, है ना? कि जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चार्वाक का दर्शन है, उनको नास्तिक कहा गया। क्यों? क्योंकि दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझते हैं तो हमें पता चलता है कि एक है जो आस्तिक है। आस्तिक का मतलब बेसिकली ऑर्थोडॉक्स स्कूल आपको देखने को मिलती है। ये आस्तिक मतलब भगवान वाला आस्तिक मत समझना, सर, ओके ना? समझे? ये बेसिकली वेद के अंदर बिलीव करती है या वेदों से डिराइव हुई है, इसके लिए इसको आस्तिक कहते हैं, सर, ओके ना? समझे? तो ये जो 6 स्कूल्स है ये बेसिकली वेद के साथ ही जुड़ी हुई है। देखो ये आस्तिक दर्शन ऐसे आस्तिक दर्शन है जो वेदों में मैं ये कहूंगा कि मानते हुए पर भगवान को ना मानते हुए भी आस्तिक कहलाया गया है, सर, ओके। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में बड़ा मम रहा है या एग्नोस्टिक जैसा रहा है, बट इट स्टिल बिलीव्स इनटू वेदास एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी कम टू नो कि इट इज कॉल्ड एज आस्तिक दर्शन, सर, समझो? उसको कहा तो आस्तिक में ही कहा गया है, सर, ठीक है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आपको इसके अंदर से देखने को मिलती है, सर, ठीक है? दूसरी कहानी वी विल कम टू नो कि कुछ ऐसे है जो नास्तिक है, सर, ठीक है? नास्तिक का मतलब है कि जो वेद में मानते नहीं है, जो वेद में बिलीव नहीं करते हैं, सर, ठीक है? इनको हेटेरोडॉक्स सेक्ट के रूप में कंसीडर किया गया है। एक है ऑर्थोडॉक्स और एक है हेटेरोडॉक्स, ओके ना? समझे? इसमें हमें देखने को मिलता है कि चार्वाक दर्शन है, बुद्धिज्म का दर्शन है, जैनिज्म का दर्शन है, जिनका ये मानना था कि वेदों से जो ज्ञान मिलता है वो बेसिकली सच्चा ज्ञान नहीं
है, इसके सिवा और भी कोई ज्ञान हो सकता है सर, है ना? देयर कैन बी अदर बेसिकली वेज थ्रू व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड एंड गेट द नॉलेज एज़ वेल सर, समझे? तो वी विल सी दैट इस दृष्टिकोण से या इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों के चारों या ये तीनों के तीनों दर्शन जो है, इसके ऊपर से फिर चारों का लोकायतवाद आया, वो एक नया तरह से बेसिकली ज्ञान देने की और दर्शन देने की कोशिश करेगा सर, समझे कि नहीं समझे? तो हम जब पहली पॉइंट के ऊपर समझते हैं और इंडियन फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस को देखेंगे, दर्शनों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कहाँ से निकल के आए थे सर, ठीक है ना? समझे? ये आए थे वेदों से ही, उपनिषद से ही। ये वेद के अंदर ही 6 बेसिकली अलग-अलग शाखाएँ आपको मिलती है सर, है ना? जिनको आस्तिक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंसीडर करेंगे सर, है ना? ये क्लासिकल स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी के रूप में कंसीडर की गई है सर, है ना? समझे? और दूसरी कहानी हमें देखने को मिलती है कि जो वेद के अंदर से डिराइव नहीं हुई है या रिएक्शन के रूप में हुई है और नॉर्मली हमें पता चलता है कि उसको नहीं मानते हैं सर, ठीक है? तो शायद तक मैंने आपको चार्वाक दर्शन के बारे में पिछले क्लास के अंदर बताया था, आजीविका के बारे में हमने डिस्कस किया था। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने तो हमने मतलब आप पकड़ के चलिए कि थ्रू आउट पूरी हिस्ट्री के अंदर यही तो पढ़ा है हमने सर, है ना? समझे? एंड वी हैड डिस्कस्ड इन अ वेरी डेप्थ वे सर, है ना? समझे? अगर ये दर्शन को थोड़ा बहुत पीछे भी अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो मैंने आपको 6th सेंचुरी बीसी से ही इसके बारे में डिस्कस किया था। एंड 6th सेंचुरी बीसी में वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ बुक कॉल्ड श्रवण फाल सूत्र सर, ओके? और ये जो किताब थी श्रवण फाल सूत्र, इन दिस बुक देयर वाज अ डिस्कशन ऑफ वी कैन से अजातशत्रु विद बुद्धा। एंड इस डिस्कशन के अंदर अजातशत्रु ने कहा था कि भई मैं बहुत सारे श्रमणों से मिला हूँ बुद्धा आपको मिलने से पहले, और उन्होंने मुझे अलग-अलग प्रकार की परिभाषा गॉड के बारे में और ब्रह्म के बारे में दी थी सर, है ना? समझे? तो उसमें फिर बुद्धा ने फिर बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अजातशत्रु को रिजेक्ट करवा दिया था। बट ये दर्शाता है कि ये बहुत पुराना दर्शन की प्रक्रिया है सर, ठीक है? जो एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस के अंदर से आपको मिल जाएगी सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो हमें ये पहली चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि कहानी किस तरह से चलती है। अब ओवरऑल ये जितनी भी चार्वाक दर्शन शायद तक हमने पढ़ लिया है सर, चारों को या बाद में करवा दूँगा सर, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर के बाद। बुद्धिज्म और जैनिज्म वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सर, है ना? इसमें ही आजीविका आ जाते हैं, इनको भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है सर, ठीक है? अभी हम लोग मेनली फोकस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द दर्शंस व्हिच आर रिलेटेड पार्ट ऑफ दी आस्तिक दर्शन। एंड ये आस्तिक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सांख्य दर्शन के ऊपर थोड़ा बहुत देख लेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि सांख्य दर्शन के साथ-साथ, है ना, वैशेषिका है, योग दर्शन है, ये कैसे चल के आया है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनफैक्ट इसे कैसे इम्प्लाई किया है। इम्प्लाई करने का मतलब है कि बाकी सारे संप्रदायों के ऊपर भी ये कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि होता क्या है कि ऑल दिस दर्शनास और दी वी कैन से द फिलॉसफिकल टेक्स्ट दैट इमर्ज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी विल सी कि दे विल बी इम्पैक्टिंग द अदर स्कूल्स एज़ वेल, है ना? एक दूसरे के साथ कोलिनियर भी चलते हैं और कुछ-कुछ कहीं न कहीं एक्सचेंजेस के रूप में भी आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना? समझे? तो ये पहली बात आपको यहाँ से मिलती है। अब देखिए कि सबसे ओल्डेस्ट स्कूल्स इसके अंदर से जो है, क्योंकि ये 6 स्कूल्स है ना, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत सर, ठीक है? ये 6 की 6 शाखाओं में सबसे कोई पुरानी में पुरानी है तो वो सांख्य दर्शन है सर, ठीक है? तो और सांख्य दर्शन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको कपिल जो है मुनि है उनके द्वारा दी गई थी सर, ठीक है ना? समझे? इनफैक्ट ये आप ये क्या है, पतंजलि योगपीठ है सर वहाँ हरिद्वार में सर, ओके? तो वहाँ भी मैं इंटरनेट के ऊपर देख रहा था सर, ओके? वहाँ वो लोग जाते हैं नेचुरोपैथी और उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें जो कमरों के रूम के नाम है, मतलब वो बेसिकली कपिल, गौतम, कानड़, है ना? समझे कि नहीं समझे? इनके नाम के ऊपर से है सर, ठीक है? तो मेरे बाजू में कोई बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था यूँ करके कि उनको उनको देखना था, मतलब रिलेटिव थे मेरे, तो दे ही वांटेड टू गो फॉर सम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को देख के दिखाओ। तो फिर मैंने कहा कि सर अंकल इसमें ऐसा-ऐसा है और ऐसे इस प्रकार के रूम है। फिर मैं देखते-देखते मैं थोड़ा कहीं चला गया, मतलब मैंने बोला देखो योगपीठ का नाम है पतंजलि सर, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सब ऋषियों के नाम के ऊपर से, मुनियों के नाम के ऊपर से जो रूम्स है और उसकी जो पैकेज काइंड ऑफ जो ट्रीटमेंट की जो सिस्टम है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया था। तो बोले कि ये रूम में और ये रूम में फ़र्क क्या है? मैंने बोला अंकल इसका जो है ना फिलॉसफी थोड़ा अलग-अलग है। बोला कैसा अलग है? मैंने बोला ये ब्रह्म में ऐसा मानता है और ऐसा नहीं मानता है। तो वो थोड़े स्पिरिचुअल है सर, ठीक है? मतलब समझे नहीं समझे ना? 2 प्रकार के लोग हैं आजकल भारत में सर, ओके? एक है रिलीजियस क्लास और एक है स्पिरिचुअल क्लास, है ना? अमीर व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म में मानता है, गरीब व्यक्ति रिलीजन में मानता है सर, ठीक है ना? समझे? तो वी विल सी, यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट सर, समझे कि नहीं समझे? आजकल नया फैड बहुत चला है, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिली आई एम स्पिरिचुअल। अरे भाई तू समझ समझ आया कि नहीं आपको? मिडल क्लास इज रिलीजियस, ओके ना? द हायर मिडल क्लास यू गो इट बिकम्स मोर एंड मोर स्पिरिचुअल सर। यू नो दिस, ओके ना? समझे? वो स्पिरिचुअल अलग ही हम स्पिरिचुअलिज्म, मुझे कहीं से भी स्पिरिचुअलिज्म मिल जाती है सर, ठीक है? ना तो होता है सर, ना चलिए सर, ही इज वेरी मतलब ही इज वेरी नॉलेजेबल। तो फिर मैं बात कर रहा था, तो फिर वो हमने डिस्कशन डिबेट हमारी हो गई सर, ओके? तो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, है ना? समझे? ये वापस आते हैं और बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं कि सांख्य दर्शन क्या है या बेसिकली ये फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस में क्या-क्या प्रकार की डिस्कशंस हुई थी और किस-किस प्रकार के आंसर्स लाने की कोशिश की गई है, ठीक है? अब देखिए फिलॉसफी का मूड डेवलपमेंट क्यों हुआ था सर, ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिलॉसफी बाय द वे, ये तो बता दो सर, है ना? क्योंकि हम लोग 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो वी विल सी कि इसको फिलॉसफी कहते हैं सर, है ना? समझे? फिलो और सॉफी, है ना? सोफिस्ट, सोफिस्ट शब्द याद आया कि नहीं आया सर? है ना? समझे कि नहीं समझे? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोफिस्ट? सोफिस्ट किसको कहते हैं? याद करिए सर, है ना? मैंने आपको बताया था कि सोफिस्ट वाज़ अ टर्म दैट वाज़ यूज्ड फॉर द टीचर्स, है ना? समझे? एंड वी हैड डिस्कस्ड इन द एंशिएंट एरा व्हेन बिंदुसार हैड एन एक्सचेंज विद द ग्रीक्स, ही डिमांडेड अ सोफिस्ट फ्रॉम वेस्ट एशिया सर, है ना? उसने एंटियोक से बताया था कि भई आप कोई एम्बेसडर को भेज रहे हो साथ में सोफिस्ट को भी भेज दीजिएगा सर, ठीक है ना? समझे? तो सोफिस्ट इज एक्चुअली टीचर सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो एक दर्शन या एक व्यक्ति जो दार्शनिक के रूप में है, जो आपको दर्शन शास्त्र प्रीच कर रहा है, उसको फिलॉसफर के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना? समझे? सामान्य रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हम जो भी आज की तारीख में चीजें देख रहे हैं उसके पीछे का उदय क्यों हुआ था, वो क्यों निकल के आया था, इसके पीछे के कौन से कारण है और मूल तरह से विचारों को देखता है सर, ठीक है ना? एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं इसको सर, ठीक है? सो इट टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आइडियाज, इट टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड, इट टॉक्स अबाउट द ओरिजिन सिस्टम ऑफ द बिलीफ सर, है ना? समझे? ये क्यों बेसिकली एग्जिस्ट करता है, क्यों नहीं करता है सर, ओके? अगर है तो सच्चाई है या गलत है सर, ओके? तो बहुत सारी चीजें हमको इसके अंदर से मिलेगी सर, है ना? समझे? एक स्टूडेंट को मैंने पूछा था मतलब फिलॉसफी क्या होता है, तो वो कह रहा था कि सर सिंपल वस्तु को कॉम्प्लिकेट करना उसको फिलॉसफी कहते हैं। बात तो सही कहा तुमने सर, ठीक है? क्योंकि फिलॉसफर क्या कहेगा सर? वो कहेगा कि ये पेन नहीं है सर, ओके? वो कहेगा कि ये रिमोट है सर, है ना? समझे? क्योंकि इसका उपयोग तुम रिमोट के रूप में करते हो ना कि पेन के रूप में सर। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे कुछ लिख रहे हो और इसकी इंप्लीकेशन डिजिटल वे में हो रही है और ये लिखने के कारण ये कमांड लेता है और ये कमांड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है इन द डिजिटल स्पेस, है ना? समझे? और कोई और इसको देख पा रहा है सर, है ना? तो ये तो एक प्रकार का रिमोट हो गया है सर, ओके? इसका उपयोग तो रिमोट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। डिजाइन खाली पॉइंट ऑफ व्यू से पेन से बनाया गया उसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पेन है सर, ओके? आप देखिए कि इसकी डिजाइन एस्पेक्ट जो है वो आपको पेन के जैसे दिखती है सर, ओके? पर इसका यूज एस्पेक्ट देख लो, है ना? इसका उपयोग जिस तरह से हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं सर, ओके? तो ये पेन के रूप में थोड़ी है सर, है ना? ये तो रिमोट के रूप में है। तो देखिए चीजों को देखने का नजरिया जो है वो आप अलग तरह से इसके अंदर से आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि यही पूरी की पूरी डिबेट है फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, है ना? समझे? तो जब हम लोग फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस की बात करेंगे, व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस, ओके? तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये दर्शन जो है ये दर्शन ऐसे ही निकल के आया है सर, ठीक है? समझे? तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिलॉसफी, हाउ इट हैज इवॉल्वड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है? समझे? एंड वी विल सी कि जैसे-जैसे आगे चलता रहा वैसे-वैसे उसके अंदर अलग-अलग प्रकार की बातें और डिस्कशंस होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो इसमें सबसे पुराना कोई संप्रदाय जो था ये 6 दर्शन के अंदर या 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में, वो था आपका सांख्य दर्शन सर, है ना? ये बात बेसिकली 3-4 चीजों के ऊपर करता था। एक तो था ब्रह्म सर, ठीक है ना? समझे? कि ब्राह्मण है कि नहीं है सर, ओके? ये ब्राह्मण बेसिकली गॉड के रूप में है या कोई और आकार में है सर, ओके? दूसरी क्वेश्चंस इसके अंदर से जो पॉइंट होते थे वो थे संसार की उत्पत्ति सर, है ना? कि ये जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है, ये जो विश्व हमने बनाया है, ये जितनी भी चीजें ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? एग्जिस्ट करती है तो किसने बनाई है? क्योंकि कुछ-कुछ लोगों का मानना था कि ये जो ब्रह्मांड में जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं,
वो एग्जिस्ट करती नहीं, ये तो एक इल्यूजन के रूप में है। आप देखिए बुद्धिज्म के अंदर आप देखिए, तो बुद्धिज्म कहता है कि ये शून्यवाद का दर्शन अगर आप देखोगे, माध्यमिक दर्शन जब नागार्जुन ने दिया था सर, ठीक है? तो इट वाज़ बेस्ड ऑन द इल्यूजनरी एस्पेक्ट। उसने कहा कि सब कुछ तुम देख रहे हो सब मिथ्या के रूप में है सर, ओके? तो वही चीज़ आपको यहाँ से भी देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है ना? समझे? तीसरी बात यहाँ से ये भी चलती है कि व्यक्ति का जीवन के अंदर क्या गोल है सर, है ना? और गोल के बाद अल्टीमेटली मोक्ष कैसे मिलेगा सर, ठीक है ना? समझे? एक बात यहाँ ये भी चलती रहती है कि सोल है ना, यानी कि आत्मा जो है, ये आत्मा बेसिकली कैसे लिबरेट हो पाएगी? आत्मा है कि नहीं है, उसको लेके भी बातें होती रहती है ना? जैसे आत्मन के रूप में हमारे टेक्स्ट में और रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंदर लिखा गया था सर, ठीक है ना? समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स है ना? एक से अधिक प्रकार के आपको संप्रदाय यहाँ से देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर डिस्कशंस हुए एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बातें हुई और यही 4-5 वस्तुओं के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने दर्शन दिए। ये दर्शन में ओवर पीरियड ऑफ टाइम टेक्स्ट लिखी गई, बहुत सारी किताबें लिखी गई सर, है ना? कमेंट्रीज लिखी गई और फिर उन्होंने अपना रास्ता बताने की कोशिश की। कुछ-कुछ दर्शन ऐसे होंगे जो एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट करने का मतलब समझ में आता है सर, ठीक है? सो दे विल बी कोरिलेटिंग विद ईच अदर। आइडियोलॉजिकली बहुत सिमिलर है, बट कुछ-कुछ जगह के ऊपर इनके बीच में डिफरेंसेस भी हमको देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है ना? समझे? तो आई विल कम बैक टू दिस पार्ट कि कैसे वो डिफरेंसेस इसके अंदर से क्लियर हुए। बट ये आपको पहली चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्यों निकल के आए थे, कहाँ निकल के आए थे और फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स की बैकग्राउंड कैसे निकल के आई सर, ठीक है? समझे? ओके? तो दिस स्कूल्स में सबसे ओल्डेस्ट कोई था सर, है ना? जो आस्तिक दर्शन के रूप में निकल के आया है, वो था आपका सांख्य दर्शन सर, है ना? समझे? समझे? और ये कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर डिस्कशंस होने की शुरुआत हुई कि क्या हुआ था सर, ठीक है? समझे? तो हमें यहाँ से जो सवाल आएंगे वो मेनली आपको नेचर के ऊपर आएंगे, ये 6 की 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स को इकट्ठा करते हुए और पूछा जाएगा कि व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन एंड फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। दूसरा सवाल इसमें से कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, बट वी विल सी कि ये जो मोक्ष का रास्ता है ना, उसके ऊपर से बहुत सारे सवाल आते हैं। एक्चुअली मोक्ष का रास्ता भी अलग-अलग है सर, ठीक है? समझे? जब हम लोग मोक्ष की बात करते हैं ना, व्हेन वी हाउ टू अंडरस्टैंड और हाउ टू गेट द मोक्ष सर, ओके? इसमें एक आता है ज्ञान का मार्ग सर, है ना? समझे? दूसरा अगर आप देखोगे तो वी विल सी कि भक्ति मार्ग आता है सर, है ना? समझे? तीसरा आप देखोगे तो कर्मकांड का मार्ग आपको मिलेगा, रिचुअलिस्टिक मार्ग भी आपको यहाँ से मिलता है सर, ठीक है? सो देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच यू कैन अचीव द मोक्ष, है ना? कोई कहता है धर्म का मार्ग। धर्म का मतलब क्या है? आपकी ड्यूटीज फॉलो करते रहो और अल्टीमेटली यू विल गेट द मोक्ष और द लिबरेशन सर, है ना? समझे? तो इनमें से कुछ दर्शन ऐसे होंगे जो रिचुअलिस्टिक है, इनमें से कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ज्ञान मार्गी है, इनमें से कुछ दर्शन ऐसे होंगे जो मिक्सचर है ज्ञान मार्गी और वी कैन से धर्म मार्गी, मतलब अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते-करते अपनी बेसिकली जो ट्रेडिशन है उसको साथ में चलाओ सर, ठीक है ना? समझ गए? ओके? तो वी विल सी कि बोथ ऑफ दिस आर कोरिलेटिव, है ना? ये सबके सब कोरिलेटिव है। हम लोग जब सांख्य दर्शन को देखेंगे और व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ सांख्य दर्शन, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सबसे ओल्डेस्ट दर्शन के रूप में था। इसके अंदर वी विल सी कि मतलब ऐसा कहते हैं कि कंटेम्परेरी टू 6th सेंचुरी या 5th सेंचुरी के आसपास के ट्रांजिशन पीरियड के अंदर ही सांख्य दर्शन का ओरिजिन हो चुका था सर, ठीक है ना? समझे? क्यों ओरिजिन हो चुका था? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि बुद्ध जब अपना संसार छोड़ के गए थे सर, ठीक है ना? समझे? तो बुद्धा हैड मेट अ टीचर कॉल्ड एज़ अलारा कलम सर। अलारा कलम वाज वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स दैट बुद्धा हैड मेट सर, ओके? एंड इट इज सेड कि जब बुद्धा अलारा कलम से निकल के आए या उनको मिल के आए, उनके कंटेम्परेरी पीरियड से ही मतलब 500 550 के बीच में ही कपिल का भी एग्जिस्टेंस आपको मिलता है सर, ठीक है ना? समझे? और यहाँ से ही वी विल कम टू नो कि कपिल मुनि ने अपने दर्शन दिए सर, ठीक है ना? समझे? ओके? तो इसमें इसके फाउंडर का नाम है कपिल सर, है ना? समझे? एंड वी विल सी कि इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि इन्होंने सांख्य दर्शन दिया। देखिए नाम ही है सांख्य सर, ठीक है ना? समझे? अब सांख्य का मतलब क्या होता है? नंबर्स, है ना? एक पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके? दूसरा सांख्य दर्शन या सांख्य योग आपको भगवद गीता के अंदर भी मिलेगा सर, ओके? सो देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द टर्म सांख्य, है ना? आप कभी सांख्य योग भगवद गीता में अगर आप देखिए तो देयर इज अ मेंशन ऑफ सांख्य योग एज़ वेल सर, ओके? बट द ऑथर्स आर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि क्या ये सांख्य योग कपिल के द्वारा जो दिया गया था, कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था, क्या भगवद गीता वाला है या नंबर वाला है? नॉर्मली जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस के अंदर जो खास करके डिबेट चलती है, उसमें ये मानना है कि ये दर्शन जो है ये नंबर वाले सिस्टम को मानता है सर, ठीक है ना? नंबर का बेसिकली मतलब है कि एक मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये मानता है कि चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्टेंस के साथ उसको वी विल सी कि देखा गया है। अब देखिए कि कहानी क्या है सर, ठीक है? और कहानी किस तरह से है? तो 3-4 प्रकार के सवाल थे। पहला सवाल था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं और ब्राह्मण है तो कौन है, कहाँ पे है सर, ठीक है ना? समझे? हमारा जो आत्मन है या बेसिकली जिसे हम लोग इंडिविजुअल सोल के रूप में पहचानते हैं, उसकी क्या महत्वता है, उसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस आपको मिलती है सर, ठीक है? तीसरी कहानी इसके अंदर से हमको ये भी पता चलता है कि मोक्ष की स्टोरी आपको मिलेगी सर, ठीक है? मेरे को कौन से चैप्टर में है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट देयर इज अ मेंशन ऑफ सांख्य योग सर, है ना? समझे? मैं कहीं पासिंग मेंशन मैंने देखा था। श्री कृष्ण के साथ संवाद के समय पे ही सांख्य योग की बात की गई है सर, ठीक है? आई विल जस्ट चेक इट आउट सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट आउट सर, ओके? बट देयर इज अ मेंशन ऑफ सांख्य योग एज़ वेल सर, ओके? तो उसमें फिर एक डिबेट निकल के आई थी सर, है ना? समझे? चलिए तो कहानी आपको 3 तरह की दिखेगी सर। ये 3 में बेसिकली कपिल मुनि ने कहा कि देखो हम जो संसार में आज की तारीख में चीजें देख रहे हैं ना, समझे? ये जो यूनिवर्स में हम लोग चीजें देख रहे हैं, हमारे आजू-बाजू में जो वस्तुएं देख रहे हैं, ये बेसिकली रियलिटी में एग्जिस्ट करता है सर, है ना? समझे? तो इन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी चीज शून्य के अंदर नहीं है, कोई भी चीज वैक्यूम के अंदर नहीं है सर, समझे? समझे? एंड वी विल सी कि इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। रियलिटी समझ में आता है सर, है ना? ये आज की तारीख में एग्जिस्ट कर रहा है वैसा है सर। ऐसा नहीं है कि वी विल सी कि आप कह रहे हो कि कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है सर, है ना? समझे? इट एग्जिस्ट इन रियलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाटएवर वी आर सीइंग इज नॉट अ मिथ्या सर। जैसे आप शंकराचार्य को देखेंगे, लेटर पीरियड के अंदर आते हैं वेदांत दर्शन की तरफ सर, ओके? तो आदि गुरु शंकराचार्य ये कहने की कोशिश करेंगे कि भाई हम जो संसार में चीजें देख रहे हैं वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो मिथ्या के रूप में है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये चीज नागार्जुन ने भी कहा था सर, ठीक है? बट यहाँ ये अलग तरह से कहते हैं। उनका ये मानना है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड आपको देखने को मिलेगा सर, ओके? ये एग्जिस्ट करता है। अब किसी ने कहा एग्जिस्ट करता है तो किसने बनाया है? हु हैज मेड इट आउट सर, है ना? समझे? दूसरा इसके इसके कंपोनेंट्स क्या है सर, है ना? इसके इंग्रीडिएंट्स क्या है सर, ओके? तो कपिल मुनि ने 2 प्रकार की चीजें बताई। उन्होंने कहा कि देखो संसार में जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, इंसान एग्जिस्ट कर रहा है और भी वस्तुएं हैं, मटेरियलिस्टिक वस्तुएं आपको देखने को मिलती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, है ना? उसके 2 तत्व है सर, है ना? समझे? एक है प्रकृति सर, है ना? प्रकृति इज द फिजिकल मैटर सर, ठीक है ना? समझे? और दूसरा है पुरुष। पुरुष इज नथिंग बट द सोल और द कॉन्शियसनेस, है ना? समझे? समझे? तो उनका ये मानना था कि जो भी संसार में हम लोग चीजें देख रहे हैं, ये इन दोनों के मिक्सचर से निकल के मैटर बेसिकली आप देखिए कि शरीर का पार्ट हो गया आपका सर, है ना? समझे? है ना? जो फिजिकल एस्पेक्ट है आपके जीवन के अंदर के। और दूसरा आप कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे लग रहे हो सर, और एक है अंदर का आत्मा सर, है ना? पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके? और कहा गया कि ये सोल है सर, ओके? प्रॉब्लम ये है, कपिल मुनि का ये मानना है कि जब ये दोनों की दोनों वस्तु इकट्ठी होती है, तो ब्रह्मांड में और संसार में उत्पत्ति होती है सर, ठीक है? समझे? इसके लिए सांख्य दर्शन को ड्युअलिस्टिक फिलॉसफी के रूप में पहचानते हैं। ड्युअलिस्टिक समझ में आता है सर, ठीक है? ये 2 वस्तुओं से बनी हुई है सर, है ना? इसके लिए उसको द्वैत भी कभी-कभी कहते हैं सर, ओके? और ये रियलिटी में मानता है, इसके लिए ड्युअलिस्टिक रियलिज्म के रूप में इसको पहचानेंगे। ड्युअलिस्टिक रियलिज्म का मतलब क्या है कि ये 2 वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है सर, है ना? समझे कि समझे? वी विल सी कि ये मानता है कि ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें हमको देखने को मिले कोई मिथ्या के रूप में नहीं है। इसको अगर आप आगे समझने की कोशिश करोगे, जब आदि गुरु शंकराचार्य आएंगे तो वो कहेंगे कि एवरीथिंग इज मिथ्या सर, है ना? जगत
ब्रह्म सत्यम सर, ओके, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या के रूप में है सर, ओके। बट ये दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सांख्य दर्शन थोड़ा मना करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि भाई देखिए ये जो इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस थोड़ा हमको पीछे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए सर, समझे नहीं समझे। तो इसमें पूरी डिटेल्ड स्टडी हुई है, स्टडी के अंदर द थियरी ऑफ बीइंग के ऊपर हुआ है कि हमारा अस्तित्व बेसिकली किस तरह से निकल के आता है सर, ठीक है ना, समझे। तो इन्होंने कहा कि भाई दो वस्तु है, पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ, पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि हमारे संसार की उत्पत्ति होती है सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे, ओके। तो इस दृष्टिकोण से इन्होंने आइडेंटिफाई किया। अब देखिए इनका ये भी मानना था कि हमारी जो आत्मा है, जो पुरुष है सर, ठीक है, समझे, ओके, ये मूल तरह से एटर्नल है। एटर्नल होने का मतलब ये है कि ये कॉन्शियसनेस के रूप में है, ये एग्जिस्ट करता रहता है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। वी विल आल्सो फाइंड कि प्रकृति भी जो है वो भी एग्जिस्ट करती रहती है सर, ओके। पुरुष और प्रकृति अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो दोनों की दोनों इकट्ठी होगी और वस्तुओं का निर्माण में हमको हेल्प करेगी सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये होता है कि जब वी विल सी कपिल मुनि को कहा गया कि भाई ब्राह्मण एग्जिस्ट करता है या गॉड के रूप में कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो उन्होंने बेसिकली इनडायरेक्टली डिनाई कर दिया। डिनाई करने का मतलब ये है कि ये कहा कि भाई देखो पुरुष प्रकृति से सर्जन से ही सब कुछ हुआ है, तो फिर हमें ब्रह्म या गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर हमारी जो डिबेट है उसमें जाने की आवश्यकता नहीं होगी सर, समझे नहीं समझे। और इस दृष्टिकोण से जब उनको आगे पूछा गया तो कि भाई भगवान या बेसिकली भगवान एग्जिस्ट नहीं करते तो मोक्ष कैसे मिलेगा सर, ओके, किस तरह से हम लोग बेसिकली जीवन को आगे निर्वाह कर सकते हैं सर, ओके। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये दोनों के दोनों इकट्ठे हैं। पुरुष का अटैचमेंट प्रकृति से होता है, तुम्हारा सोल जो है वो अल्टीमेटली आप देखोगे तो वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच किया हुआ है। और ये प्रकृति जो होती है उसके बहुत सारे गुण होते हैं सर, ठीक है, समझे। तो होता क्या है कि अगर प्रकृति नेगेटिव गुण में है सर, गुण आपके तीन गुण हैं, सत्व, रजस एंड तमस, ठीक है। दिस आर द थ्री गुण्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मटेरियल और मैटर दैट वी सी सर, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि सात्विक गुण की कोई प्रकृति होगी तो उसमें से सोल बहुत जल्दी लिबरेट हो जाएगा। अगर तामसिक गुण की प्रकृति है सर, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति के अंदर या कोई भी वस्तु के अंदर, तो वहां आप देखोगे तो नेगेटिव वाइब्स आपको मिलेगी सर, समझे। तो कपिल मुनि ने ये चीज के ऊपर बहुत हाईलाइट किया। एक है सत्व गुण, एक है रजस गुण और तीसरा है तामसिक गुण या तमस गुण सर, समझे। दिस थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रकृति आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ सोल्स, ओके। सो व्हेन बोथ दिस थिंग्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बिकॉज़ पुरुष एंड प्रकृति आर कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस मैटर्स, ओके। प्रकृति इज वेरी अनकॉन्शियस है ना, पुरुष इज द कॉन्शियस फॉर्म, मतलब वो आत्मा के रूप में है सारी भाषा में आप देखोगे। प्रकृति जो है वो अनकॉन्शियस है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्शियसनेस अंदर आती है सर, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी प्रकृति में प्रॉब्लम है ना, आप वस्तुओं के प्रति ज्यादा ग्रीड करते हो, आप वस्तुओं के प्रति है ना फिजिकल वस्तु मटेरियलिस्टिक प्लेजर आप ज्यादा बेसिकली जीने के लिए कर रहे हो, तो आपका जो सोल है वो कभी लिबरेट नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा कि आप ब्रह्मांड में जो भी चीजें देख रहे हो उसके पीछे दौड़ रहे होगे। आपको किसी ने iPhone 15 दे दिया तो उसके पीछे दौड़ोगे, है ना। या आपका दोस्त बेसिकली महिंद्रा थार लेके आया तो आपको लगेगा कि मुझे भी थार चाहिए सर, है ना। वो Audi लेके आया तो आप भी Audi लेने की कोशिश करोगे। तो इस तरह की बातें आपको मिलती रहेगी सर, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि पुरुष प्रकृति के मिलन के ऊपर ही बात हुई। कहा गया कपिल मुनि के द्वारा कि देखो प्रकृति के तीन गुण हैं, एक है सत्व है, एक है रजस और एक है तमस। ये तीनों के तीनों गुण बहुत ही प्रोमिनेंट है सर, ओके। और यही गुण अल्टीमेटली आपके पुरुष को लिबरेट नहीं करने देते हैं सर, समझे नहीं समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बेसिकली ये पुरुष को प्रकृति से अलग होना चाहिए सर, समझे नहीं समझे, ओके। रजस इज द एनर्जी सर, सत्व इज द मोस्ट वी कैन से द प्योरेस्ट और द गुडनेस और द बेस्ट क्वालिटेटिव गुण दैट अ पर्सन विल हैव सर, ठीक है। रजस इज द एनर्जी गुण या बेसिकली पैशनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया गया है और तमस जो है वो नेगेटिविटी है सर, समझे। सात्विक और राजविक या बेसिकली सत्व और रजस जो है ये दोनों ऑपोजिट है सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल सी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कपिल मुनि जो है वो इनकी अपनी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि भाई देखिए हमें हमारी जो गुण है उसको चेंज करना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब पुरुष और प्रकृति अलग होगी सर, ठीक है। तो इसके फीचर है, एक तो ड्युअलिस्टिक रियलिज्म में मानता है, पहला फीचर। दूसरा ये द्वैत है, ड्युअलिस्टिक है क्योंकि ये दो गुणों की भर-भर के बात करेगा या दो तत्वों की बात करेगा, प्रकृति और पुरुष की, और प्रकृति के अलग-अलग क्वालिटीज की बात करता है कि भाई हर एक व्यक्ति के अंदर आप देखोगे क्वालिटीज है सर, है ना। आप आज की तारीख के अंदर भी हमको ये पता चलता है कि ये क्वालिटीज के ऊपर लोग बात करते हैं। मैं जब कॉलेज में हुआ करता था तो एक दफा एक छोकरा हमारे रूम में आया था, टेंपरेरी मतलब उसको रेक्टर ने डाला था और वो आते ही हर बार कहता बोले ये तामसिक है और ये ऐसा है। तब तक मेरे को हंसी आती थी, बोले ये पगला गया है सर, ठीक है ना। उसको पूरा दिन उसको एनर्जी एनर्जी के ऊपर ही बात करता रहता था सर, ऐसे कैरेक्टर्स आपको बहुत मिलते हैं। बोले मेरे को भी कहा था तुम तामसिक व्यक्ति हो सर, ठीक है, बोला ठीक है भाई तू अपना काम करना सर, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल वैसा था उस टाइम पे सर, है ना, डायरेक्शनलेस, हम किस गली जा रहे हैं। तो वो बड़ा मतलब वो भी आध्यात्मिक था सर, ना रिलीजियस नहीं था, ही वाज आल्सो स्पिरिचुअल सर, ठीक है। मिडिल क्लास स्पिरिचुअल, हायर मिडिल क्लास, रिच क्लास स्पिरिचुअल सर, ठीक है ना। वो अलग उनकी भक्ति भी अलग प्रकार से होती है, उनकी गॉड के साथ जो लिंक है वो भी अलग तरह से आपको मिलेगी सर, क्या। तो होता क्या है कि किसी ने पूछा कपिल मुनि को सर, ठीक है, समझे, ओके। मिडिल क्लास एंड गरीब क्लास इज ऑल्सो रिलीजियस इन नेचर सर, समझे। आप देखिए जितने भी ये यात्रा होती है, जितने भी आपकी जो रिलीजियस पिलग्रिमेजेस होंगे उसमें अमीर व्यक्ति तो हेलीकॉप्टर में आके जाएगा सर, गरीब व्यक्ति बेचारा लेट लेट के जाता है सर, क्योंकि अमीर व्यक्ति को टाइम नहीं होता है, वो हेलीकॉप्टर से उतरेगा, वो 5 मिनट में उसका वीआईपी दर्शन अलग से करेगा, जहां पे उसको जाना हो, कहीं पे चादर चढ़ानी हो, कहीं पे दर्शन करने जाना हो, इट्स ऑल पॉसिबल फॉर हिम सर, ठीक है। और गरीब व्यक्ति बेचारा पैदल चलेगा सर, वो कहेगा कि नहीं मेरी मन्नत है, मेरी मैंने कोई प्रकार की है ना गुजराती में कहीं बाधा ले ली थी साहब, ओके, उसके पीछे बेचारा दौड़ता रहता है सर, तो ये आपको दोनों प्रकार की चीजें मिलेगी सर, ओके। सो द मोर हायर यू गो इन द इकोनॉमी इन द सोशल लैडर एंड कल्चरल लैडर सर, ठीक है, यू विल बी मोर एंड मोर ऑफ बेसिकली मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है लोगों का, खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो कहानी आपको क्या मिली सर, है ना, बात ये हुई कि भाई इसको कैसे लिबरेट किया जाए सर, ओके, क्योंकि प्रकृति के साथ पुरुष अटैच्ड है सर, है ना, और प्रकृति के अपने गुण होते हैं सर, ठीक है। और ये बेसिकली अगर अटैचमेंट के ऊपर रहेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, तो ये मोक्ष के रास्ते के ऊपर क्या किया जा सकता है सर, ओके। तो कपिल मुनि ने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया और कहा कि देखो अगर मोक्ष चाहिए तो इसको डिटैच करना पड़ेगा। ये डिटैचमेंट मूल तरह से कोई भी प्रकार के यज्ञ या कर्मकांड से नहीं होंगे सर, ओके। ये डिटैचमेंट आपको खुद को खगालने से होंगे सर, समझे नहीं समझे, ओके। तो कपिल मुनि कहते हैं कि पुरुष प्रकृति के साथ क्यों अटैच रहते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं सर, समझे नहीं समझे। ये कारण के अंदर आपके अंदर जो आईनेस है ना, आईनेस समझ में आता है सर, ठीक है। आपके अंदर एक प्रकार का ईगो है, एक प्रकार का अहंकार है, वो बहुत मैटर करता है सर, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी लगी पड़ी है, ऐसी जुड़ी पड़ी है जो आपको बांध के रखती है सर, ठीक है। बाकी प्रकृति के गुण भी ऐसे हैं जो आपके शरीर को और आपके सोल को कभी लिबरेट नहीं करने देते। जैसे आपका सोल कहता है कि बेटा पढ़ाई करनी है सर, कॉन्शियसनेस है ना, ये बहुत एक्टिव होता है सर, ठीक है। बट देन ये आपका अनकॉन्शियस नेचर जो है वो अल्टीमेटली आपको बांधेगा, बोले आज तो है ना पिज़्ज़ा का 1 के ऊपर 1 फ्री ऑफर है सर, ओके। तो आज हम लोग है ना दबा के खाएंगे, फिर सो जाएंगे सर, समझे नहीं समझे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि ये जो माइंड है उसको कंट्रोल करना है, पुरुष और प्रकृति को डिटैच करना है। ये डिटैचमेंट कैसे करेंगे उसको लेके बातें हुई और ये बातों को लेके कपिल मुनि ने कहा कि देयर इज वन सॉल्यूशन और वो है ज्ञान का सॉल्यूशन सर, ठीक है ना, समझे। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपको डिटैच करके देगी। द मोर नॉलेज यू विल एक्वायर इन लाइफ, द मोर पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी डिटैचिंग फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड योर प्रकृति विल आल्सो प्यूरिफाई एंड इवेंचुअली एट सम डे इट यू विल रियलाइज कि ये जो गुण है सर, ठीक है ना, आपकी जो प्रकृति है बेसिकली उससे पुरुष अलग हो जाएगा सर, ठीक है ना, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने नॉलेज सेंटर यानी कि ज्ञान मार्ग की बात की। उपनिषद के अंदर भी यही बात हुई थी, हमने आपको बताया था सर, ठीक है। सो इवन द उपनिषद आल्सो टॉक्स अबाउट द ज्ञान मार्ग, है ना, समझे। तो मूल तरह से अलारा कलम उपनिषद है ना, बुद्धिक दर्शन, आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको इसके अंदर से मिलेगी सर, ठीक है। अब सवाल ये आता था कि जब नॉलेज की बात की गई तो किसी ने उनको पूछा कि हाउ टू टेक नॉलेज, है ना, हाउ टू गेट नॉलेज सर, है ना, समझे। कि भाई चलो आप ये कह रहे हो कि पुरुष और प्रकृति को अलग करना है, जिस दिन हम लोग हायर नॉलेज अचीव करेंगे सर, है ना, उस दिन हमारा पुरुष यानी कि सोल जो है सुप्रीम सोल और वो हमारी विविसी की प्रकृति जो मैटर है वो अलग हो जाएगी, चलो ये भी समझ में आ जाता है। बट देन ज्ञान कैसे लेना है वो तो बहुत बड़ा टफ एस्पेक्ट है, क्योंकि ऐसा दुकान में तो मिलता नहीं कि आप कहीं ले जाओ कि भाई साहब 2 किलो ज्ञान दे दो सर, है ना, आप दुकानदार ने दिया, आपने कप में डाल के, है ना, थोड़ा पानी में डाल के मिक्स करके गैटोरेट की तरह
तरह रसना की तरह पी लिया सर, ओके, तो इट्स नॉट पॉसिबल सर, ऐसा मिलता होता तो समाज के अंदर सबके सब बोध ही बन जाते, सब हमारी दिक्कतें खत्म हो जाती सर, समझे। मेरा एक दोस्त बिजनेस प्लान लेके आया था ज्ञान की तरफ से, वो कह रहा था कि अपन ड्राई पाउडर ऑफ अल्कोहल सैचेट्स निकालते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो बोले बियर का अपन वो बनाएंगे, मतलब उसकी बुद्धि देखिए सर, वो ड्राई स्टेट में रहता है, उसका दिमाग ऐसा चलता है। तो बोले बियर का अपन वो डिहाइड्रेट कर देंगे, पाउडर डालेंगे, वो बार्ले का जो है फर्मेंटेड बार्ले को ड्राई कर देंगे, और किसी को भी सैचेट दुकान में मिलेगा सर ना 20-50 रुपए का, 100 रुपए का, ठंडा पानी डालेगा, बियर बन जाएगा। मतलब भाई, मतलब तेरे को कुछ और नहीं मिला सर। वो एक दिन हम लोग पी रहे थे, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर पी रहे थे सर, ओके ना, गर्मी लग रही थी, मतलब दिमाग खत्म हो गया था हमारा, हॉस्टल में बैठे हुए थे। बोला कि बोला नायक एक आइडिया लगाया, मैंने बोला क्या है? बोला अगर इलेक्ट्रोल पाउडर ऐसा मिल सकता है तो बियर भी मिल सकता है सर, है ना। देखो बुद्धि देखिए उसकी, मतलब भाई हम डिहाइड्रेट होके बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे थे, धूप में क्रिकेट खेल के आए थे। तो तुम्हें मैंने बोला तुमको और कुछ नहीं सोचा? नहीं, बोला नहीं ये बढ़िया रहेगा सर ना। फिर वो इधर-उधर ढूँढता रहा, फिर वो केमिस्ट्री में इधर कुछ-कुछ कर रहा था, मतलब दिमाग उसका संकी है सर, ठीक है। मतलब भाई तू छोड़ दे मेरे को सर, क्या। तो यू विल सी कि मतलब है ना, वो अभी पता नहीं 5-10 साल के बाद कहीं कुछ निकल जाए उसके नाम की सर, क्या। तो बात ये है कि ज्ञान कहाँ से लेके आए सर, है ना, समझे। तो ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्कशंस हुए। ये डिस्कशंस के अंतर्गत हमें पता चलता है कि ये कहा गया कि देखो ज्ञान जो है वो एक तो सेल्फ नॉलेज या बेसिकली खुद से लेना है सर, ठीक है ना, समझे। ये खुद से आप इमेंसिपेट कर सकते हो, और सेल्फ नॉलेज सबसे बहुत जरूरी है सर, ठीक है ना, समझे। ये सेल्फ नॉलेज भी अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप गेन कर सकते हो सर, ठीक है ना। सो दिस कैन बी गेन्ड वाया बाय लर्निंग विद समवन सर, है ना, किसी से आपने सीखा है, कुछ इन्फ्रेंस के रूप में है सर, ओके ना। तो कुछ-कुछ ज्ञान ऐसा है जो प्रत्यक्ष रूप से आप लेते हो सर, ठीक है ना, समझे। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि बाय बेसिकली रीडिंग फ्रॉम द बुक्स और बाय डिस्कसिंग विद समवन सर, ठीक है ना, समझे। या आप पर्सीव करते हो कुछ-कुछ अनुभवों के थ्रू अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है। कुछ-कुछ शब्द के रूप में आपने लिए हैं सर, है ना, आपने सुना हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। यू हैव हर्ड फ्रॉम समवन सर, है ना, कि भई अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है सर, ठीक है ना। कुछ-कुछ चीजें अनुमान के रूप में आपको देखने को मिलती है सर, ठीक है ना, समझे, कि आप इन्फरेंस लगाओगे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ये इन्फरेंस लगाने से, अनुमान लगाने से भी आपको चीजें मिलेगी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो जैसे ही आपने ज्ञान अचीव करना शुरू किया एंड सेल्फ नॉलेज के साथ-साथ आपने बेसिकली अपने आप को कंसंट्रेट करवाना शुरू किया। जितना आप कंसंट्रेशन बेसिकली सेल्फ नॉलेज के ऊपर लगाओगे, उतनी ही आप हायर नॉलेज के सिस्टम में जाओगे सर, ठीक है ना। ये हायर नॉलेज के सिस्टम में जाओगे तो वैसे-वैसे आपके अंदर जो आईनेस है ना, अहम, है ना, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कांसेप्ट है सर, ठीक है ना, समझे। ऐसे जरूरी भी है, पर अहम ब्रह्मास्मि का एक नेगेटिव परसेप्शन भी आता है सर, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया कि भाई देखो एक जो आपके अंदर का ईगो है, एक अहंकार की जो एस्पेक्ट है सर, है ना, उससे आप दूर चले जाओगे, क्योंकि द मोर नॉलेज यू विल अचीव इन लाइफ, यू विल रियलाइज दिस पार्ट कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सैकड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, है ना, वैसे बहुत सारे और भी गैलेक्सीज है जिसके अंदर, है ना, जैसे कि मल्टीपल मिल्की वे, मतलब इफ यू सी द ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्पेस, ओके ना, स्पेस में पृथ्वी एकमात्र प्लैनेट थोड़ी है सर, ओके, है ना। हमारी जो सोलर सिस्टम है वैसे और भी बहुत सारे और भी सोलर सिस्टम्स आपको मिलेंगे सर, है ना, समझे। गैलेक्सीज आपको मिल जाएगी, मिल्की वेज मिल जाएंगे सर, है ना। ब्लैक होल के बाहर एक और दुनिया होगी, किसको पता सर, है ना, समझे, है ना। अगर ऐसा कोई डुप्लीकेट बंदा भी होगा, अभी मैक्सिको से नए एलियन निकल के आए हैं सर, ठीक है ना, और एलियन अंडे खाते थे सर, है ना, समझे, देखा आपने सर, ओके, है ना, है ना, समझे। तो मैक्सिको में कहीं एलियन की बॉडी उन्होंने डिस्प्ले की है, मतलब एलियन बेचारे, है ना, एनीमिया का शिकार बन गया, ऐसा लग रहा था बेचारा, आयरन डेफिशिएंसी हो गई बेचारों को सर। तो लग रहा है तुमको ये सच्ची में एलियन होंगे सर, ठीक है, समझे। और वी विल सी कि अंडे मिल के आए, मतलब उनके शरीर में से अंडे निकल के आए कितनी उम्र के, मतलब कहाँ क्या से क्या, मतलब मतलब कुछ और नहीं खाया सर उन्होंने, पनीर नहीं खाया, चिकन नहीं खाया, घास फूस नहीं, अंडे खाए थे उन्होंने सर, और अंडे उनके शरीर में अभी भी एग्जिस्ट करते थे सर, है ना। वो बॉडी को हमने एनाटॉमी के रूप में खोला और फिर वहां से अंडे निकल के आए सर। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि कहा गया कि द मोर नॉलेज यू विल अचीव सर, है ना, द मोर कंसंट्रेशन यू विल अचीव इन लाइफ, एंड दिस विल लीड टू कंडीशन व्हेन द पुरुष विल बी लिबरेटेड फ्रॉम प्रकृति सर, है ना, समझे। तो ये जो लिबरेशन आपको मिलता है अल्टीमेटली वी विल सी कि यही आपके मोक्ष के रूप में कंसीडर किया गया है सर, ठीक है, समझे। तो व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द सांख्य दर्शन सर, ओके, हम लोग जब सांख्य दर्शन की कहानी को समझने की भी कोशिश करेंगे तो सांख्य दर्शन पूरा का पूरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है सर, है ना, समझे। ये सांख्य दर्शन नॉर्मली गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए अंडरलाइंग, या वी विल सी ऐसा नहीं कहता है कि इट इज नेसेसरी टू बिलीव इन गॉड सर, है ना। सो इफ यू ट्राई टू चैनलाइज योर एनर्जी एंड इफ यू अचीव मोर एंड मोर ऑफ नॉलेज, ओके ना, यू विल ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड, so this will help you in the ultimate reality and this will lead to the moksha सर, है ना, समझे। अब ये तो बेसिकली कहानी थी सांख्य की। सांख्य दर्शन जब पहला दिया गया तो सांख्य के बाद से ही उसी आइडियोलॉजी के ऊपर से डेराइव हुआ योग दर्शन। अब ये योग और सांख्य दर्शन के बीच में से फर्क क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस, ओके, एंड हाउ दे आर कोरिलेटिव ऑफ ईच अदर एज वेल, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी सर। कपिल बिलोंग करते थे करीबन 5th और 6th सेंचुरी बीसी से सर, है ना। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा सांख्य दर्शन के ऊपर फिर एक किताब लिखी सांख्य करी का सर, है ना, समझे। एंड विल आल्सो फाइंड कि एक और स्कॉलर आपको गुप्ता पीरियड के अंदर देखने को मिलता है जिनका नाम है ईश्वर कृष्णा, जो इसके ऊपर कमेंट्रीज भी लिखेंगे सर, ठीक है, समझे। तो देयर आर मल्टीपल बुक्स दैट वर कंपोज्ड और फिर ये चलती रही फिलॉसफी के रूप में, और भी क्या कह सकते हैं कि ऑथर्स और अपनी कमेंट्रीज और राइटिंग्स के थ्रू इसको एनरिच करने की कोशिश करेंगे सर, है ना। तो ये जो ईश्वर कृष्णा है इनके द्वारा ही सांख्य करी का लिखा गया था, और करीबन 5th सेंचुरी मतलब गुप्ता पीरियड के ट्रांजिशन के अंदर आपको क्या कह सकते हैं कि ये बुक का कंपाइलेशन हुआ था सर, ठीक है। अब ये दर्शन था सांख्य, सांख्य से ही डिराइव हुआ योग दर्शन सर, ओके, समझे। देखिए इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्कूल्स आर डिराइव्ड एंड दे टेक नॉलेज फ्रॉम ईच अदर एंड दे कंटिन्यू द दर्शन एंड द लेगेसी इन अ डिफरेंशिएटेड वे सर, समझे नहीं समझे। तो कहानी आपको ये मिलती है कि सांख्य योग और वैशेषिक शास्त्र, है ना, ऑलमोस्ट एक लीनियर पैटर्न में चलेंगे। लीनियर पैटर्न का मतलब ये है कि सर, ठीक है, समझे। तो वी विल सी कि एक पैर में चलते हैं, ये पैर के थ्रू ही एक दूसरे के साथ डिराइव और काउंटर एक्टिंग करेंगे फिलॉसफिकल वे के अंदर सर, ओके। अब देखिए कि सांख्य दर्शन ने क्या कहा था। सांख्य ने कहा कि पुरुष और प्रकृति, है ना, समझे, ये दोनों के दोनों वी विल सी की एक्जिस्टिंग एलिमेंट्स है, जो तत्व है सर, ठीक है, समझे। और इनके द्वारा ही वी विल सी कि जो संसार है रियलिटी के रूप में आज की तारीख में हमको देखने को मिलता है सर, ठीक है। ये दो है, इसके लिए ड्युअलिस्टिक रियलिटी कहते हैं, या इसी को ही कहते हैं द्वैत दर्शन सर, समझे। और इसका रास्ता इन्होंने ज्ञान मार्ग के रूप में या नॉलेज के सेंटर बताने की कोशिश की सर, ओके। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब सांख्य दर्शन निकल के आया उसके करीबन 300-400 साल के बाद सर, एक और स्कॉलर निकल के आए, जैसे कपिल हुआ करते थे, और कपिल के 1000 साल के बाद तो विल सी की ईश्वर करी का या ईश्वर कृष्णा निकल के आए, वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पतंजलि सर, ओके। अब पतंजलि की इंपॉर्टेंस क्या है सर, ओके। तो पतंजलि वाज अ कंटेम्पररी ऑफ द पुष्यमित्र शुंगा, है ना, 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास का पीरियड है। महाभाष्य नाम की किताब, अब इसमें भी अलग-अलग प्रकार की कहानियां चलती है सर, ओके। ये महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी, और योग वाले पतंजलि है वो अलग है कि एक है, उसको लेके हिस्टोरिकल डिबेट है। हम बेसिकली मान लेते हैं कि ये वही पतंजलि है जिन्होंने महाभाष्य भी लिखी और जिन्होंने योग दर्शन दिया सर, ओके। ये योग दर्शन क्यों, क्योंकि ये सांख्य से ही डिराइव्ड फिलॉसफी है। ये भी मानता है कि हमारा जो शरीर है जो दो वस्तुओं से बना हुआ है, एक कहते हैं पुरुष के रूप में है और एक प्रकृति के रूप में है। ये भी द्वैत दर्शन है सर, ठीक है। बट इसका रास्ता थोड़ा अलग हो जाता है। इनका ये मानना है कि कॉन्शियसनेस जो है, जो आपका सोल है, उसको मैटर से अगर
लिबरेट करवाना है तो ज्ञान मार्ग यानी कि नॉलेज एकमात्र रास्ता नहीं है सर। ज्ञान की जगह हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको अगर हमने चैनलाइज कर दिया सर, तो भी हो सकता है कि वी कैन रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट, दैट इज द मोक्ष सर। तो कैसा करेंगे सर, है ना? तो दैट इज डूइंग द आसनास एंड द योगास एंड द प्राणायाम सर, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो योगा से होगा, आपको यहाँ से मिलता है सर। ओके, सो पतंजलि रोट अ बुक कॉल्ड एज योग सूत्र सर, है ना? So in this book Yoga Sutra he talked about something called as the Ashtangika Yoga sir, है ना? So there are 8 paths through which, or the 8 ways through which we can achieve the liberation of the individual soul from the supreme soul sir, है ना? समझे कि नहीं? ओके, एंड वी विल सी कि इसमें इन्होंने कहा कि भाई देखो हमें अल्टीमेटली कहाँ जाना है सर, ठीक है? अल्टीमेटली हमको जाना है द सुप्रीम स्टेजेस के अंदर। अब सुप्रीम स्टेज हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, इट इज बिकॉज़ अवर प्रकृति जो है, जो हमारे शरीर का जो गुण है, वो बहुत सारी वस्तुओं में, सांसारिक चीजों में लिपटा हुआ है सर, ठीक है? समझे? और वो लिपटने के कारण वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट हाईएस्ट फॉर्म सर, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर, है ना? तो करने के लिए इन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई देखिए देयर आर 8 स्टेप्स, ओके ना? दिस 8 स्टेप्स एक्चुअली स्टार्ट्स बाय द यम, नियम, आसन, है ना? प्राणायाम सर, है ना? ध्यान, धारणा, समाधि करके अल्टीमेटली हमको ये पता चलता है कि वो कंक्लूड होगा सर, है ना? समझे? तो एक स्टेप से शुरू होगा, एक स्टेप से शुरू होते 8वें स्टेप तक जाएगा सर, है ना? समझे? और अल्टीमेट सेंस के अंदर वी विल सी कि हमारे शरीर को, हम हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको हम लोग चैनलाइज करेंगे। चैनलाइज करने का मतलब क्या है सर, ठीक है? समझे? तो उनका ये मानना है कि बिकॉज़ अवर बॉडी इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द यूनिवर्स सर, समझे? हमारे शरीर में ही सब कुछ है सर, है ना? और हमारे शरीर के अंदर वी विल सी कि 8 चक्र है सर, मतलब 7 चक्र है, 7 चक्र, ओके ना? समझे? ये चक्रस को वी विल सी कि हमें एनलाइटन करना है। हमारे शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है, ये चक्र के थ्रू अल्टीमेटली बेसिकली एनलाइटन होते हुए चैनलाइज होगी, और ये चैनलाइजेशन हमें बेसिकली योग से मिलेगा। योग के भी बेसिकली 2 प्रकार है सर, है ना? एक है राज योग सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? और दूसरा है हठ योग सर, है ना? हठ योग इज एक्चुअली द फिजिकल एक्सरसाइजेस दैट वी डू, एंड राज योग इज द मेडिटेशन एट दैट टाइम सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? और हम बेसिकली ध्यान भी करेंगे और हमारे शरीर को फिजिकल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस के थ्रू हम लोग चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली बोथ ऑफ दिस आर कोरिलेटिव ऑफ ईच अदर, और यहाँ शुरू होता है, मतलब यम से होगा, फिर नियम आएगा, फिर आसन आएगा, प्राणायाम आएगा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सर, ठीक है? समझे? सो दिस आर दिस 7 और 8 स्टेजेस थ्रू व्हिच आवर बॉडी और अल्टीमेटली आवर सोल विल पास थ्रू सर, समझे? मतलब ये रिस्ट्रेन करना है सर, ठीक है ना? यम का मतलब बेसिकली विल सी रिस्ट्रेन करना है। दूसरा आता है नियम, नियम बेसिकली डिसिप्लिन में रहना है सर, ठीक है? गेटिंग ओवर। तीसरा है आसन सर, है ना? तो वंस यू स्टार्ट द यम एंड द नियम पोर्शन, यू स्टार्ट डूइंग द आसनास। आसनास आर पार्ट ऑफ द हठ योगा सिस्टम, ओके? तो जहां आप एक कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर आके ओवर पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली पद्मासन में बैठते हो, उसके बाद अलग-अलग प्रकार की विल सी की एक्सरसाइज शुरू करोगे सर, है ना? वंस यू रीच द थर्ड स्टेज, ओके ना? समझे? ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट द प्राणायाम। प्राणायाम इज नथिंग बट द कंट्रोल ऑफ द ब्रीथ, है ना? समझे? तो बाबा रामदेव आज की तारीख में आप देखिए सर, कितनी 60 साल की उम्र है सर, ठीक है? और भाई साहब फिजिकल फिटनेस को देख लीजिए सर, है ना? एक साइड का बॉडी पैरालाइज मार गया था उनका सर, ठीक है? अभी भी उनके चेहरे के ऊपर आपको दिखेगा सर, है ना? बट यू सी द एनर्जी दैट ही हैज सर, वो आपने वो कपिल शर्मा का शो और उधर-उधर देखा होगा, वो पुशअप मार रहे हैं, वो रणवीर सिंह है ना, हाफ गया था, उसका फेफड़ा बाहर निकल गया था, और भाई साहब ये भी विल सी की चालू ही है सर, है ना? सब देखा कपिल शर्मा के शो में सर, ठीक है? भाई वो लगे यार कि यार कैसे हो पा रहा है सर, ठीक है? हाउ कम दिस इज पॉसिबल सर, ओके? बट दिस इज पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ द लाइक यू नो द एक्सरसाइजेस, मतलब काइंड ऑफ जो डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया है लाइफ के अंदर, बहुत मैटर करता है सर, ठीक है? समझे? एंड ही इज ऑलमोस्ट, मतलब ना उनको लेके बहुत सारी क्रिटिसिज्म है, मतलब देखो क्रिटिसिज्म तो सबकी कर सकते हैं सर, मतलब बिजनेस चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं सर, ठीक है? बट आप रियलिटी ये भी देखिए कि वो कितनी चीजें सोसाइटी के अंदर मतलब ना स्प्रेड भी कर रहे हैं सर, ओके? कौन नहीं चलाता है, मतलब सर, है ना? कौन कौन नहीं चलाता बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके? तो इफ यू वांट टू सी द नेगेटिव पार्ट तो आपको हर जगह के ऊपर दिखेगी सर, समझे? बट देन यू आल्सो सी हियर दिस पार्ट कि भाई वो थोड़ी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर रहा है अपने हिसाब से सर, है ना? समझे? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, पतंजलि के साथ ये हुआ कि पतंजलि काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स में आप देखिए क्वालिटी में उसका बीच में बहुत मार्केट अच्छा बन गया है सर, ठीक है? बट दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द क्वालिटी। नाउ द कस्टमर्स आर नो डाउट गोइंग टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल एंड योगिक एस्पेक्ट के ऊपर जा रहे हैं, मतलब कॉमन मैन सोसाइटी के अंदर, पर प्रोडक्ट की बात आती है तो लेने से मना भी कर रहा है सर, वो कह रहा है कि भाई नहीं, आप क्वालिटी अच्छा दो, है ना? हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं योग गुरु सर, ओके? ये बहुत मैटर कर रहा है सर ना। ये देखो आज के टाइम में समाज बहुत एक्टिव हो गया सोशली भी, है ना? सबके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई है कि भाई हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे सर ना, प्रोडक्ट अच्छी दोगे तो हम लेंगे, वरना हम दूसरे की तरफ चले जाएंगे और आपसे सीखेंगे जरूर सर, क्या है? तो वी विल सी दैट सबसे पहला आता है यम, यम के बाद हमको देखने को मिलता है नियम सर, ठीक है ना? ओके, एंड वी विल सी, नहीं नहीं आठों के आठों आपको याद नहीं रहता है, पर मैं आपको बता रहा हूं सर, ठीक है? सबके सब आप थोड़ी लिख पाओगे सर, और फिर लिखने वाले सवाल वैसे आएंगे नहीं, आपको ओवरऑल आएंगे सर, ओके? तो वी विल सी कि व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इट टॉक्स अबाउट यम, इट टॉक्स अबाउट नियम सर, है ना? नियम के बाद मैंने आपको बताया आसन सर, है ना? आसन के बाद आता है प्राणायाम सर, ठीक है? आसन करोगे, पद्मासन करोगे, उसके बाद प्राणायाम करोगे। प्राणायाम इज द ब्रीथिंग एक्सरसाइज सर, है ना? समझे? नेसेसरी, यस एब्सोल्युटली नेसेसरी, है ना? समझे? ना जितना ब्रीथ करोगे ऑक्सीजन मिलेगा शरीर के अंदर सर, ठीक है? जब ब्रीथिंग आपका कंट्रोल होगा सर, वंस यू स्टार्ट दिस प्राणायाम आसन, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम सर, ओके? उसके बाद आप फिफ्थ स्टेज में जाते हो। पांचवें स्टेज से आपकी जो है वो डिटैचमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। कैसे होती है सर, ठीक है? सो वंस यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर ब्रीथिंग, है ना? आप जैसे योगा के अंदर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे और प्राणायाम के साथ-साथ आप बेसिकली चैनलाइजेशन करने की शुरुआत करोगे। तो वंस यू डू द योगा ना सर, जैसे योग कर रहे होगे, कोई अच्छे टीचर आपको मिल गए ना, तो आपको कहेंगे कि एक-एक सांस को आप फील करिए सर, है ना? यू स्टार्ट फीलिंग योर द ब्रीथ दैट यू इनहेल एंड एक्सहेल सर, ओके? और जिस तरह से आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हो ना सर, ओके? वो एक-एक करके आपको कह रहे हैं कि देखो आपके हाथ के अंदर फील करिए, आपके पैरों, मतलब वो फील करवाते हैं सर, ठीक है? वो अलग ही लेवल है सर। और वहां से फिर आपके सेंसेस कंट्रोल करने की बात है। तब वो कहेंगे कि एक काम करो, अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू करो सर, ठीक है ना? पहली बार जैसे कहेंगे कि कंट्रोल योर थॉट्स, उस टाइम पे आपका दिमाग दौड़ेगा सर, ऐसा दौड़ेगा है ना, आप अफलातून दौड़ेगा, क्योंकि जैसे किसी ने कहा कि इसको नहीं करने का सर, है ना? तो ये तो बड़ा खतरनाक चीज है सर, समझे कि नहीं समझे? सटासुटी होने की शुरुआत होगी सर, समझे? तो दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रत्याहार। प्रत्याहार इज नथिंग बट द कंट्रोलिंग योर सेंसेस। दिस सेंसेस आल्सो इंक्लूड द कंट्रोलिंग ऑफ थॉट्स एज़ वेल सर, ठीक है? समझ गए? ओके, जिस दिन आपने सेंसेस कंट्रोल करना शुरू कर दिए पांचवें स्टेज से, उसका मतलब ये है कि आप कंसंट्रेशन में चले गए हो सर, अब मेडिटेशन आपका हाई लेवल के ऊपर होगा सर, ठीक है? तो वहां से शुरू होता है आपका धारणा सर, ठीक है? समझे? तो यम नियम, है ना? वाई के बाद एन आता है ना? फिर उसके बाद आसन आता है, आसन के बाद बेसिकली आपका प्राणायाम आएगा सर, ठीक है? आसन करोगे फिर प्राणायाम में बैठोगे, ऐसे तो नहीं बैठ पाओगे, है ना? समझे? ओके, उसके बाद देन वी विल कम टू नो, हमें मिलता है प्रत्याहार सर, ठीक है? दो पी साथ में आएंगे। उसके बाद आता है धारणा। धारणा इज द स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि वंस यू विथड्रॉ योर सेंसेस, वंस यू कंट्रोल योर सेंसेस, ओके, नाउ यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे सर, ठीक है? समझे? ये जैसे-जैसे आपका कंसंट्रेशन होगा, है ना? धारणा से फिर आप ध्यान में जाओगे और अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज में चले जाओगे जिसे समाधि के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है? समझे? तो योगिक फिलॉसफी ये कहती है कि यू स्टार्ट फ्रॉम यम, है ना? गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके? यू स्टार्ट टेकिंग वोज, है ना? समझे कि नहीं समझे? जहां आपने रिस्ट्रेंट रखने की शुरुआत की, उसके बाद आपने नियम फॉलो किए सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? उसके बाद आपने आसन में चले गए सर, ठीक है? समझे? गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके ना? फिर उसके बाद आप 2P में चले गए, 2P में मैंने बताया कि प्राणायाम एंड प्रत्याहार की तरफ चले गए, है ना? समझे? फिर धारणा में चले गए, फिर ध्यान में चले गए और फाइनली समाधि में चले गए सर, ठीक है? तो दिस आर द 8 स्टेजेस, है ना? एक्चुअली हुआ क्या कि बिफोर पतंजलि दिस ऑल स्टेजेस वर एक्जिस्टिंग बट इन एन इंडिविजुअल वे। पतंजलि ने अष्टांगिका मार्ग या अष्टांगिका योग की, अष्टांग योग की जो बेसिकली स्थापना की है, ये अष्टांग योग इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये आठों के आठों स्टेजेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। पहले क्या था कि एक दौर के ऊपर भारत में 800 से ज्यादा अलग-अलग प्रकार की योगिक मेथड चलती थी, है ना? कोई यम से करा रहा है, कोई आसन से करवा रहा था सर, है ना? अलग-अलग पॉइंट से बड़ा स्केटर था सर, ओके? बट व्हेन पतंजलि केम, उन्होंने उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करवाया। उन्होंने कहा कि देखो दिस आर द 8 स्टेजेस, इसके थ्रू को चैनलाइज करनी है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ चक्रास, है ना?
समझे। एंड वंस यू डू ऑल द 8 स्टेजेस है ना समझे, जैसे आप अलग-अलग स्टेजेस में आगे पहुंचोगे सर, ओके ना समझे। इसमें राजयोग भी आ जाएगा, इसमें हठ योग भी आ जाएगा सर ना। सो दिस विल आल्सो इंक्लूड द आसनास एंड दिस विल आल्सो इंक्लूड द चैनलाइजेशन ऑफ थॉट्स एनर्जी एंड दिस विल अल्टीमेटली एनलाइटन यू। जिस दिन ये एनलाइटनमेंट होगा उस दिन पुरुष और प्रकृति डिटैच हो जाएंगे सर, है ना। और जिस दिन पुरुष और प्रकृति डिटैच होंगे सर, है ना समझे, उस दिन आपका मोक्ष मिल जाएगा सर। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है समझे। तो कहानी आपको ये मिलती है कि इट इज वेरी सिमिलर टू सांख्य बट द मेथड और द अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सर, है ना समझे। इसके लिए वी विल सी कि इंडियन ट्रेडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है समझे। वी विल सी कि मेनी ऑफ द उपनिषद्स, ओके ना, कुछ उपनिषदिक टेक्स्ट के अंदर ये शब्द आपको बहुत देखने को मिलते हैं। द उपनिषद्स राइट दैट द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड द सांख्य दर्शन इज व्हाट, सांख्य इज इक्वल टू नॉलेज, योगा इज इक्वल टू प्रैक्टिस, है ना समझे। सांख्य ये कहता है कि भाई आप ज्ञान मार्गी बनिए और मोक्ष लिए। योग कह रहा है कि देखो ज्ञान आपको कहीं किताबों के थ्रू ये नहीं आएगा, आप खुद से ही बेसिकली प्रैक्टिस करना शुरू करें तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, है ना समझे। तो इनका ये बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है जो कॉन्शियसनेस को रियलाइज करवाने की बात करेंगे सर, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि आपका जो फिजिकल और साइकिकल पोटेंशियल है उसको आप आइडेंटिफाई करें। साइकिकल मतलब बेसिकली दिमाग की गेम है पूरी की पूरी सर, ओके। अब पहले दिन कोई आपको कहता है कि कंसंट्रेट करिए सर, तो वो होता ही नहीं है सर, है ना समझे। तो इट्स वेरी टफ थिंग टू डू दिस सर, माइंड बहुत खतरनाक चीज है। विपश्यना जाके आओ सर, अगर आपको अगर जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्राई टू गो टू विपश्यना सर, है ना। गो फॉर विपश्यना सर, वेटिंग होता है आज की तारीख में सर, है ना। और विपश्यना विपश्यना या कोई भी ऐसी प्रकार की एक्सरसाइज साल में एक दफा करिए। 10 दिन तक बिना बोले रहना, मोबाइल से दूर की बात है, बिना बोले रहना है सर, विदाउट स्पीकिंग यू हैव टू लिव सर, बोले बिना रहना है आपको, अंडरस्टैंड सर। मोबाइल मोबाइल तो चलो समझ में भी आता है सर, ओके। आप मतलब पहले 2 दिन में आदमी पगला जाएगा सर, समझ में आया कि नहीं आपको, है ना। तो वी विल सी दैट इट्स वेरी टफ ना, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद एनीवन अराउंड, ओके। आप आश्रम में बैठे भी हो और आप किसी के साथ इंटरेक्ट भी नहीं, कितनी शांति आपको मिलेगी सर, है ना। और फिर उसके बाद देन ग्रेजुअली आपकी है ना थॉट्स बड़े चैनलाइज होते हैं। तो वहाँ महाराष्ट्र में इगतपुरी है सर, मतलब नासिक के पास, ओके। वहाँ बहुत बड़ा विपश्यना सेंटर है। तो एक दफा हम लोग गए थे वहाँ पर, समहाउ वहाँ वेटिंग चल रहा था 3 महीने का। तो मेरे दोस्त ने तो फिर उसने वहाँ एनरोल करवा दिया, बोले मैं 3 महीने के बाद भी जाऊँगा। आई कुड नॉट गो देयर। फिर यहाँ जूनागढ़ के पास भी है, गुजरात में एक कच्छ में है और जूनागढ़ में 2 है। तो फिर एक दफा मैंने जूनागढ़ इंक्वायरी की थी, बट उस टाइम भी यही हुआ कि 2-3 महीने का वेटिंग है और फिर बाद में आई कुड नॉट गेट द टाइम, तो फिर वो बाकी रह गया। बट मैं सोच रहा हूँ कि इस साल तो विपश्यना के अंदर कुछ ना कुछ कर देंगे इस साल या अगले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बड़ा प्रोमिनेंट है सर, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें ये सिखाता है सर, और आपको मेन तो काम रखना सिखाता है सर, है ना। और जितना वी विल सी की कामनेस लाओगे उतने थॉट्स आपके चैनल होंगे, ठीक रहेगा सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो योग और सांख्य के बीच में बहुत सिमिलरिटीज हैं, बट इनके बीच में डिफरेंसेस भी है। अब सवाल आप में से काफी लोगों ने पूछा था या यहाँ किसी ने पूछा है कि जो आदि योगी है सर, ठीक है ना, शिवा को हम लोग आदि योगी के रूप में, शिव जी को मानते हैं महायोगी के रूप में, ये कैसे लेना देना है सर, ठीक है। अब देखिए कि योगिक दर्शन जो है ना सर, ओके, वो गॉड को लेकर थोड़ा डिफरेंशिएट करता है विद रेफरेंस टू दी सांख्य। अब देखिए सांख्य ने क्या कहा कि भगवान या ईश्वर जिसे हम लोग कहते हैं सुप्रीम बीइंग के साथ-साथ, है ना समझे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं सर, ठीक है। इफ यू बिलीव इन गॉड एज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड सर, अगर आपकी मान्यता उनके अंदर है तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी इन रियलाइजेशन ऑफ द एनर्जी एंड चैनलाइजेशन ऑफ द एनर्जी सर, ठीक है समझे। एक गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बिलीव करते हो उनको सर, है ना, तो अल्टीमेटली ये जो अष्टांगी का योग के दर्शन है सर, ठीक है समझे, ये अलग-अलग स्टेजेस से आप जब गुजर रहे होंगे, आपके शरीर की एनर्जी जो ऊर्जा है वो गुजर रही होगी सर, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगी सर, इट विल हेल्प यू इन रियलाइजेशन सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी दैट इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके ऊपर छोड़ के गया है। इसके लिए आप देखिए कि योगा को लेकर बहुत डिबेट हुआ इंडिया के अंदर, बट देन जिन-जिन लोगों को योग की रियल सेंस समझ में आ गई, आज की वेस्ट एशिया देख लीजिए सर, है ना, ज्यूस लोग करते हैं, अरब्स करते हैं सर, ठीक है ना, क्रिश्चियंस कर रहे हैं सर, ओके। इंडिया के अंदर बहुत सारी रिलीजियस सिख संप्रदाय से लेके पारसी से लेके सब लोग कर रहे हैं। इनिशियली कुछ लोगों को लगा कि ये तो कोई धार्मिक है या कोई विशेष प्रकार की कोई एक धर्म या संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ नहीं सर, ठीक है। ये कह रहा है इट इज ओपन, इट इज एग्नोस्टिक इन नेचर सर, है ना समझे। इफ यू बिलीव इन गॉड एंड इफ यू बिलीव इन गॉड इन एनी फॉर्म ऑफ गॉड सर, है ना, फॉर्म तो आपके ऊपर है सर, ठीक है समझे। तो आप जो भी ब्रह्म को मानते हो सर, उनको मान के योग करोगे तो इट विल हेल्प यू मोर एंड मोर ऑफ चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी सर, ठीक है समझे। क्योंकि अल्टीमेट क्या है, आपको ट्रैंक्विलिटी रखनी है, आपको फोकस रखना है सर, ठीक है समझे। आपको हायर नॉलेज की तरफ जाना है सर, ठीक है समझे। और वो बेसिकली कैसे होगा, चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी से होगा। तो अगर आप ईश्वर का नाम लेके, अपने इष्ट देव का नाम लेके, जिनके अंदर आप मान्यता रखते हो, उनका नाम लेके, उनका स्मरण करके अगर योग करोगे तो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके अंदर और ऊर्जा आएगी, पॉजिटिविटी आएगी आपके बिलीफ सिस्टम के कारण। अगर नहीं भी कर रहे हो सर, समझे समझे, देन आल्सो यू कैन अचीव दैट पार्ट सर, है ना समझे। क्योंकि अल्टीमेटली तो परब्रह्म या पुरुष को बेसिकली प्रकृति के साथ मिलन ही करवाना है सर, अलग करवाना है सॉरी। तो वी विल सी दैट एक ऐसी प्रैक्टिस सिस्टम है जो थॉट के साथ जुड़ी हुई है, और थॉट के साथ-साथ ये इंप्लीकेशंस की भी बात करती है सर, ठीक है समझे, ओके। तो वी विल सी कि ये इसके कारण आपके ऊपर छोड़ता है सर, है ना। बिलीविंग इन गॉड इज बेस्ड ऑन द पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग योगा, है ना समझे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप शिव जी को मानते हो और शिव जी को आदियोगी के रूप में आप देखते हो सर, ठीक है, तो अगर आप उनका नाम लेके या उनका स्मरण करके, उनका नाम जपने से अगर आपको मेडिटेशन में हेल्प हो रही है तो यू कैन बेसिकली प्रैक्टिस इट आउट सर, है ना समझे। आप इष्ट देव नहीं है, आप किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मानते हो तो दैट इज आल्सो ऑलराइट सर, है ना समझे। सो इट लिव्स इट अप टू यू सर, है ना समझे, है ना। तो वो आपके ऊपर आपको यहाँ से मिलता है सर, ठीक है, ओके। तो यही तो खासियत है ना सर, है ना। डिड दे बिलीव इन एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सो दे लीव इट अप टू यू, इफ दे लीव इट अप टू द प्रैक्टिशनर सर, है ना, कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है उसके ऊपर आप छोड़ दो सर, है ना। काहे हम लोग उसको कंफ्यूज करेंगे या कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजों को सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है समझे। तो बड़ी प्रोमिनेंट है ना सर, मैंने आपको पहले भी कहा कि दिस स्कूल्स आर वेरी ओपन एंडेड इन नेचर, और ओपन एंडेड का होने का मतलब ये है कि भाई वो सीधे-सीधे नहीं बताएंगे, पर बताएंगे भी जरूर से सर, ठीक है। सो दे विल आल्सो टेल यू एंड दे विल आल्सो नॉट टेल यू एज़ वेल, है ना। तो वो अपने ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई यस भी है, नो भी है, नो भी है, यस भी है सर, ठीक है। अब देखिए कि ये 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग-अलग कम्युनिटीज। आप कोलंबो के कैथेड्रल के बाहर भी आपको मिलेंगे, और सऊदी अरेबिया के अंदर भी लोग योग सेलिब्रेट करता है, और यहूदी सिनेगोग के बाहर भी लोग योग सेलिब्रेट करता है। दक्षिण अमेरिका के अंदर आपको लैटिन कम्युनिटीज के अंदर भी योग सेलिब्रेशन मिलेगा। कहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि बिकॉज़ इट इज ओपन एंडेड इन नेचर ना सर, ओके। एंड बिकॉज़ इट इज ओपन एंडेड इन नेचर, सो इफ यू बिलीव इन एनी फॉर्म ऑफ गॉड्स, ओके ना, मानते ये लोग ऐसे तो है नहीं सर, ठीक है। तो अगर आप उनका नाम स्मरण करके फोकस करो, चैनलाइज कर रहे हो, तो इट विल हेल्प यू ना, इट विल हेल्प यू इन अल्टीमेट रियलाइजेशन सर, है ना समझे। तो जितना रियलाइजेशन आपको होगा उतना फायदा ही होगा, है ना सर, आपके लिए फायदा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो गॉड इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर, गॉड इज हेल्पिंग एज अ फ्रेंड, है ना, एज अ फिलोसोफर, एज अ गाइड सर, ओके, जो आपको रास्ता दिखा रहा है सर, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये पूरी कहानी है योगा की सर। इनफैक्ट आज के दौर के अंदर ज्यादातर लोग जो योग प्रैक्टिस करते हैं वो है हठ योग सर, है ना, क्योंकि ये फिजिकल है सर, है ना। राजयोग इज बेसिकली साइकिक, मतलब काइंड ऑफ आप देखोगे वो साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, आपके माइंड के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है समझे। तो 21 जून को जो होता है वो ये होता है सर, है ना। पर ये योग के अंदर भी वी कम टू नो जो है वो अलग ही कहानी है सर, है ना। साल में पूरा साल शरीर को हिलाया नहीं, और 21 तारीख को आपने यूं करके ऐसी अलग-अलग मुद्राएं बनाई सर, है ना समझे। दूसरे दिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा, ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ा सर, ओके। तो वही होगा ना सर, फिर क्या होगा सर, है ना समझे। क्योंकि पूरा एक साल आपने शरीर को ना थोड़ा भी स्ट्रेचिंग नहीं दिया, कोई कष्ट नहीं दिया, उस दिन आपके अंदर सोशल मीडिया का भूत जाग गया, एंड देन सी व्हाट्स गोना हैपन सर। हाँ, आप देखिए सर, है ना समझे, है ना, इन्फ्लुएंस बनने के लिए सर, है ना। देखिए ना, आजकल 2 प्रकार के इन्फ्लुएंसर हैं ना, छोटे-मोटे इन्फ्लुएंसर ब्रांड को प्रमोट करते हैं सर। ऐसा इन्फ्लुएंसर बनो सीधा पीएम बुलाया आपको सर, है ना, राम राम सारे सर।
आप देखिए कि छोटे-मोटे इन्फ्लुएंसर क्या आते हैं, देखो दोस्तों मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, है ना? दोस्तों ये एनर्जी ड्रिंक पी के मेरे को एनर्जी आ गई, आप भी लीजिए, है ना? समझे? ऐसा इन्फ्लु 75 दिन में सीधा पीएम सर। मज़ा आ गई मेरे को सर, है ना? समझे? मैं बोला भाई मतलब क्या बंदा है सर, समझे नहीं समझे ना? कि दोस्तों मैं ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर लीजिए सर। नहीं, नहीं, है ना? फिटनेस जो भी है सर, सीधा पीएम ने बुला दिया। अब देखिए वो बंदे की जर्नी कहाँ से कहाँ है, ही वाज़ अ डिलीवरी बॉय सर, है ना? यू नो दैट ना, वो अपने बेसिकली इसमें अंकित जो है अंकित, वो डिलीवरी का काम करते हैं ना सर, ठीक है? और कहाँ से कहाँ पहुँच गया सर, तो देखो डेडिकेशन बहुत हेल्प करती है सर बंदे को। समझे कि नहीं? खैर चलिए लेट्स गो बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो हम 2 दर्शन के ऊपर बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग ऑन द 2 दर्शन्स, ओके ना? वन इज़ द सांख्य दर्शन एंड द सेकंड इज़ द योग दर्शन, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा इसमें जो चक्र है, इसमें कुंडलिनी चक्र सबसे मेन आता है ना? ये स्पाइनल कॉर्ड के नीचे की पोर्शन है सर, और उसका एनलाइटनमेंट होना बहुत ज़रूरी है सर, ओके। तो जब आप बेसिकली यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि पे जब जाते हो ना अल्टीमेट स्टेज में, तब आपका ये कुंडलिनी चक्र एक्टिव होता है सर, है ना? समझे? और उस टाइम पे वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम ये कह सकते हैं कि जो है वो एनलाइटनमेंट की तरफ चले जाओगे सर, है ना? तो कुंडलिनी चक्र की एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और इन दोनों के मिक्सचर से ही आएगा। देखो हठ योग बेसिकली जो फिजिकल एक्सरसाइज़ेज़ के ऊपर पुश करता है सर, है ना? इसमें आसन एक पार्ट है और आसन के अंदर फिर अलग-अलग प्रकार के आसन होते हैं। अब बेयर मिनिमम पद्मासन में बैठ के, नॉर्मली पद्मासन में बैठ के और भी आसन थोड़े बहुत किए जाते हैं सो दैट योर बॉडी फील डिटैचमेंट, ओके ना? समझे? अंडरस्टैंड दिस पार्ट। फिर उसके अंदर फिर और भी इवोल्यूशन हुआ जो आज के हमारे बहुत अलग-अलग प्रकार के आसन हैं, बट दिस आसन विल हेल्प यू इन चैनलाइज़ेशन। अब देखिए कि बहुत लोग आपको यौगिक जो ये जो आसन कर रहे होते हैं ना, जो खास करके हठ योग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उन लोगों के अंदर भी जो एनर्जी है या शरीर देखोगे तो आपको उतना लीन नहीं दिखेगा, मतलब जो ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। बट दे आर वेरी काम एंड कंपोज्ड पीपल सर, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप शारीरिक चीज़ें एक्सरसाइज करवाते हो सर, ठीक है ना? कहीं न कहीं आपके माइंड के ऊपर तो इम्पैक्ट होता है ना सर, क्या है? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ये दोनों के दोनों संप्रदाय या हठ योग और राजयोग की ट्रेडिशंस निकल के आई और वहाँ से ही ये ज्ञान से थोड़ा अलग चला गया सर, ठीक है? तो 2 दर्शन हमारे खत्म हुए। पहला दर्शन अगर आप समझोगे तो सांख्य दर्शन था, दूसरा वी विल सी कि योग दर्शन था सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर पीरियड ऑफ टाइम तीसरा दर्शन यहाँ से निकल के आया, जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन सर, है ना? समझे? एंड वी विल सी कि ये भी थोड़ा इंटरकनेक्टेड है इसी के साथ, थोड़ा अलग है सर, ठीक है ना? समझे? एंड वी विल कम टू नो कि ये मूलतः से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से धार्मिक की पॉइंट बात करेगा, धर्म की बात करेगा, मतलब ड्यूटीज़ की बात करेगा और इसने भी थोड़ी बहुत साइंटिफिक थॉट लाने की कोशिश की सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? सो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज़ द वैशेषिक दर्शन ऑल अबाउट एंड हाउ इट इज़ कोरिलेटिव टू द अदर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी सर, ओके। अब देखिए कि वैशेषिक दर्शन जो है ना, ये इसी के साथ थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट भी करता है सर, है ना? समझे? अब हाउ डिफरेंशिएशन कैन बी सीन, वो कैसे डिफरेंशिएट करता है और किस तरह से निकल के आएगा उसके ऊपर अलग-अलग भाषा है सर, है ना? तो एक ऋषि थे कन्नड़ ऋषि सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? इनके द्वारा ये दिया गया था सर, है ना? इनको ही दूसरे नाम से पहचानते थे उलूका, है ना? समझे? सो द डिफरेंट नेम्स पीटीबीटी में आपको आते रहते हैं सर, ओके। ये मोस्ट प्रोबब्ली पोस्ट मौर्यन पीरियड से बिलॉन्ग करते थे सर, है ना? समझे? पोस्ट मौर्यन पीरियड मतलब 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास से लेके पतंजलि के बाद से बिलॉन्ग करते हैं और बीसी के कनिष्क के पहले के पीरियड तक आजू-बाजू के पीरियड के अंदर आपको मिलेंगे सर, ठीक है? समझे? अब ये दर्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस दर्शन सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये दर्शन में धर्म का बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है सर, है ना? धर्म का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि धर्म का मतलब आज का धर्म नहीं है जो रिलीजन है सर, ठीक है? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। धर्म का दर्शन मूलतः से ड्यूटी सेंट्रिक है, वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस एज़ वेल सर, ठीक है? समझे? एंड वी विल सी दैट इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो थॉट प्रोसेस है वो ड्यूटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा सर, ठीक है? समझे? अब देखिए कि इसका टर्म जो है वो है विशेष, है ना? समझे कि नहीं समझे? विशेष का मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज़ ऐसी है जिसके लिए हम लोग ये शब्द यूज़ करते हैं विशेषण के रूप में या वी विल सी कि विशेष के रूप में हम कहते हैं कि ये बहुत खास है सर, ठीक है ना? समझे? तो जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात हुई है ना, जब ब्रह्म की बात हुई, जब संसार की बात हुई, उत्पत्ति की बात हुई सर, ठीक है ना? समझे? तो उन्होंने देखा कि यार ये जो संसार है, ये संसार में एक से अधिक वस्तु एक्जिस्ट करती है सर, समझे? एक है, 2 है और 2 से भी अधिक है सर, समझे? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि योग दर्शन भी बेसिकली द्वैत है, वो पुरुष प्रकृति को ही मानता है, राइट और रॉन्ग सर, है ना? समझे? सांख्य दर्शन भी क्या है? पुरुष प्रकृति को ही मानता है सर, ठीक है ना? समझे? बट जब वैशेषिक दर्शन को देखा गया, व्हेन द कांसेप्ट ऑफ वैशेषिक केम इनटू द पिक्चर और उसने संसार को विशेष रूप में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये जो संसार है इसमें 2 वस्तु नहीं है, पुरुष और प्रकृति ऐसा किसने कहा सर, ठीक है ना? समझे? देयर आर 7 पदार्थ दैट एक्जिस्ट, है ना? इन दिस यूनिवर्स, है ना? ये 7 पदार्थ है सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? ये 7 पदार्थ अल्टीमेटली आज की तारीख के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो ये संसार को बनाते हैं सर, मैं कह रहा हूँ, ओके? ये 7 पदार्थ को बेसिकली जब हम लोग देखते हैं 7 तत्व, ये 7 कैटेगरीज़ हम लोग कह सकते हैं और ये 7 कैटेगरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, इन सबको अलग-अलग एटम्स के द्वारा बनाया गया है सर, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो देयर आर 7 पदार्थ और देयर आर 7 कैटेगरीज़, ओके ना? एक है सब्सटेंस, एक है क्वालिटी, एक है एक्शन, एक है पार्टिकुलरिटी सर, है ना? समझे? एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज़ रिलेशन सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? देयर इज एब्सेंस एंड देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेशन एज़ वेल जो एक्जिस्ट कर रही है पदार्थ के रूप में, कैटेगरी के रूप में। ये जितने भी पदार्थ हमको देखने को मिलते हैं, ये मूलतः से एटम से बने हैं सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? ये एटम भी टोटल 9 अलग-अलग प्रकार के हैं सर, है ना? समझे? और इसी के अंदर से अगर आप देखोगे तो मटेरियलिस्टिक एविडेंसेस निकल के आए। सारी भाषा में इनका ये मानना है कि ये पूरा का पूरा संसार है, ये प्लूरलिस्टिक है और ये प्लूरलिज्म से बना है। प्लूरलिज्म क्यों है? क्योंकि एक से अधिक प्रकार के तत्व है या 2 से अधिक प्रकार के तत्व है सर, ठीक है ना? समझे? दिस आर द एटम्स व्हिच कांस्टिट्यूट्स द होल यूनिवर्स, है ना? समझे कि नहीं समझे? एंड ये सब के सब इकट्ठे होते हैं तो अल्टीमेटली विल सी कि हमारी दुनिया में जो भी आजू-बाजू में हमें वस्तु मिलती है वो निकल के आएगी सर, ठीक है ना? तो बड़ी फिजिकल या वी विल सी कि ये फिजिक्स के बेस की फिलॉसफी है सर, है ना? समझे? और इनका ये मानना है कि ये जितने भी 7 पदार्थ जो बेसिकली मूल बने हैं एटम से, है ना? जो तत्वों से बने हुए हैं सर, ठीक है? यही अल्टीमेटली संसार को बनाते हैं सर, है ना? समझे? तो हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो कैसी है? वो वास्तविकता के रूप में देखते हैं, वो रियलिटी के रूप में देख रहे हैं सर, ठीक है? और हर एक पदार्थ की या हर एक बेसिकली वस्तु के अपने-अपने तत्व होते हैं, अपने-अपने गुण होते हैं सर, ठीक है? तो यहाँ से ही वी विल कम टू नो कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उदाहरण भी इस तरह से देने की कोशिश की। कहा कि गुलाब जो है वो लाल कलर का है, तो जो लाल कलर जो है उसकी गुण है, उसकी क्वालिटी है सर, ओके? गुलाब कोई भी गुलाब होगा, कोई भी रोज़ होगा, वो रेड कलर के बिना एक्जिस्ट नहीं कर सकता। खैर आज की तारीख में करता है पर उस पीरियड में उनका एग्जांपल ऐसा देने की आवश्यकता थी सर, ठीक है ना? समझे? या उनका ये मानना था कि ये जो वी विल सी कि कप है, ये कप के अंदर माटी से बना हुआ है सर, ठीक है ना? तो इनिशियली पॉटरी जो थी वो माटी से बनती थी, क्ले से बनती थी। तो एनी कप दैट यू सी इज एक्चुअली नोन बिकॉज़ ऑफ द क्ले, उसके एट्रिब्यूट्स है ना एक प्रकार की सर, है ना? समझे? उसी से ही बनता है सर, ठीक है? अगर ये क्ले कोई और आकार ले लेगी, है ना? अगर ये क्ले कोई कप की जगह हो सकता है कि एक कढ़ाई का आकार ले लेगी, एक कुकर का आकार ले लेगी, एक पतीली का आकार ले लेगी, तो क्या होगा सर, ठीक है? ये क्ले अपने आप को नए शेप के अंदर लाने की कोशिश करेगा सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि क्ले हियर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट अ काइंड ऑफ एटम सर, है ना? समझे? एंड इट जॉइन्स टुगेदर टू फॉर्म वेरियस ऑब्जेक्ट्स, है ना? वैसे ही इंसान की भी जब बात करेंगे हम लोग, संसार की भी जब बात करेंगे, यूनिवर्स के अंदर जो भी वस्तु हमको देखने को मिल रही है, वो भी इसी तरह से निकल के आई है सर, है ना? समझे? तो इट इज प्लूरलिस्टिक इन नेचर, फर्स्ट थिंग। सेकंडली वी विल कम टू नो कि इसका एटम थ्योरी में बहुत मानना है। बेसिकली एटम थ्योरी का मतलब है कि छोटे-छोटे तत्व है जो इटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है और वही हर एक वस्तु को बनाते हैं सर, ठीक है ना? समझे? ये मूलतः से 5 तत्व पहले थे, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और आसमान सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेल्फ मतलब आप खुद आ गए, अहम और बेसिकली बुद्धि, ये 2 और तत्व ऐड कर दिए इन्होंने एटम्स के रूप में, तो टोटल 7 करवा दिए इन्होंने सर, ठीक है? और कहा कि 5 के साथ आपका खुद शरीर भी आता है और आपकी बुद्धि भी आती है। टोटल 7 अलग-अलग प्रकार की वस्तुएं जो इकट्ठे होकर आपको बनाती है एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके जीवन को चलाती है और संसार को चलाती है सर, ठीक है? तो सारी भाषा में अगर आप देखिए
तो अभी तक पुरुष प्रकृति की बात हो रही थी सर, है ना? वी टॉक्ड अबाउट पुरुष प्रकृति सर, गेटिंग ओके। यहाँ इन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि अलोंग विद पुरुष प्रकृति देयर आर एटम्स दैट एग्जिस्ट, ओके। ये एटम से बेसिकली संसार को वी विल सी कि निकल के आएगी सर, है ना? और ये संसार के अंदर जो भी वस्तु हमको देखने को मिल रही है उसको क्रिएट करता है सर। अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट सर, ठीक है समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स को प्रमोट करने की बात करेंगे सर, है ना? समझे? इट टॉक्स अबाउट द प्रमोटिंग द मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ सर, है ना? गेटिंग ओके। और वो जो भी चीजें यूनिवर्स के अंदर आपको देखने को मिल रही है वो मटेरियलिज्म सेंट्रिक ही बातों के इर्द-गिर्द चलते रहेंगे सर, है ना? समझे? तो ये पहली बात हमको यहाँ से मिलती है और यही बेसिकली साइंटिफिक थॉट के रूप में भी विल सी के निकल के आएगी सर, गेटिंग ओके। अब होता क्या है सर, है ना? इसमें कुछ-कुछ वस्तुएं जैसे गॉड को लेके बात करेंगे या ओवरऑल अगर आप समझने की कोशिश करिए कि भगवान है कि नहीं है और मोक्ष कैसे मिलेगा, उसको लेके ओपन एंडेड चीजें छोड़ दी। और हुआ क्या कि वैशेषिक दर्शन जो है वो ग्रेजुअली न्याय दर्शन के साथ मर्ज हो गया। मर्ज होने का मतलब ये है कि देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी सर, है ना? कॉन्फ्लुएंस का मतलब है कि पहले के पीरियड के अंदर भी हमने डिस्कस किया था सर, ठीक है? कि देयर आर मेनी सेक्ट दैट वर एब्सॉर्ब्ड बाय ईच अदर, है ना? एक दूसरे को विल सी के एब्सॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शन में जो एक सुपीरियर सेक्ट होगा वो दूसरे सेक्ट को बेसिकली आइडियोलॉजिकली टेक ओवर कर देगा और उसके फॉलोअर्स दूसरे संप्रदाय के अंदर चले जाएंगे सर, ओके। तो वही कहानी आपको यहाँ से देखने को मिली है सर, ओके। तो बिकॉज़ इट वाज ओपन एंडेड विद रिस्पेक्ट टू द मोक्ष, है ना? समझे कि नहीं समझे? वी विल आल्सो फाइंड कि गॉड की परिभाषा को लेके भी थोड़ी बहुत ओपन एंडेडनेस थी। इसका सॉल्यूशन कैसे लेके आएंगे सर, है ना? इसके ऊपर क्या डिस्कशन किया जा सकता है सर, ओके। इसकी बातों को लेके विल सी कि न्याय दर्शन आया। एक्चुअली ये वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन के अंदर मर्ज हो जाता है बाय द 8th सेंचुरीज, मतलब समवेयर इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। जब हम लोग प्रारंभिक मध्यकालीन युग के बारे में देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर मर्जर हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशंस के रूप में सर, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहां से निकल के आया न्याय दर्शन सर, है ना? बेसिकली ये एक नया दर्शन के रूप में आपको मिलता है जो मूलतः से वैशेषिक दर्शन को एब्जॉर्ब करते हुए एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताएगा सर, ठीक है ना? समझे? तो अभी तक आपको तीन पार्ट समझ में आ गया कि भाई व्हाट इज द सांख्य दर्शन, व्हाट इज द योग दर्शन एंड व्हाट इज द न्याय दर्शन, मतलब वैशेषिक दर्शन सर, ओके ना? समझे? अब पहले आपको थोड़ा बहुत स्लाइड से रिवाइज करवाता हूं क्योंकि ये तीन सबसे फंडामेंटल थे। उसके बाद फिर आपको नए दर्शन बाद में निकल के आएंगे सर, ठीक है ना? समझे? तो एक था आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन सर, है ना? समझे? नास्तिक में चार वर्ग जैनी और बेसिकली बुद्धिज्म का था। सद दर्शन में ये वेदों के अंदर मानते हैं, इसके लिए इनको आस्तिक दर्शन कहते हैं सर, ओके ना? तो इसमें सांख्य, योग और वैशेषिक का सबसे प्रोमिनेंट है, फिर न्याय निकल के आया। ये फाउंडर से इसका टाइम पीरियड में देखिएगा, टाइम पीरियड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो क्लियर नहीं है सर, ठीक है ना? समझे? ये दर्शन है जो दृष्टिकोण से निकल के आया है सर, है ना? वो देखने की बात करते हैं। कुछ मोनिस्टिक थे, कुछ ड्युअलिस्टिक थे, कुछ एथिस्ट थे सर, है ना? गॉड को मानते थे, गॉड को नहीं भी मानते थे सर, है ना? इनकी राइटिंग क्रिप्टिक थी, सूत्र स्टाइल में थी सर, है ना? समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मोक्ष और रीबर्थ की और उसके ऊपर अपनी ओपिनियंस देते रहे हैं सर, है ना? समझे? इनका दो ही सवाल था कि भाई आज हमें देखने को मिल रहा है कि गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो इस दृष्टिकोण से पुरुष प्रकृति की बात की गई सांख्य दर्शन के द्वारा और इसके ऊपर फिर एक किताब लिखी गई सांख्य परिका ईश्वर कृष्ण। ये कब लिखी गई थी? 5th सेंचुरी के अंदर, मैंने अभी आपको बताया सर, ठीक है? सांख्य दर्शन रियलिस्टिक है, जो कहता है कि हम आजू-बाजू में चीजें देख रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है सर, ओके। गॉड की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुरुष प्रकृति ही सब कुछ है जो अल्टीमेटली इकट्ठा होकर संसार को बनाती है सर, ठीक है ना? समझे? तो पुरुष हमेशा एटर्नल है, अनचेंजिंग है, बेसिकली कॉन्शियसनेस के रूप में आपको यहाँ से मिलता है सर, ठीक है ना? समझे? प्रकृति अगर आप समझने की कोशिश करोगे अनकॉन्शियसनेस है सर, ठीक है? बट प्रकृति के गुण है जो आपको बेसिकली बांध के रखती है सर, ठीक है? तो सत्व, रजस और तमस तीन गुण आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। बड़ी कॉम्प्लेक्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर से मिलती है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से संसार में जो भी उत्पत्ति हुई है वो पुरुष प्रकृति के मर्जर से हुई है। अगर आप पुरुष को डिटैच करोगे प्रकृति से, वो कैसे करोगे? ज्ञान मार्ग से। ज्ञान के अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आपके शब्द से सर, ठीक है ना? समझे? तो साइंटिफिक इंक्वायरी करने की आवश्यकता है, आपको कोई एक्सटीरियर एजेंट की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है? गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं मानोगे तो भी चलेगा, तो भी आपको मोक्ष मिल सकता है सर, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम पतंजलि आए, इन्होंने सांख्य दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली अपना दर्शन दिया। उनका भी ये मानना था कि पुरुष प्रकृति से सब कुछ बना है सर, ठीक है? बट देन वो कैसे डिटैच करना है उसमें मेडिटेशन और फिजिकल एप्लीकेशन की बात की गई। मूलतः से ये कहा गया कि प्रकृति से पुरुष को डिटैच कर रहे हैं और जब तक डिटैच करेंगे उतना ही फायदे में होगा सर, ठीक है? इस दृष्टिकोण से राजयोग और हठयोग दोनों की बात की जाती है कि भई योर बॉडी शुड नॉट बी हर्डल इन डिटैचमेंट, है ना? अगर है ना समझे कि भई अगर आपकी काया जो है वो आपकी हर्डल के रूप में हो तो अल्टीमेटली इट विल नॉट हेल्प यू इन द डिटैचमेंट पोर्शन क्योंकि आपका जो सोल है वो बंधा रहेगा अपनी काया से सर, है ना? कि मैं क्या करूँ, इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ सर, ठीक है? समझे? तो फिर आप इस तरह से रहोगे तो फिर कैसे आपका डिटैचमेंट होगा सर, है ना? समझे कि समझे? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सर, ठीक है? दिस आर द 8 स्टेजेस, ओके ना? समझे? दिस स्टार्ट्स बाय सेल्फ कंट्रोल, देन डिसिप्लिन एंड द आसना दैट इज द पद्मासना नॉर्मली, फिर उसके बाद प्राणायाम करते हो सर, फिर उसके बाद आप मेडिटेशन कंसंट्रेशन करने की शुरुआत करोगे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू माइंड फिक्स योर माइंड, ओके ना? ओवर चूजन सब्जेक्ट और उसके बाद आप हायर नॉलेज की तरफ जाओगे और फाइनली समाधि के स्टेज में सर, है ना? समाधि एक ऐसा स्टेज है जहां आप अपने आप को डिसॉल्व कर देते हो। इनफैक्ट लोग समाधि में जाते हैं, योगी लोग आपने देखा होगा सर, ठीक है? और फिर उनकी बॉडी बेसिकली वैसी रहती है, सोल लिबरेट हो गया होता है सर, दिस हाईएस्ट स्टेज सर, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका ये मानना है कि द बॉडी हैज देयर इज अ चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड योगा ही अपने एनर्जी को चैनलाइज करने में हेल्प करता है सर, ठीक है? तो गॉड में बिलीव करोगे तो बहुत हेल्प होगा क्योंकि इट कैन अचीव योर अर्ली सल्वेशन। अब गॉड का आकार इन्होंने नहीं बताया है, गॉड का प्रकार नहीं बताया, वो आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप कैसे देखोगे सर, ठीक है? समझे? ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने बताया कि वैशेषिक दर्शन आया सर, ठीक है? समझे? जिनका ये मानना था कि कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसके अलग-अलग पदार्थ है सर, ठीक है? समझे? द फंडामेंटल कैटेगरीज थ्रू व्हिच इट कैन एग्जिस्ट, ओके ना? ओके। तो सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शंस, यूनिवर्सलिटी, पर्टिकुलरिटी उसके साथ है। मूल घुमा फिरा के इनका ये मानना था कि ये जो भी चीजें हैं संसार में ये 5 वस्तुओं से बनी है। इसमें ऐड करनी है तो आप माइंड और बॉडी को भी ऐड कर सकते हो सर, ठीक है? समझे? तो वी विल सी कि इस तरह से ये प्लूरलिस्टिक है और संसार में ये जो भी चीजें देख रही है इन्हीं 5 और 2 तत्वों बेसिकली 7 से बना हुआ है सर, ठीक है? समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनका ये मानना है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एटम्स सर, है ना? समझे? हमारा शरीर हमको देखने को मिलता है, संसार में आजू-बाजू में जो भी वस्तु दिख रही है इसके लिए बड़ी एटॉमिक थियरी है सर, ठीक है? समझे? और इनका ये मानना है कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है दे आर मेड अप ऑफ एटम ओनली सर, ठीक है? तो जितने भी प्लूरलिस्टिक है क्योंकि 1 से ज्यादा है या 2 से ज्यादा है, 2 होते तो द्वैत होते, पर ये तो 2 से भी ज्यादा है, इसके लिए इसको प्लूरलिज्म के रूप में कंसीडर किया गया है सर, ठीक है ना? समझे? तो एटॉमिक थियरी के रूप में ये मानता है, ये कहते हैं कि एटम अलग-अलग वस्तुओं को बनाते हैं, आज की तारीख में भी हम लोग यही मानते हैं सर, ठीक है ना? समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये कहने की बात की गई कि आज की तारीख में हमको गुलाब लाल कलर का देखने को मिलता है, इट इज बिकॉज़ ऑफ द इनहेरेंट क्लैरिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस, ओके ना? समझे? उसके गुण ही वैसे हैं, इसके कारण ये चीजें आपको मिलेगी सर, ओके। प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें गॉड की परिभाषा या मोक्ष की परिभाषा की जब हम लोग बात करेंगे तो वो ओपन एंडेडली नहीं दी गई सर, ओके। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो वैशेषिक दर्शन है वो न्याय दर्शन में मर्ज हो गया सर, ओके। अब न्याय दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी प्रोमिनेंट बात आपको यहाँ से देखने को मिलती है। अब ये क्या था सर, ठीक है? समझे? तो वी विल सी कि ये भी तार्किक दर्शन है, ये भी साइंटिफिक दर्शन आपको मिलेगा सर, ओके, इंडियन फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका ये मानना था कि कोई भी चीज का जवाब, है ना? समझे कि नहीं समझे? वी विल सी कि हमको लॉजिक के थ्रू मिल जाएगा सर, है ना? समझे? देखो हाउ टू अचीव द मोक्ष और द साल्वेशन मेनी अ टाइम्स दे वर नॉट गिवन इन अ डायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे का मतलब ये है कि सीधे-सीधे तौर के ऊपर आपको नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी जैसे न्याय के ऊपर हम लोग आएंगे क्योंकि बिकॉज़ इट मर्ज विद न्याय दर्शन। तो न्याय में थोड़ा बहुत लिखा गया है कि इट इज द गॉड एंड बिलीव इन द गॉड हु विल एक्चुअली लिबरेट यू आउट सर, है ना? सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर एक्शंस यू डू, इट इज द गॉड हु विल डिटरमाइन कि आपका मोक्ष कैसे होगा सर, है ना? समझे? देयर मेनी दर्शन व्हिच आर ओपन एंडेड सर, है ना? जैसे वैशेषिक दर्शन एक ऐसा है बहुत ओपन एंडेड है और इसके लिए उसमें सीधी-सीधी इंटरप्रिटेशन ही आपको नहीं मिलती है। फिर डिबेट्स हो रही है, डिबेट्स के ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं सर, है ना? इसके लिए कुछ-कुछ चीजें नहीं दी गई है सर, है ना? वो आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप कैसे सोचोगे। अब जैसे ये दर्शन के अंदर वी विल सी कि साइंटिफिक थॉट लाया गया है ना सर, है ना? वैशेषिक दर्शन में, तो इनडायरेक्टली ये ज्ञान मार्गी हो गया, है ना?
कि ये ज्ञान मार्गी हो गया। क्यों ज्ञान मार्गी? क्योंकि ये एटम की थ्योरी की बात करता है, ये फिजिक्स की बात करता है, सर समझे? गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि इनडायरेक्टली ये नॉलेज की बात करता है, सर समझे? तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है कि मोक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से वैशेषिक दर्शन किसकी बात करेगा, तो ये ज्ञान की बात करेगा। ये कहेगा कि जितना ज्ञान लेंगे, सर है ना, उतना ही आपको हेल्पफुल होगा, सर ठीक है, समझे? सो ट्रू नॉलेज कैन एक्चुअली लीड यू टू द लिबरेशन पार्ट, सर समझे? एटम शब्द नहीं हुआ था, सर तत्व शब्द यूज हुआ था, पदार्थ शब्द यूज हुआ था, सर ठीक है। पर मूलतः से हम कहते हैं कि पंच तत्वों से बना शरीर हमारा, सर। तो अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और आसमान, 5 तत्व समझे? सो ये 5 तत्व बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, सर ना। यही इकट्ठी होकर हमारे संसार शरीर की उत्पत्ति करते हैं, संसार की उत्पत्ति करते हैं। तो इसके लिए ये एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया गया है, सर। अब देखिए कि हुआ क्या, सर ना, समझे? वैशेषिक दर्शन ने अपना दर्शन दिया, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि वैशेषिक दर्शन गॉट मर्ज्ड विद द न्याय फिलॉसफी, सर है ना। अब न्याय फिलॉसफी के अंदर वो मर्जर हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, सर है ना, समझे? बट ऐसा कहते हैं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर ट्रांजिशन हुआ, सर ठीक है, समझ गए? ओके। वैशेषिक का पहले ज्ञान मार्गी था, पर जैसे ही न्याय के अंदर वो मर्ज होता है तो थीस्टिक बन गया। थीस्टिक का मतलब है कि वो फिर भगवान को मानने की शुरुआत करता है, सर ठीक है। तो ओरिजिनली वैशेषिक का दर्शन बिलीव्ड इनटू द थियरी ऑफ नॉलेज, सर समझे? बट बिकॉज़ इट मर्ज्ड विद द न्याय दर्शन, सर ठीक है ना, समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि गॉड की भी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने की कोशिश करेगा, सर है ना, समझे? और इन्होंने फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम आंसर ये दिया कि दैट द concept of God, it is the God who is actually helping in the combination of atoms. ये जो 5 तत्व है ना, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, आसमान, शरीर और बुद्धि, सर है ना, 5 के बाद और 2 तत्व ऐड कर दो, सर ठीक है। ये 5 और 2 7 के साथ जितने भी तत्व अगर हमको देखने को मिलते हैं आज की तारीख के अंदर, सर ठीक है, समझे? दे आर एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द गॉड इन दिस। हु विल सेट अप द कॉम्बिनेशन? ये हम ऐसे दिखते हैं, उसका कॉम्बिनेशन कौन सेट करेगा, है ना? हमारा शरीर ऐसा होगा, वो कौन सेट करेगा? तो इट इज द गॉड हु विल सेट अप दिस थिंग्स। समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि इन द लेटर स्टेजेस का मतलब ये है कि वंस इट गॉट मर्ज्ड विथ द वी कैन से न्याय, इट स्टार्टेड बिलीविंग टू गॉड, ओके। ओरिजिनली ये नॉलेज सेंटर्ड बातें ज्यादा करता है, ठीक है ना? तो जब इसका ओरिजिन हुआ तब ये ज्ञान मार्गी था, बट जैसे जैसे आगे चला तो ये भगवान को भी मानना शुरू कर दिया। भगवान कौन है उसके ऊपर उसने बात नहीं की, है ना, समझे? कौन का मतलब है कि क्या ये विष्णु है, क्या ये शिव है, क्या ये शक्ति है, सर है ना, समझे नहीं समझे ना? सो इट केप्ट इट ओपन, सर। वो कहा कि भाई तुम अपने हिसाब से देख लो, सर कहीं ओपन, ओके। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों की दोनों कहानी इसके अंदर से आपको मिलती है एंड इसके ऊपर इन्होंने ओपन एंडेड रखा। देखिए कि उसके बाद आया आपका न्याय दर्शन, सर है ना, समझे? न्याय दर्शन की इंपॉर्टेंस क्या है और न्याय दर्शन लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों चलता है, सर है ना? तो एक ऋषि हुआ करते थे गौतम, सर है ना, गौतम। और गौतम ऋषि के द्वारा ये दर्शन दिया गया है। इनका नाम अक्षपद के रूप में भी कंसीडर किया गया है, सर ठीक है ना? तो वी विल सी कि इस कॉल्ड, जैसे मैंने आपको ऋषि करण के बारे में बताया, उनको उलक के रूप में कहते हैं, वैसे इनको भी अक्षपद के रूप में कंसीडर किया गया है, सर ठीक है, समझे? ये करीबन पोस्ट मॉडर्न पीरियड के लास्ट फेज में थे, सर समझे? मतलब सेकंड थर्ड सेंचुरी के ट्रांजिशन में, गुप्ता के पहले, सर ठीक है, समझे? एंड वी विल सी कि करीबन सेकंड सेंचुरी सी के आसपास का पीरियड में इन्होंने न्याय सूत्र नाम की किताब लिखी थी, सर समझे? और सूत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, बड़ी कॉम्प्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितनी भी किताबें सूत्र के रूप में आपको मिलती है, सर ठीक है। अब ये किस तरह से ये मानते हैं, सर ठीक है, समझे? तो इनका मानना है कि हमारा दिमाग ही सब कुछ है, आवर माइंड इज एवरीथिंग, सर गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि हम जो भी विचार कर रहे हैं, हमारी जो भी मान्यता है, हम जो भी देख रहे हैं, सर ठीक है, गेटिंग ओके, इट इज बिकॉज़ ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड ही सब कुछ करवाता है, सर समझे? सो देयर इज वन पार्ट व्हिच टॉक्स अबाउट द माइंड, है ना? एक दर्शन ये है कि जो माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा दर्शन ये भी देता है कि कुछ-कुछ चीजें एज़ इट इज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे घर है तो एग्जिस्ट करता है, पहाड़ है तो एग्जिस्ट करता है, नदी जा रही है तो एग्जिस्ट करती है। वो फिर दिमाग के कारण नहीं है, सर समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है? सो इट इज काइंड ऑफ वी कैन से ड्युअलिस्टिक इन नेचर। इट टॉक्स अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स इन टू वेज। There are one thing which exists in mind, mainly the ideas, the beliefs are in the mind. There are certain things which are tangible in nature. This includes any kind of houses. This include any kind of natural, we can say places or natural monuments like trees or mountains or rivers और कितने भी आपको देखने को मिलते रहेंगे और भी वस्तु आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है, समझ गए? ये दिमाग से उत्पत्ति नहीं हुई है ना। ये दिमाग से नहीं होने का मतलब ये है कि दे एग्जिस्ट एज इट इज, है ना। वो आप सोचते हो इसके कारण नहीं बने कि देखो मैं सोच रहा हूँ इसलिए झाड़ दिख रहा है मेरे को, सर है ना, या तुम डॉक्टर को दिखाओ झाड़ बार नहीं है वहाँ पे, सर ठीक है, वो पहले से ही था, तुम्हारे सोचने से थोड़ी आया है, ओके। तो आई थिंक बिकॉज इट एग्जिस्ट, है ना। काफी लोग का मानना है कि आई थिंक बिकॉज आई एम, सर समझ नहीं। हाँ, कॉग्निटिव एर्गो सम याद आया कि नहीं आपको, सर ठीक है, गेटिंग ओके। डेकार्ट का पढ़ा कि नहीं पढ़ा वर्ल्ड के अंदर, सर ओके। तो वी विल सी कि है ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, अरे भाई तुम सोचते हो ठीक है भैया ना, पर कुछ चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, सर समझ में आया कि नहीं आपको, सर? तुम्हारे सोचने से एग्जिस्ट करेगी ऐसा लगता है तुम्हें, सर ओके। आए तुम बोल रहे हो कि ये झाड़ बांध देखो मैं सोचता हूँ इसके लिए एग्जिस्ट करता नहीं होता, सर समझे? और काळा माथाનો માણસ है, समझे कि नहीं समझे? काळा વાળ વાળો પાસે વિચારે છે કે હું વિચારું છું એટલા માટે આ બધું થાય છે, સમझे? अरे तो चना मंगन भामा विचय जैसा है। खैर, तो कहने की बात ये है कि वी विल कम टू नो ना, ये काले बाल वाला इंसान कभी-कभी सोचता है कि मैं सोचता हूँ इसके लिए सब होता है ना? आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह के ऊपर है ना, लोग ऐसा मेरे मेरे सोचने से, मेरा मेरे कहने से, सर है ना, समझे? अरे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, सर है ना, समझ में आया? तो घर भी बेसिकली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। तुम सोचते हो इसके लिए किसी ने ऐसा बनाया, समझ में आया कि नहीं? अरे बना दिया, सर है ना, समझे? देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स, आइडियाज कम आउट फ्रॉम योर माइंड, है ना, बिलीफ कम आउट फ्रॉम योर माइंड, सर। इमोशंस कम आउट ऑफ योर माइंड, सर है ना। इंटेंजिबल है ना, सर, आपकी आपकी इमोशंस जो है वो दिमाग से आती है, दिमाग को कंट्रोल नहीं करने से भी आती है। कभी-कभी मूलतः से इंटरनल है, सर, एक्सटर्नल नहीं है, कहने की बात ये है। तो इसका ये मानना है कि आइडियाज एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट स्फीयर, है ना, समझे कि नहीं समझे? उसके ऊपर माइंड की आवश्यकता है। कुछ-कुछ चीजें ऐसी है जो दिमाग से नहीं आती है, सर ठीक है, समझ गए? ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, सर समझे? प्लांट्स है, एनिमल्स है, आप देखिए जितने भी हमको देखने को मिलते हैं, ये सब के सब एग्जिस्ट करते हैं ना, सर। इसमें कहाँ आपको क्या कह सकते हैं कि हमारे दिमाग की जरूरत है, सर ठीक। अब इस दृष्टिकोण से वी विल कम टू नो कि इन्होंने आइडेंटिफाई करवाया कि अगर कोई भी वस्तुओं को जांचना है, तराशना है, क्योंकि ये तो मूलतः एपिस्टेमोलॉजी का पार्ट है, सर फिलॉसफी में बेसिकली इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। आप फिलॉसफी ऑप्शन पढ़ोगे ना, खैर आप में से कोई ऑप्शन वाला होगा नहीं फिलॉसफी में, और फिलॉसफी में बेसिकली एक टर्म यूज होता है एपिस्टेमोलॉजी, सर ठीक है, समझे? एपिस्टेमोलॉजी इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंक्वायरी, सर कि कैसे इंक्वायरी की जाती है। तो जब भगवान की बात हुई, संसार की बात हुई, है ना, संसार की उत्पत्ति की बात हुई, तो इन्होंने कहा कि देखो एवरीथिंग कैन बी अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू लॉजिक, है ना। वी कैन यूज लॉजिक एंड देन वी कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि हाउ वी कैन लिबरेट आवरसेल्फ, हाउ कैन रियलाइज गॉड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गौतम ऋषि ने क्या कहा? कहा कि भाई देखो, आप लॉजिक का यूज करो, अपने दिमाग का यूज करो, कुछ-कुछ चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, वो करती रहेगी, सर। पर अगर आपको मृत्यु और जीवन के साइकिल से बाहर निकलना है, अगर आपको मोक्ष अचीव करना है, सर ठीक है ना, समझे? आपको लाइफ एंड डेथ की रिसाइकिल और साइकिल से बाहर निकलना है, तो कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दैट, सर समझे कि नहीं समझे? दिस कैन बी अप्लाइड बाय लॉजिक। गॉड एग्जिस्ट करता है, यस गॉड एग्जिस्ट करता है, इट इज अ थीस्टिक फिलॉसफी। थीस्टिक समझ में आ रहा है ना? थीज़म है, जैसे सांख्य दर्शन है, एथिस्ट है। आस्तिक के अंदर एथिस्ट है।
It is Astic, but it is atheist. Understood this part? Astic because it believes in Veda. It is atheist because atheist is a Western term. समझ में आया कि नहीं आपको? Because it is non-believer in God. योग दर्शन is Astic, but it is agnostic. आप मानता तो मानो, नहीं मानोगे तो भी योग से तो होगा. Very open-ended things हो गए ये. इसकी तरह देखो, that is the beauty of India, my friend. ये आपको आपके ऊपर छोड़ देते. तुम मानते हो तो मानो. There is no hard and fast anything that you have to accept it as a part of your religious and fundamental belief systems. लोग कंफ्यूज, देखो वेस्ट कंफ्यूज हो जाता है ये सब चीजों को लेके, है ना, वेस्ट ईस्ट सेंटर, ये कर क्या रहे हैं ये लोग, ये यही है, यही तो है, इसके कारण इतनी डाइवर्सिटी है सर. कोई चीज में बाधा नहीं गया, कोई विचारों में बाधा, कल्पना भी आपके ऊपर छोड़ दी गई सर, माइंड बोला तुम तुम्हारा देखो, है ना, समझे. इसके लिए एथिज्म और आस्तिकवाद को भी साथ में देखिए. आजकल हमने क्या दोनों को एक कर दिया है, समझे नहीं समझे. वी बिलीव एथिज्म एंड आस्तिक, नो नो दे आर नॉट सेम सर. एथिज्म नास्तिकवाद और एथिज्म को हम लोग एक कहते हैं. नहीं सर, आस्तिक शब्द वो था जो वेदों में मानता था, एथिस्ट तो बहुत बाद में आया. एथिस्ट शब्द तो ये तो मॉडर्न फिलॉसफी है, वो चर्च के साथ जुड़ा हुआ शब्द मिलेगा सर, ठीक है, ये गॉड में नहीं मानता, चर्च में नहीं मानता, एथिस्ट सर, ठीक है. वैसे आया नहीं सब सर, हमारे यहाँ थोड़ी था सर, हमारे यहाँ तो आस्तिकवाद था. आस्तिक और नास्तिक कैसा था, तो बोले हम वेदों के ऊपर नहीं मानते, पर हमारा लिबरेशन तो अलग तरह से होगा सर. तो हुआ क्या कि ये लॉजिक के ऊपर बात की. इसने कहा कि देखो यार, मोक्ष का सिद्धांत जो है ना, वो हम बेसिकली गॉड के पॉइंट ऑफ से ना रखते हुए, गॉड एग्जिस्ट करता है वो अलग तरह से है सर, ठीक है, और गॉड हमें बेसिकली लिबरेट भी करेंगे सर, ओके. बट द कंसेप्ट ऑफ मोक्ष, इफ यू वांट टू अचीव इट आउट सर, ठीक है, समझ गए, ओके, वो लॉजिक से हो सकता है, साइंटिफिक अप्रोच से, साइंटिफिक इंक्वायरी करने से सब कुछ हो सकता है सर. बोले क्यों, बोले तुम क्यों सफर कर रहे हो, बोले तुम्हारे सफर करने का कारण क्या है, तो बोले मेरा सफर करने का कारण ये है कि मैं रिवीजन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं पीटी फेल हो रहा हूँ, इसलिए मैं सफर कर रहा हूँ. तो बस ये समझ में आ गया ना आपको. अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम सफर करो, इसलिए तुम पीटी फेल, तो तुम्हें इसके लिए मोक्ष नहीं मिल रहा है सर, समझे नहीं समझे. हाँ मोक्ष नहीं, तो बोले रास्ता मिल गया तुमको, हाँ मिल गया, बोले सॉल्यूशन निकालो सर, समझे नहीं समझे. तो ये क्या कहता है सर, समझे, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ओके. ये कहता है कि तुम्हें पता चल गया है कि व्हाट इज द रियलिटी, है ना, आज के संसार में जो दुख है, दर्द है, आपको सब कुछ है, और दुख को दूर करना है तो आप लॉजिक से कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, जरूर से कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए. तो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, by proposing certain things, and by following the scientific explanation and approach to each and every part of life, you can also liberate yourself from the cycle of life and death. Simultaneously you have to believe in God. आप गॉड में बिलीव रखो, ठीक है, गॉड कौन है उसकी भाषा नहीं दी उसने, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको. उन्होंने ये नहीं कहा कि गॉड कौन है, बट उन्होंने ये भी कहा कि ओनली गॉड और बिलीफ इन गॉड विल नॉट लिबरेट यू आउट. देखिए यही तो खासियत है ना सर, इट डज नॉट मेक यू सुपरस्टिशियस. अंडरस्टूड दिस पार्ट सर. इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस की खासियत ये है, अगर आप मेन दर्शन को देखोगे तो वो आपको ब्लाइंड बिलीवर नहीं बनाना चाहता. वो कह रहा है कि यू बिलीव इन गॉड बट ऑल्सो हैव साइंटिफिक अप्रोच इन लाइफ. भारतीय संविधान यही कहता है ना कि यू हैव फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस रिलीजन, बट यू आल्सो डेवलप साइंटिफिक टेंपर ना. ये क्या कहता है संविधान, क्या कहता है, चलो बाकी सब छोड़ दो सर, समझो. एक साइड के ऊपर आपको ये भी कह रहा है कि देखो आप साइंटिफिक टेंपर फॉलो करिए, और दूसरी साइड के ऊपर आपको छुट्टी देता है, आपको फ्रीडम देता है कि आप जो भी संप्रदाय, धर्म आदि इत्यादि वस्तु जो मान रहे हो आप उसको प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस सब करिए सर, हम आपको अलाउ करते हैं, आपको मूलभूत अधिकार है. और अधिकार के साथ साथ आपकी फर्ज भी है ना कि आप उसके अंदर साइंस या साइंटिफिक थॉट को भी इंक्लूड करिए. तो न्याय सूत्र नाम की बुक में उन्होंने भगवान के पॉइंट ऑफ चीजों को कहा कि भाई थीस्टिक रहिए, कोई दिक्कत नहीं, एथिस्ट रहोगे आपको दिक्कत होगी सर, ठीक है, समझे. बट अगर आपका मोक्ष नहीं हो रहा है, अगर आपको लिबरेशन नहीं मिल रहा है, समझे, तो आप देखने की कोशिश करिए कि कहाँ आप मार खा रहे हो, आपके एक्शंस में मार खा रहे हो, आपके विचारों में मार खा रहे हो, आपको चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, समझे. आप चीजों को परसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप गलत तरह से इन्फर कर रहे हो सकता है ना सर, योर इन्फ्रेंस बेसिकली माइट बी रॉन्ग. ओके, अब ऐसे उन्होंने एग्जांपल दिया, बोले कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति, मतलब कोई भी आप एक सीन देख लीजिए और उस सीन को आप लॉजिक से सॉल्व कर पाते हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आप साइंटिफिक पर्सन बन गए हो, और वो अगर अप्रोच आपने जीवन में रखा तो आपको डेफिनेटली मोक्ष मिलेगा. एक उदाहरण के रूप में मैंने दिया कि दो लोग खड़े हुए हैं सर, ठीक है, समझे, और उदाहरण मतलब कुछ और दिया था, मैं अलग तरह से दे रहा हूँ सर, ठीक है, समझे. तो यहाँ वी विल सी कि गुलशन खड़ा हुआ है सर, गुलशन के साथ साथ वी विल सी कि नवनीत भी है ना, समझे, एंड वी विल सी कि झाड़ के नीचे ये दोनों के दोनों गुटरगु कर रहे हैं सर, है ना, समझे, इनके बीच में दार्शनिक बातें चल रही है सर, ठीक है. पूरे पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे एक घर है सर, समझे, और घर के बाजू में एक और दुकान है सर, ठीक है. ये शॉप के आजू बाजू में वी विल सी कि उनको धुआं दिखाई दे रहा है सर, समझे, सो दे कैन सी द स्मोक कमिंग आउट ऑफ हियर सर, ठीक है, समझे ना, उनको स्मोक दिखाई दे रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, पर दूर से उनका ध्यान गया कि भाई देखो स्मोक चल रहा है, स्मोक चल रहा है सर, है ना, समझे. तो इन दोनों के बीच में डिस्कशन होना शुरू हुआ. इसमें गुलशन ने कहा कि भाई देख आग लग गई, भाई आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई सर. नवनीत भी थोड़े समय तक कह रहा है कि जी भाई आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई सर, है ना, समझे. यहाँ पीछे घर के पीछे को दुकान के आजू बाजू में कहीं पे आग लगी है सर, ठीक है, समझे. बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें तीसरे नौफान आ गया. नौफान ने कहा कि किसने कहा आग लगी दोस्त, है ना, समझे. वो जो दुकान है वो पान की टपरी है, तुम्हें पता है, बोले नहीं. तो पान की टपरी के पीछे ये बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं, है ना, अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं और सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के सर, फू फू करते रहते हैं, समझ में आया कि नहीं. तो तुम जो ये सोच रहे हो कि वहां आग लगी 15-20 छोकरे लोग, है ना, 2-2 रुपए 5-5 रुपए इकट्ठा करके बीड़ी और सिगरेट पी रहे हैं. तो रियलिटी ये है कि आप जब जब ये कहोगे कि व्हेनेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, इट्स नॉट नेसेसरी 100% करेक्ट. आप जब जब ये कहोगे कि जहां जहां आग लगी है या जहां जहां धुआं निकला है, ना, समझे, वहां आग लगती है ऐसा जरूरी किसने कहा. बोले यार भाई साहब तुम ना होते तो हमको ये ज्ञान ही ना मिलता, हम ये सोचते ही, हम तो हर बार सोचते थे कि धुआं निकला इसके लिए आग लगी. किसने कहा. 4 लोग यहाँ हुक्का पी रहे होंगे फू करके, समझे, करके फुर फुर करके, समझे, फिर क्या होगा सर. समझे, मेनी रीजंस ना, ओके. यहाँ कोई खाना पका रहा होगा, बारबेक्यू कर रहा होगा, हाँ, यहाँ कोई बारबेक्यू कर रहा होगा पीछे दुकान के पीछे, है ना, कोयला जला होगा किसी ने सर. तो जरूरी थोड़ी है हर बार कि व्हेनेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर. अंडरस्टूड दिस. देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दैट ना. आप जो चीजें परसीव कर रहे हो, आप जो चीजें इन्फर कर रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो ना. ये तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अनुमान ना. आपने अनुमान लगाया, इन्फर किया, वहां धुआं निकला, आग लगी होगी, किसने कहा. सर सिंपल है सर. वेस्ट में यही होता है ना सर, वेस्ट सब टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में देखता है. तो मेरा दोस्त, मतलब मैं जब विदेश जाने का प्लान कर रहा था 2006 साल की बात है, तो वो फिर वो शिफ्टेड टू यूएस.
साथ में जा रहे थे, तो मैं तो फिर गया नहीं यूएस और कनाडा के लिए। तो वो उसको इंडियन खाना बनाने का एक दिन शौक चढ़ गया, तो 2008 की बात होगी शायद, 15 साल पहले। और उसको ऐसा था कि अपन दाल तड़का बनाएंगे सर। उसने अपार्टमेंट रेंट पे लिया था उस टाइम पे, तो 2-3 दोस्त लोग थे और भी फ्रेंड्स को बुलाया था, वो पार्टी करेंगे, हाउस पार्टी, है ना। तो उसने भाई साहब ने दाल तड़के में तड़का मारा। अपार्टमेंट था तो उसमें फायर सिस्टम लगी रहती है सर, है ना, समझे, हर एक घरों के अंदर सर। ओके, अब ये नए नए आए थे, 2-4-6 महीना हुआ था, ये बुद्धि चली नहीं कि उसने पीछे, है ना, बंद करके उसका सेल निकाले, जो रिसीवर होता है उसका। और भाई साहब यहाँ तो तड़के के ऊपर तड़के मारे जा रहे हैं सर, है ना, समझे। और यहाँ आग लगते लगते ऊपर धुआं पहुंचा सर, और धुआं पहुंचा तो बिल्डिंग के अंदर अफरा-तफरी मच गई सर। ओके, और सब लोग बिल्डिंग के नीचे उतर आए। तो इनमें से एक दोस्त, जो मेरा दोस्त है, उसके कोई 2-4 दोस्त लोग और भी थे, वाई वाई लोग, तो खिड़की से देख रहे हैं कि बिल्डिंग के नीचे लोग जमा हो गए। और ये अंदर-अंदर बात कर रहे हैं कि बोले यार क्या हो गया? बोला हमारे बिल्डिंग के नीचे के लोग हैं, खिड़की से दे कैन सी ग्राउंड फ्लोर, उसका 5वें 6ठे माल के ऊपर बिल्डिंग का उसका घर था, 5th 6th फ्लोर पे। बोले कुछ हुआ लगता है सर, है ना। फिर फायर ब्रिगेड आई दौड़ती-दौड़ती 5-7 मिनट में, टाउ 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 टाउ। उससे मैसेज पहुंच जाता है ना, सब सेंट्रलाइज़ तो वहाँ। तो ये सब वेस्ट में थोड़ा डिजिटल डिजिटल बहुत पहले से चल। तो किसी ने फायर वायर को अलार्म, क्योंकि ये तो ट्रिगर हो गया था फायर अलार्म सर, है ना। वो दौड़ते-दौड़ते बिल्डिंग वाले उसके यहाँ पे आए और फायर वाला आ गया और वो पाइप वाइप लेके डंडा-डुंडा लेके सब पहुंच गए ना। तो ये चिल मारे से दाल तड़का चल रहा था। बोले क्या हो गया? बोले तुम्हारी आग लगी तुम्हें पता नहीं? बोले काहे की आग सर? है ना, समझे नहीं समझे। बोले देखो ये फायर अलार्म ट्रिगर हुआ, तुम्हारा वो सेंसर चल रहा है। बोले यहाँ तो दाल तड़का चल रहा था सर, है ना। तो व्हेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ऐसा किसने कहा? फिर उसको बिल्डिंग ने $200-300 का फाइन मारा और बोली सस्ते में निपटाया वरना $5000 का फाइन मारेंगे नेक्स्ट टाइम पे सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो वी सी दैट फॉल्स अलार्म थी ना सर, पूरा बिल्डिंग खाली करना पड़ा, नहीं इधर-उधर 1 घंटे तक अफरा-तफरी चली सर, ना इनका दाल तड़के का मुँह चला गया। फिर उसके बाद समझे, बोलता था कि जब भी खाना बनाना होता था वो सेंसर में से पीछे से आता था बैटरी वाली, बैटरी निकाल देते थे हम लोग सर। बोले समझे, वरना बोले इंडियन तड़के में तो ये आग लग जाएगी सर, है ना, समझे। तो कहने की बात ये है कि वी विल सी दैट व्हेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर इज नॉट करेक्ट। व्हेनेवर यू मेक एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट, है ना, समझे नहीं समझे, यू हैव टू हैव लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दैट। लाइफ आल्सो वर्क्स ऑन द सेम फिनोमेना। आपका जीवन भी इसी फिनोमेना के ऊपर चलता है। कैसे फिनोमेना के ऊपर? इफ यू आर एबल टू कम टू द साइंटिफिक कंक्लूजन अबाउट एनी पोर्शन ऑफ लाइफ सर, दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन यू कि आपको लिबरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है समझे। तो कहानी आपको ये मिलती है कि ये बड़ा साइंटिफिक थॉट है, मतलब इसमें पूरी प्रोसेस दी गई है। और ये प्रोसेस में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जहाँ-जहाँ आग लगती है वहाँ, या जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ आग नहीं लगती सर, है ना, समझे नहीं समझे। है ना, काइंड ऑफ, है ना, एक बार रास्ते में कहीं पे कोई जा रहा था और बहुत सारा पानी दिख गया सर, है ना, किसी को। तो एक बंदे ने कहा कि देखिए यहाँ बारिश पड़ी होगी सर, है ना, इसके लिए रास्ते गीले हैं और पानी दिख रहा है। बट फिर थोड़ा आगे गए तो पता चला कि पाइपलाइन टूट गई है सर, है ना। पाइपलाइन टूटने के कारण पानी फव्वारा से बाहर आ रहा है। तो किसने कहा कि वी विल सी दैट कि आग लगी या पानी रास्ते में दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ बारिश हुई होगी सर, है ना। कहने की बात मेरी ये है। तो आप जो भी दर्शन देख रहे हो, ये दर्शन में ये कह रहा है कि व्यक्ति अगर सुपरस्टिशन में रहेगा तो उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। व्यक्ति अगर साइंटिफिक थॉट, इंडिविजुअल अगर साइंटिफिक थॉट डेवलप करेगा अपने अंदर अलॉन्ग विद बिलीफ इन गॉड, तो उसको मोक्ष मिलेगा। देखो इंडियन फिलॉसफी वाज नेवर सुपरस्टिशियस और डॉगमेटिक। डॉगमा समझ में ना, ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम में नहीं मानती थी। एक कुछ-कुछ लोग थे जो आपको मिल जाएंगे, बट ट्रेडिशनल फिलॉसफी ऐसी रही है। और वो यही कह रहा है कि तुम अपना चलाओ मैं अपना चलाता हूँ। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, समझे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि हमको ये पता चलता है कि न्याय फिलॉसफी में फिर गॉड का कांसेप्ट बहुत उभर के आया बाद के पीरियड में, क्योंकि वो वैशेषिका के साथ भी मर्ज हुआ था और दोनों का मर्ज हुआ, वो भी नहीं मानता था, ये भी थोड़े इधर-उधर थे, फिर इकट्ठे हो गए सर। और इकट्ठे होने के बाद विल कम टू नो कि थीज़म की बात करते हैं सर। तो न्याय दर्शन बड़ा प्रोमिनेंट है। उसकी खुद की आपकी अंडरस्टैंडिंग होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या बात करता है सर, ठीक है, समझे। हाउ इट टॉक्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ द स्टोरी लाइन ऑफ वी कैन से, कहाँ गया सर, है ना, समझे। न्याय न्याय हाँ, न्याय दर्शन सर, ठीक है। इधर गया सर, ठीक है, समझे। सो इट टॉक्स अबाउट लॉजिकल एनालिसिस, है ना। तो बेसिकली है ना, व्हेनेवर देयर इज फायर ऑन द हिल, है ना, कैन वी से देयर इज स्मोक हियर? नो, देयर कैन बी स्मोक एंड फायर सर, ओके। बट वी विल सी कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। तो प्रोपोजिशन से लेके कंक्लूजन तक जाना पड़ेगा, एग्जाम्पलीफाई करना पड़ेगा, रिकैपिटुलेट करना पड़ेगा। सारी भाषा में ये स्टेजेस है जो मैंने आपको बताया सर, ठीक है, समझे। तो गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया सर, है ना, ये रियलिस्टिक है सर। रियलिस्टिक होने का मतलब ये है कि ये भी सच्चाई में मानता है सर, ठीक है। और इनका मानना है कि कहीं-कहीं पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। कुछ-कुछ वस्तु ऐसी है जो ऑब्जेक्ट्स के रूप में, वहाँ माइंड की जरूरत नहीं होती है। बट लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग के थ्रू आप लाइफ, डेथ एंड साल्वेशन की जो मोक्ष का जो रास्ता है, वो पा सकते हो। गॉड में मानोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। थीस्टिक है सर, है ना, समझे। थीस्टिक होने का मतलब ये है कि ये गॉड को एक आइडियल कंडीशन के रूप में बिलीव करता है सर, ठीक है ना, समझे। तो बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है ना। इसमें लॉजिक में भी ज्ञान आता है और ये ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान से लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इन्फ्रेंस के थ्रू या फिजिकली देखने के थ्रू सर, है ना, समझे, या शब्दों के थ्रू, ना कोई बोल रहा है और वहाँ से ज्ञान ले लोगे और ये ज्ञान को आप अप्लाई करोगे सर, है ना। अप्लाइड नॉलेज इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ विजडम। और यही विजडम जो है ये आपके अंदर एक साइंटिफिक एनालिसिस और रैशनल थॉट्स प्रोसेस को क्रिएट करता है, समझे। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट फिलॉसफी आपको न्याय दर्शन के रूप में मिलेगी सर। न्याय क्लियर हो गया सबको कि हाउ न्याय दर्शन वर्क्स, हाउ इट इवॉल्व्ड, व्हाट हैज बीन द सिग्निफिकेंस, ओके, समझे। अब न्याय के बाद दो दर्शन ऐसे हैं जो कोरिलेटिव ऑफ ईच अदर है। ये कोरिलेटिव इसके लिए है क्योंकि ये दोनों के दर्शन दोनों के दोनों दर्शन एक दूसरे के साथ जुड़े भी हुए हैं और उसकी इतनी प्रासंगिकता भी है सर, ठीक है ना। एक है मीमांसा, है ना। ये मीमांसा दो फेज में आया। एक है पूर्व मीमांसा, है ना, समझे नहीं समझे, और दूसरा है उत्तर मीमांसा। ये उत्तर मीमांसा को ही दूसरे नाम से पहचानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वेदांत दर्शन, है ना। और पूर्व मीमांसा को कभी-कभी आप देखोगे सारी भाषा में मीमांसा ही कहा जाएगा सर, है ना, समझे। तो लास्ट टू फिलॉसफीज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। दोनों के दोनों थोड़े सिमिलर है, थोड़े अलग है। ये वेदांत दर्शन से ही आदि शंकराचार्य निकल के आए सर, है ना। अभी पढ़ते हैं शंकराचार्य के ऊपर कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम की कहानी क्यों बताते हैं सर, और फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम संप्रदाय के ऊपर भी जाएंगे सर, ओके। छोटा ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक, है ना। शुभम कह रहे हैं तो शुभम स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 5 मिनट का ब्रेक है, क्योंकि वो दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं ना। पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमारा ब्रेक 1 से 2 मिनट का होगा सर। उनका दिन 100 घंटे का है, हमारा दिन 24 घंटे का है सर। तो उस हिसाब से उनका हमारा 1/4 है उनसे सर, ठीक है ना। सो ही स्टे ऑफ 100 आवर्स, है ना, समझे। उनका जो पूरा क्या कह सकते हैं कि एक चक्कर जो रोटेशन का जो कंप्लीट होता है सर, ठीक है। और हमारा जो है वो 24 आवर्स का है सर, है ना। तो ऑलमोस्ट 1/4 ही हो गया ना सर, इसके लिए वी आर एबल टू मैनेज इट आउट सर, क्या
हाँ भाई शुभम, आपका 5 मिनट खत्म हो गया होगा और हमारा क्या कह सकते हैं कि अ, देखो सेल्फ नॉलेज एंड लॉजिकल एनालिसिस आर नॉट सेम सर। ओके, देखो नॉलेज कैन बी अचीव्ड बाय डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज का मतलब ये है कि एक से अधिक प्रकार से आप नॉलेज ले सकते हो। मैंने बताया शब्द के रूप में ले सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हो, प्रमाण के रूप में ले सकते हो सर। सो दिस कैन बी थ्रू द 5 सेंसेस, 5 सेंसेस के थ्रू में, है ना, आपके शरीर के जो 5 सेंसेस है उसके थ्रू, सुन के, बोल के, मतलब टच करके, बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वी विल सी कि इन्फ्रेंस के रूप में, है ना, आप चीजों को खुद एनालिसिस करके, या शब्द के रूप में, है ना, किसी ने बोला है और आपको लग रहा है कि वो सही बोला है, समझे। तो इस दृष्टिकोण से आप कोई भी नॉलेज ले सकते हो, बट ये लेने की बहुत आवश्यकता है, ये नॉलेज गेन करने की बहुत आवश्यकता है, और यही नॉलेज आपको हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जब आप विजडम गेन करोगे, एंड दिस विल लीड टू द सॉल्यूशन इन द मोक्ष। ओके ना। तो ये दर्शन है आपका न्याय दर्शन। अब देखिए न्याय से थोड़ा आगे चलते हैं, और न्याय से थोड़ा आगे जाने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है मीमांसा दर्शन, है ना, समझे। अब मीमांसा का नाम ही होता है रीजनिंग, है ना, कोई भी वस्तु को रीजन आउट करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज मीमांसा, है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि ये मीमांसा पूर्व मीमांसा के रूप में सबसे पहले निकल के आया। तो अभी मैंने आपको बताया कि मीमांसा दर्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना, समझे। वन इज पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा, है ना, एंड विद इन दिस कहां गया सर, समझे, कहीं पे लिखा था ना, मैं सर कहां चला गया, पुरुष प्रकृति दर्शन किधर गया, कहीं पर मैंने लिखा था ना, फर्स्ट पेज पे था। हाँ ये वाला सर, ठीक है, समझा, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल सी कि दिस मीमांसा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली द रीजनिंग पार्ट, जो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दर्शाता है सर। ओके, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर थोड़े वेरिएशंस आए सर, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि ओरिजिनली पूरा का पूरा मीमांसा जो है वो एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट था। रीजनिंग का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो है उसको रीजन आउट कीजिए, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर से ही मीमांसा के दर्शन की ओरिजिन हुई। प्रॉब्लम ये रहा कि मीमांसा को ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिचुअलिस्टिक बना दिया गया इन द पूर्व मीमांसा सिस्टम से, है ना, समझे। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था जैमिनी। जैमिनी ने कहा कि भाई देखिए, हम जो एक संसार में आज की तारीख में चीजें देख रहे हैं, या हम जो संसार में जी रहे हैं, इन सब के पीछे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है गॉड। और बिकॉज गॉड रिस्पॉन्सिबल है ये ब्रह्मांड के और ये संसार के निर्माण के प्रति, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके लिए रिचुअल्स करने चाहिए। द मोर एंड मोर ऑफ रिचुअल्स वी डू, द मोर एंड मोर ऑफ कर्म कांड वी कंडक्ट, ओके ना, दिस विल हेल्प अस इन द लिबरेशन सर, समझे। और इसके कारण वी विल सी कि ये सैक्रिफाइशियल बन गया। सैक्रिफाइशियल होने का मतलब ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर सैक्रिफाइसेस को ज्यादा बढ़ावा दिया गया सर, समझे। अब होता क्या है कि एक साइड के ऊपर मीमांसा दर्शन ये कहता है कि हम तो रिचुअलिस्टिक नहीं है, हम तो रीजनिंग की बात करते हैं, हम तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, हम तो साइंटिफिक थॉट की बात करते हैं, और दूसरे साइड के ऊपर सैक्रिफाइसेस आप करवा रहे हो। अब जितना सैक्रिफाइसेस कराओगे, है ना, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करवाओगे सर, ठीक है, समझे। तो मतलब ये है कि भाई ये तो एक प्रकार की डॉगमा या सुपरस्टिशन के अंदर बिलीव करवाओगे सर, समझे। तो उसके बाद बात की गई कि भाई देखिए, हम ये रिचुअल्स करवा रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है, हमें उसके पीछे का कारण पता होने चाहिए। मतलब इफ यू आर कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ यज्ञ, ये यज्ञ में क्यों किया जाता है, ये यज्ञ के अंदर अलग अलग स्टेप्स क्यों होते हैं, ये यज्ञ करने के बाद और यज्ञ करने के पहले आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा सर, है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जब तक हम लोग को ये पता नहीं होगा, और खाली नाम मात्रा या नेमसेक पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यज्ञ कराएंगे तो वो यज्ञ असफल रहेंगे। मीमांसा believes into conducting sacrifices and rituals, but it also believes that you should know the reason behind why we are conducting it, and something very important. Okay, they believe that it is the sacrifices that will lead to the salvation. It is the sacrifices that will lead to the salvation. Ultimately this will please out the gods, क्योंकि ये वेदिक फिलॉसफी है। कुछ कुछ किताब में ये कहते हैं कि ये गॉड को थोड़ा इंपॉर्टेंस कम देता था, बट इट गिव इंपॉर्टेंस टू गॉड्स, है ना, बट इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द सैक्रिफाइसेस, इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द रिचुअल्स। एक ही इशू था इसके अंदर से, ये कह रहा था कि यू शुड नो व्हाई एंड व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड कंडक्टिंग द रिचुअल्स एंड द सैक्रिफाइसेस दैट वी आर इन्वॉल्वड इन। अगर हमने ये चीज समझ लिया तो देन वी विल सी कि हमको जो ओवरऑल मोक्ष या साल्वेशन है वो मिल जाएगा, समझे। ये पूरा का पूरा दर्शन जो है पूर्व मीमांसा के अंदर आपको मिलता है, समझे। सो एनीथिंग दैट वी क्रिटिकली एनालाइज, कोई भी वस्तु को क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं उसको मीमांसा कहते हैं। मीमांसा का मतलब ये होता है कि वी डू क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस, समझे। एंड वी विल सी कि ये एक ऐसी प्रकार की सिस्टम है जो जैमिनी ऋषि के द्वारा दिया गया था इन बुक कॉल्ड मीमांसा सूत्र, जहां ये वेद को सबसे एटर्नल मानता है, और इनका मानना है कि वेद के अंदर के रिचुअल्स ही हम लोग को हेल्प करेंगे। सो गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू वेदा कंपेयर टू गॉड, giving more importance to, we can say, rituals and sacrifices compared to the bhakti tradition, and we will also see over a period of time it says कि अगर rituals कर भी रहे हो तो ऐसे तैसे रिचुअल्स ना करो कि आपको उसके पीछे का तर्क नहीं पता, उसके पीछे का कारण नहीं पता है। यू शुड नो द रीजन बिहाइंड कंडक्टिंग द रिचुअल्स, व्हाई पोर्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस ऑलवेज रिफ्लेक्टेड द साइंटिफिक थॉट्स ऑफ द सोसाइटी। समझ में आ रहा है? आपको यूपीएससी जब नेक्स्ट टाइम सवाल पूछेगा ना, वो यही पूछेगा, है ना, कि नो डाउट द इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस इवॉल्वड इन द फॉर्म ऑफ डिबेट्स, but it also provided the scientific rationale behind each and every darshan that they performed, है ना, discuss giving examples। तो जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो अपनी पूरी बच जाएगी, क्योंकि इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में आपको या शब्द दर्शन के ऊपर स्पेसिफिक सवाल आएगा तो आपको यही लिखना होगा, समझे नहीं समझे, कि जितने भी दर्शन अभी तक हमने देखे सब में वाई की बात हो रही है। वैशेषिका भी यही कह रहा है कि ये 5 तत्व है या 7 तत्व, 5 + 2 शरीर और बुद्धि को भी इंक्लूड करता है ना, प्लूरलिस्टिक बात करता है, वो ज्ञान की बात करता है। ज्यादातर दर्शन क्या है, ज्ञान मार्गी है, समझे। इसमें भी आप देखोगे कर्मकांड मार्गी है, और कर्मकांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कहता है, क्या कहता है, कि आप उसके पीछे का रैशनल और लॉजिक नहीं समझ पाओगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। सो यू शुड नो द रैशनल बिहाइंड दैट, यू शुड नो द रीजन बिहाइंड दैट, समझे। एंड अगर आपको ये रैशनल और लॉजिक पता है कर्म करने के पीछे, तो आपको मोक्ष मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, है ना, दैट विल नॉट लीड यू टू द मोक्ष, दैट विल नॉट लीड टू द साल्वेशन। देखिए इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन की यही तो खासियत है ना साहब, समझे नहीं समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द एक्सेजेसिस और द एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच नीडेड। आप वैदिक एक्सेजेसिस जो भी कर रहे हो उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से विल सी कि सैक्रिफाइसेस को प्रमोट करने की बात हो रही है, मीमांसा सूत्र लिखा गया और कहा गया कि भाई देखो वेदों के अंदर जो भी सैक्रिफाइसेस उसके पीछे का तर्क है। आप जो कह रहे थे कि कॉम्प्लेक्सिटीज के रूप में विल सी कि वेदों के अंदर आ गई, पर कॉम्प्लेक्सिटीज के पीछे एक तर्क है, इसलिए उसको पूर्व मीमांसा के रूप में कंसीडर किया गया, ओरिजिनली सबसे पहले था इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इनका ये मानना है कि वेदा सबसे इटर्नल है, वेद ही सबसे सुप्रीम है, ठीक है। एंड वी विल सी कि यू कैन अचीव साल्वेशन, यू कैन गो टू हेवन, है ना, यू कैन अचीव द हाईएस्ट मोक्ष अगर आप वेदा के द्वारा जो टीचिंग्स है उसकी जो ड्यूटीज है वो फॉलो करेंगे, उसके वे के थ्रू जो भी यज्ञ और रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस प्रमोट करने हैं वो आपको इसके थ्रू करने चाहिए, ठीक है, समझे। द ओनली इशू इज दैट कि व्हेनेवर यू आर कंडक्टिंग द यज्ञ, यू शुड नो द रीजन बिहाइंड दैट,
तो आज के तारीख में भी इफ यू कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ ना रिचुअलिस्टिक और यज्ञ, तो जो प्रीस्ट होंगे ना, जो पंडित होंगे, वो बेसिकली आपको कारण बताएंगे कि ये स्टेप ये करना है, इसके पीछे का ये है, अब धीरे धीरे करके हम लोग आगे चलेंगे सर, ठीक है, दे विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप्स बिहाइंड दैट सर, क्योंकि जस्टिफिकेशन इज गिवन बिहाइंड एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स, कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे का कारण ये है सर, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये इसके लिए कर रही है क्योंकि एक साइड के ऊपर ये रिचुअल्स को प्रमोट कर रहा है, पर डॉगमा के रूप में नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि देखो तुम्हें उसके पीछे का तर्क पता होना चाहिए, है ना, एक ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम के रूप में आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था मीमांसा का, जो पूर्व मीमांसा के रूप में कंसीडर किया गया, और ये पूर्व मीमांसा वी विल सी कि जैमिनी ऋषि के द्वारा दिया गया सर, क्रिटिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही पूर्व मीमांसा की जब हम लोग आगे बात करेंगे, तो उसमें से ही वी विल सी कि करीबन 5th सेंचुरी के ट्रांजिशन या 4th सेंचुरी के ट्रांजिशन में वी विल सी कि उसमें एक नया मीमांसा ऐड हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर मीमांसा सर, ठीक है। इसी को ही वेदांत के रूप में कहा गया है, या इसी को ही ब्रह्म मीमांसा के रूप में भी कहा गया है सर, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज उत्तर मीमांसा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रह्म मीमांसा सर, ब्रह्म मीमांसा, एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर एज वेल सर, ठीक है। ये क्यों था? तो एक ऋषि थे जिनका नाम था बद्रयान। बद्रयान के लिए ये भी कहते हैं कि वेद व्यास इन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, ये वेद व्यास और बद्रयान एक ही, कोई कहता है अलग अलग थे, डिबेटेबल है, आई एम नॉट गोइंग टू द डिबेट, और खाली मैं बता रहा हूं कि भाई वेद व्यास जी और बद्रयान एक ही है सर, ठीक है। ऐसी एक हिस्टोरिकल डिबेट चलती है, कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि दे वर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट पीरियड्स, समझे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि उत्तर मीमांसा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले पूर्व मीमांसा है जो वेदों को सुप्रीम मानते हैं, है ना, तो ये भी एक प्रकार की थीस्ट सिस्टम थी, आस्तिक सिस्टम थी, गॉड को थोड़ा बहुत इररिलेवेंट कंसीडर करते हैं, है ना, समझे, काइंड ऑफ एथिस्ट भी है, थीज्म एंड एथिज्म का मिक्सचर है। वेदांत दर्शन वेदों को ही मानती है, पर वेदों के यज्ञ की जगह ये कह रही है कि वेदों के ज्ञान का महत्व ज्यादा है। देखिए दोनों वेद से मानते हैं सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोथ बिलीव्स इनटू द वेदास। The issue is that कि when we see the पूर्व मीमांसा, it believes that the yajnas and the rituals that has been prescribed in the Vedas, अगर उसके पीछे का साइंस तुम्हें समझ में आ जाए और उसके पीछे का रैशनल समझ में आ जाए सर, समझे, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बट व्हेन द उत्तर मीमांसा केम इनटू द पिक्चर, उसने कहा कि भाई देखो वेद के अंदर का ज्ञान जो है बहुत जरूरी है ना, जो नॉलेज है बहुत जरूरी है सर, ठीक है, समझे। और ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ठीक रहेगा, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि इसमें साइंस और रैशनैलिटी को फिर पुश किया, और ये ज्ञान मार्ग की बात करता है। ये कहता है कि भाई देखो हमको ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, वेदों में जो ज्ञान है वो सुप्रीम है, और वेद ही हमको सब कुछ सिखाता है, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बद्रयान के द्वारा वेदांत सूत्र नाम की बुक लिखी गई, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं उसको, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि इनका ये मानना है कि ये जो ब्राह्मण जो है वही सुप्रीम बीइंग के रूप में है, क्योंकि वेदों में इसकी बात की गई है, उपनिषद में इनकी बात की गई है, और ब्राह्मण और आत्मन अगर इन दोनों का मिलन हो जाए सर, जिस दिन उस दिन अल्टीमेटली आपको मोक्ष मिल जाएगा, है ना, समझे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस दृष्टिकोण से ब्राह्मण और आत्मन की बातें आपको मिलेगी सर, समझे। और यहाँ से ही बेसिकली डिस्कशन होने शुरू हुए कि ब्राह्मण और आत्मन एक है या ब्राह्मण और आत्मन अलग अलग है सर, समझे। तो ये दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर पीरियड ऑफ टाइम आदि शंकराचार्य आए, जिन्होंने ब्राह्मण और आत्मन की डिबेट के ऊपर अपना दर्शन दिया, और कहने की बात उन्होंने ये बताई कि आप जो चीजें परस्यू कर रहे हो वो सब मिथ्या के रूप में है, व्हाटएवर वी आर सीइंग ओवर हियर इज काइंड ऑफ मिथ, हो गया ना, समझे। ब्राह्मण जो है वो अल्टीमेटली एटर्नल है, अनचेंजिंग है सर, एंड हमें आत्मन का उसको मिलन करवाना है। प्रॉब्लम ये है कि हम सच्चे ज्ञान की तरफ नहीं जा पा रहे। वेद और उपनिषद जितना पढ़ेंगे उतनी ही हमको एनलाइटनमेंट होगी, उतनी ही ज्ञान मार्गी हम बनेंगे, और जितना ज्ञान मार्गी पढ़ेंगे या जितना ज्ञान मार्गी बनने की कोशिश करेंगे उस दिन हमें आत्मन और ब्राह्मण का मिलन मिलेगा, क्योंकि आखिर में तो दोनों एक ही है, ये दोनों के दोनों एक है, और ये दोनों के दोनों एक है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो संसार में हमें चीजें देखने को मिल रही है ना, ये हमको लग रहा है कि ये रियलिटी है, ये रियलिटी नहीं, ये इल्यूजन है सर, समझे। ये एक ऐसा दर्शन है उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन जो ये कह रहा है कि भाई वेदों के अंत के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाम ही है वेदांत, है ना, इट इज कॉल्ड एज द वेदांत, है ना, वेदों का अंत, द एंड ऑफ द वेदास। तो ये आखिर में कंक्लूड ये किया कि इसके पहले जितने भी दार्शनिक हुए, कपिल हो गए हैं, वैशेषिका हो गए हैं, सब ने कहा कि सब कुछ रियल है, उन्होंने कहा कुछ रियल नहीं है। कुछ रियल क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो चीजें देख रहे हैं वो सब मिथ्या के रूप में, हमारा ज्ञान नहीं है, इसलिए हमको लग रहा है कि ये सच्चाई है। वेरस हमको जिस दिन ज्ञान अचीव होगा ना उस दिन समझ में आएगा ये सब मिथ्या था सर, है ना, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सर, है ना, आईएएस ब्यूरोक्रेसी सर, रिजाइन कर दो सर। कल एक आईएएस ने रिजाइन किया, आपने देखा होगा सर, ठीक है, एक्टर भी है वो, रिजाइन कर दिया, एनलाइटनमेंट है ना। तो ये कहाँ जा रहा है सर, समझे नहीं, समझे। इट्स बेटर कि मेरे को जहाँ जाना है सर वहाँ जाएंगे, समझे नहीं, समझे। अच्छा हुआ सर, ऐसे भी वो जॉब रेगुलर कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ डिफरेंट असाइनमेंट्स, ओके। सरकार कंपलसरी रिटायर करे उससे पहले खुद ही रिजाइन कर दो सर, आजकल तो सरकार बहुत बिगड़ी हुई है सर, है ना, समझे, है ना। तो बहुत सारे लोगों को रिजाइन करवाया, बोले तुम छुट्टी पे जाओ या तुम रिजाइन करो, हम तुमको निकाले, तुम डिसाइड करो क्या करना है तुम्हें, कंपलसरी रिटायरमेंट दे देंगे तुमको सर, समझे नहीं, ठीक है ना। देखो सरकार में है ना, आप जाओगे ना तब तक तो पूरा प्राइवेट वाला खेल हो जाएगा, है ना, परफॉर्म और रिटायर, परफॉर्म और रिजाइन, ये कब तक ये सरकारी जमाई बन के है ना, 60-70 लाख 2 लाख रुपए की तनख्वाह लेते रहो सर, ऊपर जितना जाओगे उतना, आओ बैठो चिल मारो सर, नहीं नथिंग डूइंग सर, ओके। परफॉर्म नहीं कर रहे हो, करो यहाँ से सर, समझ में आ गई आपको। तो बाय द टाइम यू विल गो इनटू सर्विसेज ना, अगले 2-3-4 साल में, तब तक तो और चीजें टाइट हो गई होगी, समझे नहीं, और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से सर। मतलब देखो परफॉर्म करो ना सर, ओके। देखो यू हियर फॉर डिलीवरिंग थिंग्स अराउंड ना, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन है, आपके ऊपर बोझा है लोगों के वेलफेयर का, बहुत सारी चीजों को डिलीवर करने का, टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करवाने का। आप उसकी जगह वो स्टेडियम में कुत्ता लेके घूमने जाओगे और स्टेडियम खाली, ऐसा थोड़ी चलता है सर, समझ समझ में आ गई नहीं आपको, हु लेट्स द डॉग्स आउट सर, ओके। और वो जमाना चला गया सर ब्रिटिश एज का सर, समझो, ये रॉयल एंट्री वॉलंटरी सब बंद हो जाएगा, आपको लग रहा है क्या? मतलब अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, खाली रॉयल एंट्री करते रहे, उस दिन सरकार घर पे बिठा देगी आपको, तो निकलो, है ना, समझ। तो खैर चलिए लेकिन बात ओके। तो आदि शंकराचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो संसार आपको देखने को मिल रही है ये मिथ्या के रूप में, ज्ञान जो है वही एक्चुअली सबसे बड़ी वास्तविकता है, और जिस दिन ज्ञान अचीव होगा ना उस दिन आत्मा और ब्राह्मण का मिलन हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट वेयर द ब्राह्मण रिसाइड्स बिकॉज़ वी हैव लैक ऑफ नॉलेज। हमको लग रहा है कि यही सच्चाई है सर, समझ में आया कि नहीं आपको? कोई आपके साथ सेल्फी खींच के टैग कर देता है तो आपको लगता है यही सच्चाई है, सच्चाई नहीं, वो खाली फोटो खींचा है उसने, आगे आपको ध्यान की जरूरत नहीं है सर, तो लग रहा है कि नहीं यही सच्चाई है, वो मिथ्या है बाबा, समझ में आया कि नहीं आपको? फिर दूसरे दिन आपने देखा कि किसी और के साथ उनका सेल्फी आया, तब आपको पता चला कि यार मेरा दिल टूट गया। अरे भाई वो तो पहले ही आपको पता चलना चाहिए था कि मिथ्या था वो सब, समझ में आया कि नहीं आया ना, वास्तविकता कुछ और है सर। तो इसके लिए शंकर ने कहा कि देखो जिस दिन ज्ञान का एहसास होगा ना उस दिन आपको समझ में आएगा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म कहाँ रहता है। मतलब उन्होंने एक एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग दिया। एक बार एक व्यक्ति रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में चल रहे हैं तो उनको बड़ी सी
4-5-6 फीट की लेंथ की एक वस्तु सिलिंड्रिकल आकार में दिख गई रास्ते में, और वो चलते-चलते जा रहे हैं तो उनको लगा सांप है सर, अंधेरा का टाइम था सर, और बड़े घबरा गए सर। फिर इनमें से कोई एक व्यक्ति उनके साथ था, उसने कहा कि रुको एक बार देखते हैं आगे जाने से पहले। तो टॉर्च थी उनके हाथ में, मशाल थी, टॉर्च थी। तो उन्होंने मशाल जलाई और फिर थोड़ी उसके ऊपर प्रकाश डाला तो पता चला कि भाई यह तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट काइंड ऑफ अ स्नेक दैट वाज़ ओवर हियर सर, ओके। सो द मोमेंट यू रियलाइज़ कि इट इज़ अ पीस ऑफ अ रोप रेदर देन अ स्नेक, वो कैसे रियलाइज़ वो ज्ञान के थ्रू आपने प्रकाश डाला। तो अल्टीमेटली आपको ज्ञान लेना है सर, जितना ज्ञान की तरफ जाओगे उतना ही आपको हेल्प करेगी सर चीज़ें। और जिस दिन आपको हाईएस्ट नॉलेज मिल गया, उस दिन आत्मा और ब्राह्मण एक ही है, ये आपको एहसास होगा सर, है ना? क्योंकि ब्रह्म कण-कण में बसता है, ब्रह्म हम सब में है सर, है ना? हम ब्रह्मास्मि क्यों कहते हैं सर? हम ब्रह्मास्मि का कॉन्टेक्स्ट ही ये है सर, है ना? कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मेरे में बसता है सर, है ना? समझे? अगर हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मेरे में बसते हैं तो फिर मुझे क्यों एहसास नहीं हो रहा है? व्हाई गॉड इज एक्जिस्टिंग इन ईच एंड एवरीवन, एवरीवन इज डिवाइन। व्हेन एवरीवन इज डिवाइन बेसिकली तो ये तो एक ही हो गए, ये अलग-अलग है ही नहीं। इसके लिए उसको कहा गया है अद्वैतवाद सर, है ना? समझे नहीं समझे? तो इट इज मोनिस्टिक इन नेचर, मोनिज्म कहा गया सर, है ना? समझे? और ये डिफरेंशिएशन आत्म ब्रह्मन का तभी होगा, बाकी तो आपको मिथ्या ही देखने को मिलता रहेगा सर, है ना? तो इसके लिए शंकर ने क्या कहा? जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। कि संसार में जो भी चीजें हमको देखने को मिल रही है, वो क्या है सर? है ना? मिथ्या के रूप में है। ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। द डे विल रियलाइज कि वी हैव टू अचीव, वी हैव टू रीच द सुप्रीम ब्रह्मन, है ना? सुप्रीम बीइंग कॉन्शियसनेस के रूप में, तो हम सब कुछ छोड़ देंगे सर, है ना? समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि ये वननेस की बात करेंगे, मोनिस्टिक की बात करेंगे सर, है ना? समझे? ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि शंकराचार्य ज्ञान मार्ग की बात ज्यादा करते हैं सर, है ना? समझे? रेदर देन कर्म कांड करना, रिचुअलिस्टिक करना, सैक्रिफाइसेस करना सर, ठीक है? एंड फिर इसमें शंकराचार्य के वेदांत दर्शन के बाद उसके ऊपर एक डिबेट छिड़ गई कि क्या आत्मा और ब्रह्मन एक है और आत्मा और ब्रह्मन अलग-अलग है। किसी ने कहा कि नहीं, आत्मा और ब्रह्मन एक है पर दिखते हैं अलग-अलग, है ना? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो वेदांत की फिर शाखाएं निकल के आई, है ना? उसके ब्रांचेस निकल के आए। तो शंकर ने जब आत्मा और ब्रह्मन को एक कहा था, बेसिकली इसके लिए अद्वैतवाद के रूप में कंसीडर किया गया, इसको मोनिज्म के रूप में कंसीडर किया गया और कहा गया कि भाई जो जीवात्मा और परमात्मा एक है, जीवात्मा और परमात्मा मतलब जो हम है और प्रभु है, ईश्वर है, गॉड है, वो एक है, इसलिए वो एक ही है, तो फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्म को अचीव करना बहुत टफ है सर। क्यों टफ है? क्योंकि ज्ञान हम अधूरा लेते हैं या ज्ञान लेते नहीं है, और ज्ञान ना होने के कारण हम इल्यूजन में पूरे जीते रहते हैं। उनका ये भी मानना है कि पूरी दुनिया इल्यूजन में है, द वर्ल्ड इज ऑल इल्यूजन नेचर। इनफैक्ट काफी लोग शंकराचार्य की क्रिटिसिज्म करते हुए क्रिप्टो बुद्धिस्ट थे। क्रिप्टो बुद्धिस्ट होने का मतलब समझ में आ रहा है सर, है ना? क्योंकि ये तो नागार्जुन का दर्शन भी था, है ना? नागार्जुन ने भी यही कहा था कि एवरीथिंग इज इल्यूजन, है ना? व्यावहारिक दर्शन आप देखिए, व्यावहारिक ऋषि न समझ नहीं समझे। बट कोई ये वेस्टर्न ऑथर्स को बताए, मार्क्सिस्ट ऑथर्स को, कि भाई बुद्धा भी मूलतः से उपनिषद से निकल के आए। समझ नहीं समझे? शंकर मूलतः से जो प्रीच कर रहे हो तो उपनिषदिक थॉट को प्रीच कर रहे हैं ना सर, आदि शंकराचार्य। समझ नहीं समझे? नहीं होगा, ओके। तो शंकराचार्य का वेदांत जो है, समझ नहीं समझे? इट इज एन आउटकम ऑफ द उपनिषदिक थॉट, बुद्धा's दर्शन इज आल्सो एन आउटकम ऑफ द उपनिषदिक थॉट। गेटिंग इट? सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, है ना? मतलब घुमा फिरा के तो एक ही है ना उनका जो ओरिजिन है। तो ज्ञान की बात करते हैं, आत्म ब्रह्म को एक कहता है। इनके बाद इनके शिष्य आए, मतलब शंकराचार्य 9th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 11th सेंचुरी के ट्रांजिशन में आए रामानुजाचार्य। उन्होंने कहा कि आत्मन और ब्राह्मण एक दिखते हैं, एक है पर कभी-कभी अलग दिख जाते हैं। तो ये क्या बोल रहे हो सर, है ना? बोले कभी-कभी ऐसा होगा कि माटी का घड़ा और माटी अलग-अलग दिखेगी, पर माटी के घड़े की अस्तित्व माटी के बिना अधूरी है। At many times you can differentiate between a clay and a clay pot, but the existence of clay pot cannot be there if there is no existence of clay. इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ माटी जो है, जो क्ले है, इट इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ पॉट, इट इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन द पॉट इन अ फॉर्म ऑफ अ कप, इट इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ कुकर और मेनी थिंग्स। तो ब्रह्म जो है वो अलग-अलग वस्तुओं में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है और वो अलग-अलग आकार में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। वो है तो एक ही, पर विशिष्ट रूप से है सर, हमें समझ में आया कि नहीं आपको? इसके लिए कहा गया विशिष्ट अद्वैत। और यहाँ ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म वी विल सी कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। शंकराचार्य ने कहा कि बाकी सब कुछ इल्यूजन है, ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी। इन्होंने कहा कि ब्रह्म भी रियलिटी है और ब्रह्म ने ही हमको सब कुछ बनाया है, ये संसार को बनाया है, तो ये संसार भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। शंकराचार्य ने क्या कहा था कि इल्यूजन यूनिवर्स इज एवरीवेयर इल्यूजनरी इन नेचर, है ना? जगत ब्रह्म, है ना? ये जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी। व्हेयरएस ये कह रहे हैं कि इवन यूनिवर्स इज आल्सो रियल बिकॉज़ ब्रह्म हैज मेड इट आउट। ब्रह्म हैज मेड इट आउट और द ब्रह्मन हैज सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने ये संसार का स्थापना किया है। वो कण-कण में बसते हैं, अलग-अलग आकार में बसते हैं, अलग-अलग रूप रंग में बसते हैं, आखिर में एक ही है। तो किसी ने पूछा कि किसने बनाया है? आप कह रहे हो कि संसार की उत्पत्ति ब्रह्मन ने किया है, भगवान ने किया है, किसने? तो कहते हैं विष्णु जी ने बनाया है। ये कोई और नहीं, रामानुजाचार्य थे। तो रामानुजाचार्य का ये मानना है कि इट इज द गॉड विष्णु, है ना? हु हैज क्रिएटेड दिस whole universe, and after creating this whole universe he's manifesting himself in different forms. Ultimately he is living everywhere, he is living in each and every shape that we see over here, but ultimately they are one, but they can be differentiated. इसके लिए विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड मोनिज्म कहा गया। ब्राह्मण की क्वालिटी है, ब्राह्मण को अलग अलग तरह से क्वालिफाई किया जा सकता है। और संसार जो है वो रियलिटी में क्योंकि ब्राह्मण नहीं बनाया, ब्राह्मण ने बनाया है संसार, तो हम उसको क्यों मिथ्या के रूप में कहते हैं? वो तो भगवान की बात करते हैं। शंकराचार्य ने कभी ब्रह्म कौन उसकी बात नहीं की। आदि शंकराचार्य की खासियत ये है सर, ठीक है, समझे? वो कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म नेवर एग्जिस्ट, मतलब ब्रह्म डज नॉट हैव एनी एट्रिब्यूट्स, ही इज एवरीवेयर बट वी कैन नॉट गिव एनी एट्रिब्यूट टू इट बिकॉज़ द थिंग्स दैट वी सी आर इन इल्यूजन। जो दिखता है वो तो इल्यूजन में है सर, ठीक है? इसलिए निराकार ब्रह्म की इंडायरेक्टली बात करेंगे। निराकार इस बेसिकली कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है सर, ठीक है ना? समझ समझिए। अब सुधांशु ने जो सवाल पूछा उसकी व्याख्या दे देता हूँ। रामानुजाचार्य तक आ जाते ब्रह्म को गॉड बन गया था। ब्रह्म या ब्राह्मण जिसे कहते हैं, आत्मन और ब्राह्मण में, अब वो गॉड बन गए थे, अब वो विष्णु जी बन गए थे। अगर आप मेरे को उपनिषद में पूछोगे तो उपनिषद में ओपन एंडेड है, हु इज ब्राह्मण एज पर द उपनिषद। नेवर एवर उपनिषद टॉक्स अबाउट कि ब्राह्मण इज इक्वल टू गॉड, ब्राह्मण इज इक्वल टू दिस गॉड, ब्राह्मण इज इक्वल टू दैट गॉड। फिलॉसफी तो उपनिषद से आई है ना, ब्राह्मण कौन है, ब्रह्म कौन है, ठीक है? ब्राह्मण या देखो लिखा जाता है ब्राह्मण, BRHMN, मतलब वो वर्ण नहीं हो जाती नहीं है, ब्राह्मण का मतलब होता है सुप्रीम बीइंग। रामानुजाचार्य क्यों ये कहते थे? क्योंकि वो भक्ति मूवमेंट के समय के लोग, हम पढ़ेंगे कल के क्लास के अंदर नैनारो की और की भक्ति से। उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखो संसार को भगवान ने बनाया, ब्रह्म ने बनाया। ब्रह्म कौन है? विष्णु है। संसार में जो भी चीज कर रहे हो सब विष्णु जी कर रहे हैं। विष्णु और हम एक ही, हम कण-कण में विष्णु बसते हैं। अल्टीमेटली इसके लिए विशिष्ट अद्वैत है। समझ गए? गेटिंग पॉइंट, ओके। अब शब्द देखिए यहाँ मोनिज्म आ रहा है ना कि मोनोथीज्म आ रहा है। मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर बताया था कि मोनोथीज्म इज अ वेरी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल टू द इंडिक फिलॉसफिकल सिस्टम। मोनोथीज्म विल कम इन द मिडिवल एरा, जब हम लोग सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे, सिखी मूवमेंट पढ़ेंगे, है ना? सिखिज्म के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। मोनोथीज्म इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस पीरियड, है ना? मतलब इस दौर में आपको नहीं मिलता है। अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट? ये चीज हमको क्लियर हो जानी चाहिए सर। तो कहानी ये हुई कि दो दर्शन आए सर, है ना? एक दर्शन आया
वी विल सी कि जो अद्वैत एक ने कहा विशिष्ट अद्वैत, इसमें तीसरा है, उन्होंने कहा कि नहीं आत्मा और ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकते, ब्राह्मण ने सब कुछ बनाया है, हमारा सर्जन किया है, गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, हाउ कैन दे कैन बी वन, ही इज सुपीरियर, है ना, मालिक और नौकर जैसा संबंध है, ये मालिक तेरे बंदे हम सर, समझे नहीं समझा है ना, और मालिक और बंदे जैसा संबंध है, राजा और सेवक जैसा संबंध है, तो फिर हम कैसे एक हो गए, हम एक है ही नहीं, हम अलग अलग है, वो अलग है, हम अलग है, हमारी अस्तित्व अलग है, हमारी अस्तित्व उनसे है, ही हैज क्रिएटेड अस ना, विष्णु जी हैज क्रिएटेड अस, दे कैन नेवर बी वन, इफ विष्णु हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड तो देन वी शुड वर्शिप विष्णु, द्वैत दो अलग अलग है, ये भी अलग ये भी अलग, द्वैत इज टू, दो ड्यूअलिस्टिक, देखिए शब्द द्वैत आपको आगे संख्या में भी मिला, पर संख्या में आत्मन ब्राह्मण की बात नहीं, उसमें पुरुष प्रकृति दो तत्व थे, इसके लिए उसको द्वैत कहा गया, यहाँ आत्मन ब्राह्मण दो है, इसके लिए हमको यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। अरे पूरी की पूरी दर्शन इंडियन फिलोसफी ये है कि इट इज एथिस्टिक इन नेचर बट इट बिलीव्स इन वेदा, एथिस्टिक का मतलब वो गॉड में नहीं मानती है सर, है ना, पर वो वेदों में तो मानती है, इसलिए उसको आस्तिक कहते हैं। अभी अमित ये क्लास के शुरुआत होने से पहले मैंने बताया कि ट्राई टू लर्न द डिफरेंसेस बिटवीन आस्तिक एंड द एथिस्ट, एथिस्ट इज अ वेस्टर्न कनोटेशन, इट इज नेवर अप्लाइड टू द इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, एथिस्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, आस्तिक इज अ पर्सन जो बेसिकली वेद में मानता था, एथिस्ट की आज की परिभाषा नास्तिक के साथ बोल दी गई है सर, समझे नहीं समझे, बोले ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक है, बेसिकली इंडियन फिलोसफी में ऐसा है कि जो वेद में मानता है पर गॉड में नहीं मानता, उसको उसके बावजूद भी उसको आस्तिक कहते हैं। सांख्य वैशेषिक न्याय भी कुछ हद तक बेसिकली आपको भगवान में नहीं मानते तो भी वो आस्तिक है, वो थीस्टिक बेसिकली गॉड के अंदर नहीं मानती, उसके बावजूद वेदों में तो मानती है ना, बिलीफ इन वेदा इज मोर सुपीरियर देन द बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन वेदा इज मोर सुपीरियर, वेदा में कैसे क्योंकि उसमें से तो डिराइव हुई है, उपनिषद से रीजनिंग दिया, उपनिषद से रिचुअल्स मिले, मतलब वेदों से ही उपनिषद मिले, वेदों से ही रिचुअल्स मिले, वो अपने आप को एट्रीब्यूट करते हैं कि हमारा ओरिजिन वेद से हुआ है, उपनिषद से मेडिटेशन सीखा, इट वाज उपनिषद दैट टॉट द आइडिया ऑफ मेडिटेशन, है ना, समझे। एथिज्म इन द प्रेजेंट डे इज एक्चुअली जनरलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ नास्तिक, नास्तिक इज समथिंग फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच डज नॉट बिलीव इन द वेदास, आज हम लोग कहते हैं कि ये बंदा नास्तिक है क्योंकि भगवान को नहीं मानता, इन एंशिएंट इंडिया किसी को नास्तिक कहते थे कि जो वेद के दर्शन को नहीं मानता, वैदिक पीरियड में एक वर्ग ऐसा था या इंडियन फिलोसफी में एक वर्ग ऐसा था जिनको आस्तिक कहा गया है, पर तो भी वो भगवान को नहीं मानते थे, ये आगे के जितने दर्शन बताया ना मैंने आपको जर्मनी से लेके सबके सब ज्यादातर हमको देखने को मिलते हैं कि वो वेदों में बिलीव रखते हैं क्योंकि वेद से ही डिराइव हुई उनकी फिलोसफी, पर गॉड को नहीं मानते। अब क्या वेद में गॉड थे कि नहीं थे तो वो भी डिबेटेबल है, पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो वेदों के ज्ञान, वेदों के कर्मकांड, वेदों की फिलोसफी को पकड़ते हुए अपने दर्शन देने की कोशिश करेंगे, कुछ कुछ गॉड को मानेंगे बहुत बाद में, जैसे वैशेषिक और न्याय के बारे में बताया कि बिलीव इन गॉड अलग तरह से वो मानता है, तो हुआ क्या समझिए ना, डिफरेंशिएट करना सीख जाइए सर, समझिए वही तो बताया, मोनिथम इज वेरी डिफरेंट मोनोथीज्म से, मोनिज्म में एकात्मवाद की बात की गई है, एकात्म का मतलब है कि आत्मा और ब्राह्मण एक है, ब्राह्मण कौन है कोई डेफिनेशन नहीं दी, मोनोथीज्म का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, ईश्वर एक है, यहाँ ब्रह्म कौन है वो पता ही नहीं है, ब्रह्म ईश्वर के रूप में है या ईश्वर से बड़े है वो भी नहीं पता है, उपनिषद तो ओपन करके रखा है, आप पढ़िए पुराने क्लासेस के अंदर वैदिक पीरियड में समझाया हुआ है, उसके ऊपर 1 घंटा में डिस्कशन किया था, व्हाट इज मोनो, वर्षा ने जब डाउट पूछा था तो मैंने कहा था कि मैं फिलोसफी में आऊंगा तब ये इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम सर, वर्षा वाज द वन जिन्होंने सवाल पूछा, बोले सर ये कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एक है एकात्मवाद और एक है एक ईश्वरवाद, एकात्मवाद मोनोइस्टिक है ना, अद्वैतवाद जिसे हम लोग कहते हैं, मोनोइज्म इज अद्वैतवाद है ना, अद्वैत टूटा नहीं है कोई, सब एक है, और एक है एक ईश्वरवाद, अद्वैत में ईश्वर कौन है ब्राह्मण कौन है वो नहीं पता, शंकराचार्य के हिसाब से, रामानुजाचार्य के रूप में अद्वैत है, वो एक ईश्वर नहीं कहते पर वो अद्वैत में कहते हैं कि विष्णु इज द अद्वैत, विष्णु और हम एक है। जब माधवाचार्य आए तीसरे दर्शन के रूप में जो वेदांत दर्शन को आगे चलाएंगे और कहेंगे कि विष्णु जी ने हमको बनाया है, मालिक और नौकर का संबंध है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं, उन्होंने हमको बनाया, वो हमारे अंदर कैसे हो सकते हैं, हमारी कर्तव्य हम उनकी सेवा करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, समझे नहीं समझे, हम उनकी भक्ति करेंगे। तो ग्रेजुअल सेंस में क्या हुआ कि यहाँ से ये वेदांत दर्शन तक आते आते है ना, 9th 10th सेंचुरी के बाद डिस्कशन हुए, डिबेट्स हुए, फिर भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो होता क्या है कि इन द टाइम विच इज ट्रांजिशनिंग, तो वहाँ से फिर ग्रेजुअल सेंस में भक्ति मूवमेंट निकल के आएंगे, और वो अर्ली भक्ति मूवमेंट भारत के अलग अलग विस्तारों में मिलेंगे। तो अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट, फिलॉसफी समझ में आई कि नहीं है, तो फिलॉसफी के ट्रेडिशंस हमको पता होने चाहिए कि हाउ द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस इमर्ज एंड व्हाई दे बिलीव इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, critically analyze or highlight the scientific propositions preached by the Shabda Darshans or the 6 schools of Indian philosophies, scientific elements। तो ये 6 के 6 दर्शन में फिर लिखना पड़ेगा कि कहाँ साइंटिफिक रैशनैलिटी की बात की गई है, कहाँ ज्ञान मार्ग की बात की गई है, कर्म कांड में भी ज्ञान की बात की गई है, कर्म कांड में भी कारण दिया गया है, एक्सट्रैक्शन आना चाहिए आपको, देखो क्रक्स बता दिया मैंने आपको, 6 की 6 सबकी सब साइंस आधारित है, भगवान को भी मानती है पर भगवान में भी कारण दिखता है, कर्म कांड में भी कारण ढूंढ रहा है, वैशेषिका में भी आप देखोगे तो पंच तत्व, पंच के बाद 2 है सर, वेदों को इंटरप्रेट कर रहे हैं पर डॉगमेटिक नहीं है, ब्लाइंड सुपरस्टिशन को प्रीच नहीं करते, रिचुअल्स भी करवा रहे हैं तो भी कह रहे हैं कि कारण ढूंढो, क्यों रिचुअल करवा रहे हैं, समझे, पुरुष प्रकृति भगवान को बोले साइलेंट कर दो, मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है। योग ने क्या कहा पतंजलि ने, बिलीव करोगे तो फायदा है, नहीं करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, बिलीव करोगे तो इट विल हेल्प यू टू चैनलाइज योर एनर्जी, है ना, यू अपने इष्ट देव का नाम दो, देन यू डू मेडिटेशन, तो आपको और पॉजिटिविटी आएगी, नहीं मानते हो तो भी चलेगा, तो भी चैनल, क्योंकि वो जो 8 बेसिकली आपके स्टेप्स है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सर, समझे, यस दे बिलीव इन रीबर्थ, दे बिलीव इन रीबर्थ, क्योंकि साइकिल ऑफ मोक्ष तभी होगी ना सर, लाइफ एंड डेथ की साइकिल चलती रहेगी, तो लाइफ होगी डेथ होगी फिर आपका साइकिल चलता रहेगा, मोक्ष तो तब मिलेगा ना जब आपके सोल को लिबरेशन मिलता है ना, तो बेसिकली रीबर्थ के कांसेप्ट ही निकालने के लिए तो आपको दिया गया है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे सर, तो अब इसको लेके भी विल सी कि पूरी पूरी मोक्ष का सिद्धांत ही है ना कि मोक्ष क्यों चाहिए आपको ना, लोग कहते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुअल सेंस में आया कि नहीं काशी में मृत्यु होगी तो मोक्ष मिलेगा, लेटर पीरियड में पहले तो ये था कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष मिलेगा, मिडिवल तक आते आते विल सी कहा गया कि मोक्ष कहाँ मिलेगा, बोले काशी में मरा था तो मोक्ष मिलेगा, आज की तारीख में भी आपको देखने को मिलता है कि पीपल बिलीव, सो अपने जीवन के आखिर के समय में लोग काशी में जाके रहते हैं, देयर सैनिटोरियम्स ओवर देयर सर, बनारस में आश्रम है, वहाँ पीपल स्पेंड द लास्ट फेज, और वहाँ वो लिख के जाते हैं आश्रम के ट्रस्टीज को कि भाई हमारी मृत्यु यहाँ था, हमारा अलविदा यहाँ पे दीजिएगा घाट के ऊपर मणिकर्णिका का घाट ना, समझे नहीं समझे, कि भाई हमको मोक्ष मिल जाएगा, बड़ी पवित्र जगह है, वो बाद में आया ना, समझे नहीं समझे, वो बाद में आपको मिलता है, उसके पीछे का दर्शन है, इसके पीछे की फिलॉसफी है, लोग मानते हैं, समझे नहीं, समाधि is the stage where your soul gets liberated, your body will be there,
समाधि का मतलब क्या है? लोग समाधि में जाते हैं सर, बैठे रहते हैं, आपको लगेगा कि शरीर बैठा हुआ है, अंदर की आत्मा गायब है। ये बोधि आपको तिब्बत में और लद्दाख में, आपको पहाड़ों में आपको बहुत सारे ऐसे महात्मा लोग मिलेंगे सर। देखो तो तस्वीर समाधि सर, खाली शरीर है और कुछ नहीं है, सोल लिबरेट हो गया। यूं करके ध्यान में बैठे थे, बोले कब से बैठे हो? 2 साल से बैठे हो, अंदर कुछ है ही नहीं, समाधि ले ली है सर। तो समाधि इज वेरी डिफरेंट सर, मतलब समाधि विल लीड टू द मोक्ष, समझे? मतलब फिलॉसफिकल हम तो क्या है कि इसमें से क्रक्स निकाले कि क्वेश्चन आएंगे हमको लिखने हैं सर। देखिए द होल स्कूल, मैंने बताया तो सही, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमंस। एक व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए? तो धर्मशास्त्र इज प्रोपोगेटेड कि थोड़ा सांसारिक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इकोनॉमी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए चाहिए, ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए, प्रोजेनिस क्रिएट करनी है, सेंसुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जनरेशन को आपको क्रिएट करना है, और फिर अल्टीमेटली आपको कहां जाना है? मोक्ष की तरफ जाना है। तो व्हेन यू आर सपोज्ड टू गो टुवर्ड्स मोक्ष, कैसे करोगे मोक्ष? तो किसी का ज्ञान मार्ग से, रिचुअल से, योग मार्ग से, है ना, धर्म मार्ग से, भक्ति मार्ग से। भक्ति बाद में आएगा, भक्ति तो बहुत बाद में आया है ना। मोक्ष का रास्ता लिबरेटिंग योर सोल, अल्टीमेटली सोल ही है, आत्मा को ही लिबरेट करवाना है। घुमा फिरा के जितने भी दर्शन देखोगे ना इंडिया के अंदर, तो इसी की बात करेंगे, दे विल बी टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि कैसे लिबरेट कराओ, कैसे लिबरेट कराओ, ऐसे करेंगे, है ना, अंडरस्टूड। तो देन फिर ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन, उपनिषद से, उपनिषद ने कुछ और बताया, फिर आस्तिक और नास्तिक दर्शन का शुरुआत हुआ। तो आपको मेन कंटेक्स्ट समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ से जो सवाल आपको दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, तो तांत्रिक माध्यम तो मैंने डिस्कस कर दिया है शायद। वेदांत के ऊपर एक बार आया था, शंकराचार्य के ऊपर आया था, है ना, भक्तिवाद के ऊपर आपको पूछा गया था। शंकराचार्य के ऊपर से बहुत बड़ा है, बाकी किसी से नहीं आया। तो कल हम लोग शंकराचार्य के ऊपर जाएंगे, अर्ली भक्ति मूवमेंट के ऊपर चले जाएंगे सर, है ना, समझे है ना। जैसे पूछा गया कि शंकराचार्य ब्रॉट अ सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एंड फिलॉसफीज, डिस्कस एंड एनालाइज द हिस्टोरिकल स्टेटमेंट ऑफ हिज लाइफ एंड थॉट। बड़ा ओपन एंडेड सवाल है, ठीक है। उन्होंने विचारों को और फिलॉसफीज को सबको इकट्ठा कर दिया सर, कट एट द वेरी रूट ऑफ भक्तिवाद सर, है ना। शंकर की अद्वैत सिद्धांत ने भक्तिवाद की जड़ों को ही काट दिया, है ना। क्योंकि भक्ति में क्या कहते हैं, यू कनेक्ट योरसेल्फ टू गॉड, आकार भक्ति, निराकार भक्ति, समझे। और शंकर ने आके कहा कि नहीं, भक्ति करनी नहीं है, ज्ञान की तरफ जाओ। भक्ति में तो क्या है कि यू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। व्हाट डू मीन बाय द टर्म भक्ति? भक्ति का मतलब है कि इष्ट देव है, उनकी पूजा करते हो, आप सरेंडर करते हो अपने आप को, डिवोशनली पूरा अटैच हो जाते हो, उसी को भक्ति कहते हैं। कल पढ़ेंगे, भज 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 इज द रूट वर्ड। शंकर ने कहा, किसने कहा करने की जरूरत है? किसने कहा? बट डू यू एग्री और नॉट? नो, शंकर नेवर सेड दैट ही वांटेड टू कट द रूट ऑफ भक्ति। ही सेड कि दिस इज एन अल्टरनेटिव टू द भक्ति ट्रैक, क्योंकि शंकराचार्य तब एग्जिस्ट करते थे, अब अलवर नंदा राज थे। नॉट एवरीवन विल बी एबल टू रीच और टू द गोल ऑफ हायर नॉलेज। क्या तुम्हें लग रहा है कि हर एक व्यक्ति ये ज्ञान मार्गी बन सकता है? क्या तुम्हें लग रहा है कि हर एक व्यक्ति उपनिषदिक दर्शन से भी सीख के अपने आप से ही, है ना, ज्ञान की तरफ जा सकता है? नॉट पॉसिबल ना सर। So it was never intended to cut the root of Bhaktivad. If it was intended to cut the roots, the Bhakti movement would not have flourished and survived. In fact, शंकराचार्य के बाद immediately उनके ही शिष्य, मतलब उनके दर्शन से बिलोंग करने वाले रामानुजाचार्य भक्ति को ही प्रपोनेंट करते हैं विद द ज्ञान मार्ग। विशिष्ट अद्वैत इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान मार्ग अलॉन्ग विद भक्ति, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विष्णु को भी पूजो, साथों के साथ ज्ञान की तरफ जाओ। तो ज्ञान और भक्ति का मिक्सचर करवा दिया। अगर कट कर रहे होते तो वो आगे सर्वाइव ना करता भक्ति। समझ में आया कि नहीं? वो बड़ी ओपन एंडेड है, थोड़ा डिस्कस करेंगे सर। डू एग्री, जानबूझ के पूछ दिया। अरे उसके बाद तो फिर पूरा भक्ति मूवमेंट वीडियो लेकर में। अच्छा, आदि शंकराचार्य ज्ञान भक्ति की बात कर रहे थे, ज्ञान की बात कर रहे थे, इनडायरेक्टली उन्होंने मठों की स्थापना की। उन्होंने गीता भाष्य लिखा, वेदांत सार लिखा, दशनामी अखाड़ों की स्थापना की, संस्थाएं बनाए। तो ऐसा नहीं था कि वो भक्ति के अगेंस्ट में थे। उन्होंने ये कहा कि ज्ञान की तरफ जाओ सर, वो आपको रास्ता दिखा। इसके लिए जानबूझ के डू एग्री, है ना। द फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य रिवॉल्यूशनाइज्ड द रिलीजियस थॉट्स इन इंडिया। या डेफिनेटली असेस द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को आपको स्टेटमेंट को असेस करना है, क्या सच्ची में रिवॉल्यूशनाइज किया? क्योंकि लोगों के अंदर वी विल सी कि जिस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा था, जो वैक्यूम हो रहा था, तांत्रिज्म की तरफ समाज चला गया था, बाहर निकाला ना, अद्वैतवाद की तरफ लेके आए, और फिर उनके ही शिष्य थे द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, है ना, अलग अलग रास्ते निकाल के लेके आए। तो शंकराचार्य के ऊपर ज्यादातर सवाल आए, तो उनके ऊपर ही हम लोग देखेंगे। थोड़ा एक जनरलाइज सवाल मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कल खत्म कर देंगे, कल भक्ति मूवमेंट खत्म होता है, तो मेरे को लगा आज हो जाएगा, बट एज ऑलवेज सर, पहली बैच में 67 क्लासेस इनटू 2 आवर्स हुआ था। 67 इनटू 2 आवर्स का मतलब कितना होगा सर, है ना, समझिए। तो दैट वाज अराउंड 134 आवर्स ऑफ एंशिएंट। इस बैच में 63 इनटू 2.5 हो रहा है, और मेरे को लग रहा है अभी 1-2 क्लास और जाएगा। समझ गए? भाई बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है सर, है ना, ऑप्शनल सर, आपको लग रहा है, बट ये खत्म ही नहीं होगा, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। अब मैं तो खाली क्वेश्चन ही देख के करवा रहा हूं, मैं ये भी नहीं देख रहा हूं कि इधर उधर का कुछ करवा दूं सर, एक्स्ट्रा करवा दूं। क्वेश्चन देख रहा हूं कि कहां से आ रहा है सर, यहां से तो थोड़ा पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा, समझे। इसमें दर्शन भी आ गया, समाज भी आ गया सर, कितनी सारी चीजें आ गई सर। खैर चलिए, क्योंकि कल भक्ति को पढ़ेंगे, अगली भक्ति, तमिल भक्ति मूवमेंट, अलवर को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को थोड़ा बहुत देखेंगे, और फिर कंक्लूड करेंगे, और फिर परसों से विल बी स्टार्टिंग विद दी सिंध, अरबिंद म्यूजियम सिंध। चलिए सर, बाय, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ।